सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज जो हम लोग हिस्ट्री का वन शॉट करने वाले हैं, ठीक है। तैयार हैं सभी लोग हिस्ट्री का वन शॉट के लिए? जल्दी बताइए। कंफर्म करिए एक बार जल्दी से। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। सर क्विक बाबा से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। सुबह सुबह का टाइम है, अभी उठा लेंगे। और चिंता मत करो, ठीक है। जिन लोगों का ऐसा कुछ हुआ है ये क्विक बाबा वाला कि भाई उन्होंने पेमेंट कर दिया है लेकिन दिखा नहीं रहा, आप चिंता मत करो, ठीक है। किसी का पैसा कहीं नहीं जा रहा। या तो बुक डिलीवर होगी या तो आपका पैसा, मतलब बुक तो डिलीवर हो ही जाएगी, या तो आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो उस चीज़ की टेंशन मत लो। जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपका एक रुपये इधर से उधर नहीं होने वाला है, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करो। अच्छा, कहाँ जाना है? वन शॉट तो हो रहे हैं पर रिवीजन नहीं हो पा रहा। वैशाली जी, जैसे एक दिन का ब्रेक मैं इसलिए देता हूँ 2 दिन के बाद। और हमारे जो वन शॉट हैं, जैसे कि आज तारीख है 26, सॉरी 25। आज यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर भी है ना। फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया क्या? अच्छा, तो है क्या कि अभी कल रहेगा, दैट इज़ ऑन, ठीक है, दैट इज़ ऑन 26। सॉरी, आज 25 है ना, कल 26 को रहेगा फिज़िक्स का। और उसके बाद 26 के बाद 27 का ब्रेक रहेगा। देन 28 को आई थिंक स्टैटिक का है। और उसके बाद भी कोई सब्जेक्ट लगा है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ शेड्यूल अपलोड हुआ था ना। तो बस यही वाला ही है लंबा, ठीक है, यही वाला है लंबा। इसके बाद तो सब छोटे छोटे ही हैं। फर्स्ट है फिज़िक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी छोटा ही है, ठीक है। तो ये है कि भाई 29 तारीख को आपके ख़त्म हो जाएंगे सब। तो उसके बाद आपके पास 10 दिन बचते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 10 दिन में आप रिविजन करना आराम से, ठीक है। मैं भी फ्री, आप भी फ्री। बस एक दिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बीच में करंट अफेयर्स की क्लास ले लूँगा। तो करंट अफेयर्स आपको लेना, बाकी आपके पास पूरे 10 दिन बाकी रहेंगे, ठीक है। हिंदी के नोट्स कब तक आएंगे? हिंदी के नोट्स एक हफ्ते का समय दीजिए, आ जाएंगे। वो भी एकदम फाइनल स्टेज पे ही है, ठीक है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ही है। और बस हफ्ते भर का समय दीजिए और वो भी बस आ ही जाएंगे, है ना। लंबा रही मैडम, लंबा, हाँ। LBA। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का वन शॉट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन? बताओ। सर क्या आपके वीडियोस से मीम्स बना सकता हूँ? परमार सर मीम्स बिल्कुल बना सकते हैं। परमार सर मीम्स बिल्कुल, हमें तो नेकी और पूछ पूछ हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बनाएंगे तो। और ज़रूर शेयर करिएगा, टैग करिएगा हमें, क्योंकि हमें मीम्स हमारा लव है। समझ रहे हो, ठीक है। तो मीम्स जो है टाइम टाइम पे मिलते रहने चाहिए हमको। मीम्स से काफ़ी प्यार है। जब मैंने बुक में मीम्स डाल दिए, तुम मीम्स बनाओगे तो हमें ख़राब क्यों लगेगा? नहीं नहीं, ख़राब क्यों लगेगा? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी स्टोन एज से। चल क्यों नहीं रहा है? हिस्ट्री स्टार्ट होती है स्टोन एज से। स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो पीलियोलिथिक, ठीक है, दूसरा इज मीजोलिथिक एंड तीसरा इज नियोलिथिक, ठीक है।
ये ऑर्डर में रहते हैं। इसको बोलते हैं पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण युग बोलते हैं। पाषाण स्टोन एज क्योंकि उस टाइम के लोग जो है पाषाण यानी कि स्टोन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। पीलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, ये ओल्ड स्टोन एज है। मीज़ो का मतलब मिडिल होता है तो ये मिडिल स्टोन एज हो गया, और नियो का मतलब नया होता है तो ये न्यू स्टोन एज हो गया। पीलियोलिथिक की अगर बात करेंगे तो 5 लाख BC, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 BC तक ये आपका टाइम पीरियड है इसका। मीज़ोलिथिक की अगर बात करेंगे तो लगभग 9,000 से लेकर 7,000, ये काफ़ी वेरिएट करता है। कहीं कहीं तो कहीं कहीं पे 10,000 से 8,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे कुछ इस तरह से थोड़े से डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। SSC में जब सवाल पूछता है तो 12,000 से 10,000 मानता है, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये बुक में भी लिखवाया है उसमें, फैट मैन और लिटिल बॉय में। और ये 7,000 से लेके आपका 1,000 BC तक रहता है न्यूलिथिक, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद शुरू होता है मतलब चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक की अगर बात करें तो चैल्कोलिथिक का मतलब होता है कॉपर एज, जहाँ पर कॉपर का यूज़ करते थे, बिकॉज कॉपर यानी तांबा वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाई ह्यूमंस। ये पहली धातु थी जिसका इंसानों ने इस्तेमाल शुरू किया, और ये टाइम पीरियड कोलैप या ओवरलैप कर रहा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो टाइम पीरियड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो टाइम पीरियड था, दैट इज़ वही 2000 BC का जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पे फ्लरिश कर रहा था। वेर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग्स डेटिंग बैक टू द स्टोन एज? तो कहाँ पर पेंटिंग्स मिलेंगी आपको स्टोन एज की? नालंदा में, भीमबेटका में, एलिफेंटा में, या फिर बाग केव्स में। तो ये आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका, जो कि पड़ता है भोपाल के पास। भोपाल किसकी कैपिटल है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज़ मेंट बाई एपिग्राफी? तो एपिग्राफी से क्या तात्पर्य? स्टडी ऑफ स्केलेटन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ मैप्स, या फिर स्टडी ऑफ कॉइन्स? तो इसको तो न्यूमेटोग्राफी वो बोलते हैं, ठीक है। ये होगा इंस्क्रिप्शंस की स्टडी। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भीमबेटका की जो रॉक केव्स हैं वो किसके लिए फेमस है? ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग्स ड्यूरिंग द मौर्य डायनेस्टी? बिल्कुल नहीं, मौर्य डायनेस्टी के नए टाइम पे नहीं, अभी हमने पढ़ा। ये अर्लीस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन दी इंडियन। और हाँ, अगर पूछे कि भीमबेटका की रॉक के पेंटिंग किसने डिसाइवर करी थी, किसने पता लगाया था, तो नाम याद रखिएगा, VS वाकांकर। एक सेकेंड, VS वाकांकर, ही वॉज दी वन जिन्होंने सबसे पहले एक ट्रेन से जा रहे थे ये, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही रैंडम बस ऑब्जर्व किया कि यार यहाँ पेंटिंग किस तरह की है, तो फिर वहाँ स्टेशन में उतरे अगले स्टेशन में, देन इन्होंने ये पेंटिंग्स इनको देखने को मिली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डैश ईयर्स ओल्ड एंड एक्सटेंड्स टू दी लोअर पार्ट ऑफ द गैंजेटिक वैली इन द साउथ एंड टिल मालवा इन नॉर्थ। तो कितने साल पुराना है? तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं 2500 BC, है ना, लगभग इतना 2500 BC। और आज हम कौन सा साल चल रहा है? 2025 चल रहा है, राइट। तो पीछे हम जाएंगे 2025, तो हम आएंगे ज़ीरो, यानी कि जब बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का, और उसके पीछे और 2,500 साल जाना पड़ेगा, तो लगभग 4,500 5,000 साल पहले। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे, और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बस, क्योंकि स्टोन एज से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं बस बीच में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग जो है मीज़ोलिथिक वाले में माइक्रोलिथ का यूज़ कर रहे थे। माइक्रोलिथ का मतलब होता है जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोलिथ का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो आपका न्यूलिथिक है, दैट इज़ जो न्यू स्टोन एज है, यहाँ पर फ्लिंट स्टोन्स का यूज़ करने लगे थे। किनका? फ्लिंट स्टोन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की तरफ, यहाँ पर क्या था, ये मेनली हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि मारते थे, ठीक है, हंट करते थे और फूड को गैदर करते थे। यहाँ पर धीरे धीरे ये एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे इन द न्यूलिथिक टाइम पीरियड, ओके। तो स्टार्ट मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर? तो क्या था? एक्सचेंज सिस्टम था। एक्सचेंज सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इट इज़ ऑल्सो नोन एज बार्टर सिस्टम। इसको हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ पर एक वो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशंस होती हैं बार्टर सिस्टम की। तो आंसर होगा यहाँ पर बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स। तो एक्चुअल में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, दैट वाज काइंड ऑफ नोन फॉर इट्स अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग के कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में। द फीचर्स आर लाइक कि यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है, रोड का ग्रिड सिस्टम आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रही थी, जिससे कि ऑटोमेटिकली उनकी क्लींजिंग हो जाया करती थी। एंड
जो ब्रिक्स थी वो बर्नट ब्रिक्स यूज़ करते थे, ऐसे कच्ची ब्रिक्स नहीं यूज़ करते थे, बर्नट होती थी, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला यहाँ पर हमें, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिला, ग्रिड सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक्स मेड ऑफ मतलब बर्न ब्रिक्स हुआ करती थी। तो इनसे हमें पता चलता है कि लोग अर्बन सिविलाइजेशन था ये पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर आजमगढ़। तो कालीबंगा एक राजस्थान में पड़ती है ये जगह और इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। हड़प्पा आपको भी पता है, ये भी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड़प्पा की जब हम बात करते हैं तो ये सिचुएटेड है इन दी पंजाब रीजन ऑफ दी पाकिस्तान। मोहनजोदारो की बात करेंगे तो ये भी पाकिस्तान में, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, और खुद कैलकुलेट करते रहेंगे कि आप कितना क्या स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बताना ना पड़े बिकॉज मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई ये चीज़ आपको कैलकुलेट करते रहना है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्लास लीजिएगा। मोहनजोदारो लार्जेस्ट, प्रवेश मोहनजोदारो लार्जेस्ट तो नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, बट जो लार्जेस्ट होगी वो राखीगढ़ी होगी जो कि हरियाणा में है, ठीक है। वो मोहनजोदारो से 50 हेक्टेयर साइज़ में बड़ी है। नॉट एसोसिएटेड विथ क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो बालाकोट, मांडा, चनहुदड़ो या फिर नागेश्वर। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। बालाकोट तो आपको पता है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी करी थी इंडिया ने, है ना, पाकिस्तान में पड़ता है ये आपका। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में। तो मांडा की अगर बात करें तो ये मांडा एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो हम यहाँ पर एक्सटेंट देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहाँ तक है। तो नॉर्थ में ये मांडा जम्मू एंड कश्मीर तक जाता है, साउथ में ये दैमाबाद तक जाता है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। यहाँ पर ईस्ट में बात करेंगे तो आलमगीरपुर यूपी में, और वेस्ट में बात करेंगे सुतका गंडौर, सुतका गंडौर, ठीक है। एक्सटेंशंस याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज फ्रीक्वेंटली सीन ऑन द सील्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा गया था? बुल, लायन, फॉक्स या डियर। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के CDS एग्ज़ाम में। NTPC 2021 का सवाल है ये। लायन नहीं देखा गया है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली देखा गया है पूछ रहा है बुल। लायन तो बिल्कुल ही नहीं देखा गया, नहीं फॉक्स। डियर तो देखा गया है लेकिन फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है तो आंसर बुल होगा। और कौन कौन से देखे गए? बुल देखा गया, डियर देखा गया, टाइगर भी देखा गया, बट लायन नहीं, ठीक है। एलिफेंट भी देखा गया है सील्स में, क्रोकोडाइल भी देखा गया है, ठीक है। क्रोकोडाइल जो कि एक तरह का रेप्टाइल है। कमेंट करके बताओ इसमें कितने हार्ट चैम्बर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IVS हैज़ एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। तो वाटर रिजर्वायर्स की बात कर रहा है। कालीबंगा जो राजस्थान में, यहाँ पर हमें ब्लैक बैंगल्स देखने को मिले, ठीक है। प्लॉड फील्ड देखने को मिली। धौलावीरा सही आंसर होगा कि एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर। एक पूछ ले कि कहाँ पर जाइंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिला तो भी आंसर धौलावीरा ही होगा। गुजरात में स्थित है। गुजरात का जो खादिया बेट आइलैंड, आलिया बेट नहीं, ठीक है, आलिया भट्ट नहीं है, खादिया बेट है। कोट दीजिए कहाँ पड़ता है? ये मोहनजोदारो के पास ही पड़ता है, जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहीं पर पड़ता है। लोथल अगेन आपको पता होगा, आई थिंक गुजरात में पड़ता है। एंड इट वॉज दी डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब जहाँ पर शिप्स वगैरह रुकते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। क्यों 4 होते हैं? क्योंकि मतलब रेप्टाइल में 3 होते हैं और हमने पढ़ा था ये एक्सेप्शन होता है, पाद होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग IVC वॉज अ डिज़ाइन ऑन अ पॉट विच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो हु फाइंड्स अ क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर एट द बॉटम। आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि एक चालाक कौवा होता है ना, एक तो पानी थोड़ा सा, उसको पानी पीना होता है गर्मी में, तो पानी थोड़ा नीचे तक होता है तो एक एक करके पत्थर डालता है। पढ़ी होगी आपने स्टोरी बचपन में। तो वही स्टोरी को किस में दिखाया गया है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन किस साइट में देखने को मिली है? तो ये लोथल में देखने को मिली है, जो अगेन एक एंशिएंट पोर्ट था ये, ठीक है। किस रिवर की बैंक्स पर? भोगावा रिवर की बैंक्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द यूनिक फीचर ऑफ द धौलावीरा सिटी लेआउट ड्यूरिंग द IVC। तो धौलावीरा की एक खास बात क्या थी? 3 पार्ट में डिवाइड था, यूनिक टॉम था, 8 पार्ट्स थे, फिर 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स थे। तो ध्यान रखिएगा कि जितनी भी IVC की साइड्स थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। वेस्ट में था एक हायर साइड हुआ करता था जिसको कि हम
सीटाडेल के नाम से जानते हैं, सीटाडेल मूवी भी एक है ना हॉलीवुड में, सीटाडेल, या फिर इसको एक्रोपोलिस भी बोलते हैं। और यहाँ पर हुआ करता था, मतलब ये हाई टाउन है एंड दिस इज़ द लोअर टाउन, ये होता है आपका लोअर टाउन। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड थी सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एक्सेप्ट टू, दो को छोड़ के। एक तो थी धौलावीरा जो कि दो नहीं बल्कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, और एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर ये सीटाडेल नहीं था, सिटी विदाउट सीटाडेल। कौन थी जल्दी से बताओ कमेंट करके, विच वॉज द सिटी विदाउट सीटाडेल जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। इट इज़ सी से चनहुदलो, ठीक है, ये पाकिस्तान में। वेयर इज़ दी राखीगढ़ी इंडस वैली साइट लोकेटेड? तो जैसे मैंने बताया इट इज़ दी लार्जेस्ट, मोहनजोदारो से भी थोड़ी लार्जेस्ट है, बड़ी है, एंड इट इज़ इन हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। 14th पे आइए, 14th है आपका, एंड दैट इज़ कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग IVC वॉज अ डांसिंग गर्ल अ ब्रॉन्ज फिगराइन फाउंड? तो डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली? तो डांसिंग गर्ल ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मेलोनी जी हमारी और ये मोदी जी हमारे, ठीक है। तो ये इसकी हाइट ध्यान रखना 10.5 सेंटीमीटर का ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। आप नेशनल म्यूजियम में जाओगे दिल्ली में तो आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, रखा हुआ। एंड इसकी हाइट है 17.5 सेंटीमीटर। ही इज़ प्रीस्ट किंग, ठीक है, किंग प्रीस्ट है ये, जो कि स्टेटाइट की, ये तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और ये स्टेटाइट एक तरह का जो सॉफ्ट स्टोन होता है उसके बने हुए, और एक टेराकोटा के बने हुई, एक टेराकोटा होता है एक तरह से जो अर्दन क्ले होता है, मतलब मड, ठीक है, मिट्टी को पका के। तो टेराकोटा का जो मदर गॉडेस हैं, ठीक है, जिनकी वूम से एक पेड़ निकल रहा है, तो उसको दिखाया गया। वो टेराकोटा का जो ये स्टैच्यू है मदर गॉडेस का, वो भी यहीं से मिला है, क्या बोलते हैं, मोहनजोदारो से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? प्लॉट फील्ड आपकी वहाँ से मिली है, काली बंगान से, भी मैंने पीछे बताया तो आपको। चलो, अच्छा ये बताओ कि ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है? ओल्डेस्ट IVC, वो ओल्डेस्ट IVC साइट कौन सी है? तो यहाँ पर मैच करना आपको कि किसने किसको फाउंड किया। तो हड़प्पा की बात करेंगे तो दयाराम साहनी ने, और 1921 में। देन ये ध्यान रखना कि 1922 में मोहिंजो को फाउंड किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी ने। धौलावीरा की अगर बात करेंगे तो लोथल की पहले बात कर लेते हैं, SR राव आंसर होगा, और ये पहला, ठीक है, SR राव। फिर अगर बात करेंगे कि धौलावीरा को किसने वो किया था, धौलावीरा को किसने किया था, तो ये किया था RS बिष्ट ने, और सुरकोतड़ा बच गया तो JP जोशी। 4, 3, 2, 1, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ओल्डेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये भिर्राना है, ये भी पड़ती है हरियाणा में, भिर्राना हरियाणा, ठीक है, भिर्राना हरियाणा में पड़ती है ये। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओनली टू सिंध एंड पंजाब, सिर्फ सिंध और पंजाब तक ही था, ऐसा तो नहीं है, हैं? ये तो इंडिया, ये तो सिंध और पंजाब के क्या यूपी तक गया है, जम्मू कश्मीर तक गया है, महाराष्ट्र तक गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर वॉज हैज़ बिन डिसाइफर्ड बाई हिस्टोरियंस, नो, तभी तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो आपका जहाँ पर कोई इंस्क्रिप्शन मिला ही नहीं है, मतलब कोई इस तरह इसका हमें लिटरेरी एविडेंस मिला ही नहीं है, लिखते ही नहीं थे वहाँ के लोग, तो ये है स्टोन एज, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री, जहाँ के हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है। प्रोटो हिस्ट्री इसको बोलते हैं कि जहाँ के एविडेंस तो मिले लेकिन हम डिसाइफर नहीं कर पाए, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और हिस्ट्री वो होता है कि जहाँ से एक्चुअल में रिटन एविडेंस मिले हैं और उनको डिसाइफर भी किया गया है। तो ये जो है हमारा वैदिक एज से शुरू होता है, ये स्टार्ट फ्रॉम वैदिक एज। दूसरा भी गलत और ये ध्यान रखना कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी दैट वाज बाउस्टेफिडॉन, ठीक है, बाउस्टेफिडॉन का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरह से लिखते थे ये लोग, इस तरह से, ठीक। और इनकी जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो पिक्टोग्राफिक हुआ करती थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है पिक्चर्स के फॉर्म में। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, यस, तो ये सही है। ग्रैंडरीज इन दी IVC वर फाउंड इन हड़प्पा ओनली, बिल्कुल गलत बात है। ग्रैंडरी अगर हम देखें तो एक ग्रेट ग्रैंडरी मिलती है जो कि मोहिंजो में है, ठीक है, ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, ये सब हमें मोहिंजो में मिलता है, ठीक है। तो और यहाँ तक कि ग्रेट जो ग्रैंडरी थी इट वाज दी
लार्जेस्ट बिल्डिंग जो कि हमें देखने को मिली मोहनजो से। हाँ, और ये ध्यान रखना कि जो हड़प्पा में ग्रेनरीज मिली, हड़प्पा में मिली, ठीक है, और ये इस तरह से थी कि 6 ग्रेनरीज ईच रो में, कि 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, इस तरह से थी, और सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी मिला अनाज पीसने के लिए, ठीक है, ये लोग यूज़ करते होंगे, तो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी ध्यान रखिएगा। द वर्ड वेद इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूट वर्ड्स, तो अब यहाँ पर हम वैदिक एज में एंटर कर चुके हैं। तो वेद किससे डिराइव्ड है, वेदी, विट, विद या फिर विद, तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेद जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। एक सेकेंड, तो आप ये टाइम पीरियड तो समझ में आ रहा है ना आपको कि 2500 से 1750 हम आईवीसी की बात कर रहे थे, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। अब जब हम वैदिक एज में आ रहे हैं तो वैदिक एज का मतलब क्या है, व्हाट डज वैदिक एज मीन्स। तो वैदिक एज में अगर हम बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। अर्ली वैदिक है आपका जो टाइम पीरियड वो 1500 से लेके 1000 बीसी तक है, और लेटर वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विच वर्ड इन द वैदिक पीरियड, तो वैदिक काल में वैश्य शब्द किस शब्द से आया है, विदय, वासनव, विष या फिर विग्रह। वैश्य शब्द कहाँ से आया, तो वैश्य शब्द आपको पता है वैश्य क्या है, जो सोशल हेरार्किकल ऑर्डर होता है, तो उसमें वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो है ऑर्डर की, उसकी बात हो रही है वैश्य की। तो ये है विष शब्द से आया, ऑप्शन नंबर सी, है ना। जो एक तरह से जो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको बोला जाता है वैश्य। What was used in the Vedic period as a unit of money in the barter system? तो वैदिक पीरियड में एज अ यूनिट ऑफ मनी किसको यूज़ किया गया बार्टर सिस्टम में, आर्म्स, कैटल, कॉपर कॉइन्स या फिर सिल्वर कॉइन्स। वैदिक पीरियड में यार कॉइन्स तो नहीं आए थे, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटल। और एक चीज़, जैसे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले थे, ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, और यहाँ पर मैंने बताया भी था कि भाई ये किस तरह से अर्बन प्लानिंग था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसी में एक पॉइंट ऐड करना, एंड दैट इज़ कि यहाँ से हमें वेट्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो देखने को मिले। वेट्स मतलब ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, मतलब ब्रिक्स एक फिक्स्ड साइज में थी, प्लस स्टैंडर्ड वेट्स भी देखने को मिले यहाँ पर। स्टैंडर्ड वेट का मतलब वो 16 के मल्टीपल्स में थे, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि ये लोग अर्बन सिविलाइज थे। हाँ, कैटल मेनली काऊ, ठीक है, गाय, जिसको कि ये लोग अघन्य, दैट इज़ प्योर कंसिडर करते थे, अघन्य, ठीक है। यहाँ तक कि बैटल भी होते थे, गविष्ठी, गौमत, ये कौन होते हैं, द गविष्ठी इज़ बैटल फॉर काउज, गौमत इज़ जिसके पास बहुत सारी काउज होती हैं, ठीक है। तो गविष्ठी, गौमत, ये सब वर्ड कीवर्ड आप याद रखिएगा। अगला है, एंड दैट इज़ इन द अर्ली वैदिक एज द वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, तो वर्ण सिस्टम किस पे बेस्ड था शुरू में, वर्ण सिस्टम वही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, नॉलेज या फिर बर्थ। तो अर्ली वैदिक एज में तो यानी शुरू में तो ये ऑक्यूपेशन पे, धंधे पे, आप क्या काम कर रहे हो उस पर बेस्ड था। धीरे धीरे रिजिड होता गया और ये बाई बर्थ होने लगा लेटर वैदिक पीरियड तक, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेड टेक्स्ट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, तो निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी प्रदान करता है। तो ये हमें वेद हैं जो हमें प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उपनिषद हिस्सा है वेद का। वेद को अगर बात करें तो वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो मतलब इनका एक तरह से हम बोल सकते हैं सब डिवीजन ऑफ वेदास। तो एक तो होता है संहिता, जो कलेक्शन ऑफ वेद होते हैं उनको संहिता बोलते हैं, ठीक है। दूसरे आपके ब्राह्मणास, ठीक है, जो कि सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स जहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तीसरा है आपका अरण्यक। अरण्यक का मतलब है कि जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, उनके लिए चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर। और चौथा है आपका ब्राह्मण, ठीक है, और सॉरी ब्राह्मण बोल रहा हूँ, उपनिषद, ठीक है। चौथा है आपका उपनिषद। उपनिषद्स को सबसे आखिर में कंपोज किया गया था, ध्यान रखिएगा। उपनिषद्स को वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांत इसलिए क्योंकि ये वेदों के अंत में दिए हुए हैं। पहले वेदों के अंत में ब्राह्मण्स दिए हुए थे, बाद में उपनिषद्स को बनाया गया, और टोटल नंबर ऑफ जो उपनिषद हैं वो 108 हैं, तो इन्हीं को वेदांत बोलते हैं।
The Vedas are considered the earliest literary record of the Indo-Aryan civilization. There are 4 Vedas, namely these, and the 4th one is, तो चौथा आपसे पूछ रहा है, मतलब ऑर्डर में पूछ रहा है, तो अथर्ववेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद या फिर शिल्पवेद. तो चौथा है आपका अथर्ववेद. ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. The 4 Vedas together with their Brahmans are also known as. तो चारों वेदों कलेक्टिवली विद ब्राह्मण्स क्या हम बोलते हैं? वेदांग, उपवेद, श्रुति या फिर पुराण. श्रुति बोलते हैं इनको. ठीक है, श्रुति क्या होते हैं? श्रुति का मतलब होता है टू हेयर. मतलब ये है कि एक्चुअल में जो वेद हैं इनको माना जाता है अपौरुषेय. अपौरुषेय का मतलब होता है नॉट क्रिएटेड बाई मैन बट गिफ्टेड बाई गॉड. भगवान ने इनको गिफ्ट किया है. गिफ्टेड बाई गॉड, भगवान ने इनको गिफ्ट किया. तो ये होता है अपौरुषेय का मतलब. तो भगवान ने गिफ्ट किया किस तरह से? सुना सुना के आगे बढ़ते रहें. तो श्रुति का मतलब वही होता है. ठीक है, वेदांग क्या होते हैं? व्हाट आर वेदांग? तो वेदांग, ध्यान रखना, ये वेदों को समझने के लिए एक टूल होते हैं. ठीक है, एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ 6 वेदांगास. वेदांग टोटल 6 होते हैं. कौन कौन से 6 वेदांग होते हैं मैं लिखता हूँ. ठीक है, एक होता है शिक्षा. ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है? RPF 2025 इसी बार का क्वेश्चन है. ओके, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योति. ये 6 वेदांग ध्यान रखना. ये होता है स्टडी ऑफ फिनिक्स, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, स्टडी ऑफ ग्रामर. निरुक्ता होता है आपका स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी. छंद होता है आपका ये जो पोइटिक मैटर होता है. और ज्योति का मतलब स्टडी ऑफ लाइट एक तरह से. ठीक है, अगला है पुरुष सूक्ता इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास. तो पुरुष सूक्ता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद. क्या है ये? तो पुरुष सूक्ता की एक हाइम है. ठीक है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखी हुई है. 10th जो मंडल है, 10वां मंडल, उसमें लिखी हुई है. अब ये मंडल क्या है? तो ऋग्वेद 10 किताबों से मिलकर बना है जिनको मंडल बोलते हैं. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं, जैसे कि 3रा है, 7वां है, 9वां है और 10वां है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं. 3रे वाले में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है. गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है. 7वें वाले में अगर बात करेंगे तो इसमें जो 10 राजन युद्ध है, जो बैटल ऑफ 10 राजन है, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है. 9th वाले में भगवान सोम के बारे में लिखा हुआ है. और 10th वाले में जो मैंने बात अभी करी पुरुष सूक्ता की हाइम, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है. ये जो है शेज विश्वामित्र ने कंपोज किया था सावित्री जी के लिए. ठीक है, गॉडेस सावित्री जी के लिए कंपोज किया था. 10 राजन जो बैटल है ये इसके बारे में बताता है कि किस तरह से जो आर्यन ट्राइब है वो आई एंड एवरीथिंग की वो किस तरह से मतलब महाजनपद वो सब स्टार्ट हुए. ठीक है, तो 10 राजन जो बैटल है ये जो कन्फेडरेसी ऑफ किंग 10 राजा हैं. ठीक है, कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग 10 जो राजा थे वर्सेस भरत ट्राइब, जिसको लीड कौन कर रहे थे? भरत ट्राइब को लीड कर रहे थे किंग सुदास. तो उनके बीच में ये बैटल हुआ था. ठीक है, भगवान सोम, तो सोमरस क्या होती है? सोमरस एक तरह की एनर्जी ड्रिंक होती है जो कि प्लांट से बनती है, तो इनको प्लांट गॉड बोलते हैं. ठीक है, एंड पुरुष सूक्ता की जो हाइम है जो 10th वाले मंडल में दिया हुआ है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकल के आई. जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स माउथ से निकल के आए हैं. ठीक है, ब्राह्मण माउथ से निकले हैं. देन जो हथेली हैं, ठीक है, वहाँ से निकले हैं क्षत्रिय. और थाई से, जांघों से निकले हैं वैश्य. और फीट यानी कि पैरों से निकले हैं शूद्र. तो इस तरह से इसमें लिखा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज़ ऑल्सो कॉल्ड. और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ऋग्वेद है इसको हम अर्ली वैदिक एज में ये कंपोज हुआ था. तो ये ध्यान रखना, ऋग्वेद को हम अर्ली वेद से एसोसिएट करते हैं, अर्ली वैदिक एज से. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ सॉन्ग, वेद ऑफ चैंट और इवन योगा ऑफ सॉन्ग. तो ये आपकी 25th क्वेश्चन है, किसको हम बुक ऑफ सॉन्ग बोलते हैं? तो ये हम साम वेद को बोलते हैं. ऑप्शन नंबर ए. इट इज़ दी कंसिडर्ड एज दी ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक. ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाइम्स? तो कितने हाइम से ये मिलके बना हुआ है? तो ये 1028 हाइम्स हैं इसमें. ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा. वर्सेस कितनी है इसमें? वर्सेस कितनी है? तो 10,600. अगला है एंड दैट इज सेट पिन फॉर यू माय गॉड. ओके, फ्रॉम वेयर हैव दी. तो जल्दी से बताओ कितना स्कोर आया 25 में आपका? व्हाट इज द स्कोर?
तो अगले पे आते हैं, फ्रॉम वेयर हैव द वर्ड्स सत्यमेव जयते विच आर इंस्क्राइब बिलो द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया बीन टेकन। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसको मुंडका उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। किसका पार्ट है ये? इट इज़ द पार्ट ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद का पार्ट है मुंडका, ना सिर्फ मुंडका बल्कि जो मांडुक्य है वो भी। जातक जो टेल्स हैं इसमें बुद्धा जी की प्रीवियस बर्थ के बारे में, कोई वेद नहीं है, वेद से एसोसिएटेड नहीं है ये कुछ, ठीक है। इसमें बुद्ध की जो प्रीवियस बर्थ है भगवान बुद्ध की, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड भगवद गीता पुराण तो आपको पता ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रियल इंडियन फिलोसोफर ईच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्स। तो क्या होते हैं, कौन से बेसिक, कितने बेसिक एलिमेंट होते हैं? तो हम बोलते हैं पंचतत्व, है ना, बोलते हैं कि नहीं। जिसमें क्या क्या आता है आपका पंचतत्व में? तो पंचतत्व में आपका अर्थ आता है, आपका स्काई आता है, आपका एयर आता है, आपका फायर आता है, आपका वाटर आता है। तो ये हमारे पंचतत्व होते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक तरह से उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो भी कोई मैटर होता है वो इन 5 चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसको हम पंचतत्व बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज गिवन। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार बताया गया? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस किस में दिया हुआ है? ये आपका अथर्ववेद में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज पर द ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस। तो इनमें से रिवर गॉडेस कौन थी? अग्नि, सिंधु, अरिका या फिर उषा? तो उषा तो गॉडेस ऑफ डॉन है, ठीक है। डॉन क्या होता है? डॉन होता है जो एकदम सुबह का टाइम होता है, एकदम 5 से 6 बजे के बीच आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक ब्राह्मण्स। तो वैदिक ब्राह्मण्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऐतरीय ब्राह्मण वॉज एसोसिएटेड विद द ऋग्वेद, पंचविंस ब्राह्मण वॉज एसोसिएटेड विद द सामवेद। ओके 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 ओके, दोनों सही आपके, ठीक है, दोनों सही है। अगर हम ब्राह्मण्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था ब्राह्मण क्या है। तो ब्राह्मण सबसे पहले वेदों के एंड में दिए हुए थे, जो रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करनी होती थी वो इसमें लिखे हुए थे। देन एक बड़ा वर्ग सोसाइटी का क्रिटिसाइज़ करने लगा था इनको, और आपको बताया जैनिज़्म और बुद्धिज़्म धर्म का जन्म ही इसी वजह से हुआ था, जो प्रीस्टली डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट में। तो इसी वजह से फिर बाद में उपनिषद्स को लास्ट में जोड़ा गया था वेदों में, हर वेद में जोड़ा गया था। तो ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण एक एग्जाम्पल है, सामवेद में जैसे पंचविंश ब्राह्मण है, और सबसे बड़ा, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, चलो उपनिषद पे तो आई थिंक क्वेश्चन होगा आगे, क्वेश्चन होगा आगे। राजन्य इन सोसाइटी कौन होता था वैदिक पीरियड में? तो राजन्य होता था किंग या वॉरियर, जो कि प्रोटेक्ट करता था पूरी ट्राइब को। द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वॉज, तो मेन यूनिट क्या होती थी? राजन, परिषद, गण या फिर जन। तो ये होती थी मेन यूनिट। तो राजन तो वो हो गया आपका, ठीक है, जन होती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोत्र प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया? तो आपने सुना होगा गोत्र प्रथा भारत में काफ़ी चलती है ना, कि सेम गोत्र में विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ भाई, क्यों, आप लोगों को क्या कहना है? सब बुक का प्राइस इतना हाई काहे रखे हैं? कल बताए तो थे काहे रखे हैं। लिटिल बॉय में इतने पेज, कितने पेजेस हैं? 700 से प्लस पेज, 750 कुछ पेज हैं। कोई किताब ला के दिखा देना जो इतने हो 750 किताब और उससे सस्ती हो, कि 750-800 पेज हो और इससे सस्ती हो, ठीक है। और उसको वो 22 कलर, मतलब 2 कलर में वो भी, ठीक है। और वो वाली जो फैटमैन ने बताया तो उसकी पेज क्वालिटी चेक करना एंड एवरीथिंग। पेज क्वालिटी बुक्स की वो भी तो मैटर करती है। चलो नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अच्छा नहीं करना चाहिए, दोनों भाई होते हैं, बिल्कुल। तो होता क्या है, गोत्र का मतलब होता है, गोत्र में सेम गोत्र में मना किया जाता है विवाह करने से, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जैसे आप, गोत्र का मतलब होता है गो मतलब गाय। अब नहीं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और आपका गोत्र सेम है, तो मतलब मेरी और आपकी गाय एक जगह बंधा करती होंगी कहीं पर, तो इसका मतलब हम दोनों भाई बहन हुए। जो हमारे रूट्स हैं वो भाई बहन वाले हैं, या फिर भाई भाई या बहन बहन वाले हैं, ठीक है। तो ये रूट्स की वजह से ही मना किया जाता है सेम गोत्र में विवाह करने के लिए। खैर अब तो ये प्रैक्टिस धीरे धीरे ब्रेक होती जा रही है। आई एम नॉट सेइंग कि सही है कि गलत है, लेकिन हाँ ब्रेक हो रही है। मेन एंड वीमेन वर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन द सेम गोत्र? नो, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द गोत्र वॉज नेम्ड। क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछा ना, सही है, ठीक है।
ये माना जाता था कि वो सेम जगह से आए हैं, ठीक है, उनके रूट सेम है। विमेन रिटेन देयर फादर्स गोत्र, नहीं, विमेन फादर का गोत्र रिटेन नहीं करेगी, जिससे शादी हुई उसका गोत्र मिल जाएगा। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ फेमस किंग, किंग के नाम पे नहीं होता था गोत्र का नाम, वो होता था जहाँ पर गाय बनती थी। अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच द फॉलोइंग वॉज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। तो थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ क्या होती है, तो 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना होता है आपको, सेलिबेसी जिसको बोलते हैं, एंड देन आते हैं आप गृहस्थ में एंटर करते हैं, है ना, घर बार देखते हैं अपना। देन उसके बाद आप वनप्रस्थ हो जाते हैं, यानी कि देखो 0 to 25 आप ये हो, ठीक है। फिर 25 के बाद शादी वादी, मतलब कोई ऐसा रिजिड नहीं है, लेकिन आप ठीक है, पहले तो जल्दी हो जाती। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर होंगे, आई थिंक 25+, है ना, तो उनका गृहस्थ जीवन नहीं बसा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, दिल दुखा है टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं, आपकी तरह मैं भी निराश हूँ। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर, क्या आंसर होगा, थर्ड स्टेज है, सॉरी थर्ड स्टेज है आपकी वनप्रस्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। संन्यास होता है जहाँ पर आप एकदम रिटायरमेंट ले लेते हैं। 36 पे आते हैं। अस्किनी विच वॉज पार्ट ऑफ सप्त सिंधु इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन प्रेजेंट टाइम्स। तो अस्किनी किसका नाम है, तो झेलम वितास्ता, ब्यास बिपाशा, चनाब अश्कनी और रावी पुरुषनी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला करिए जरा, 37th, हाँ ब्रह्मचर्य, संन्यास में हम लोग, हाँ फिर रुला दिया। चलो, तो इन जैनिज्म द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जीना विच मीन्स, तो जीना का मतलब होता है कॉन्कर, जिसने सब कुछ कॉन्कर कर लिया। क्या कॉन्कर, राजपाट नहीं, अंदर की चीज़ें, अंदर के जो हमारे एविल्स हैं, ग्रीड, लस्ट, ईगो, हेट्रेड, ये सब है अंदर के जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, उनको जो कॉन्कर कर लेता है उसको जिन्न बोलते हैं, ठीक है। इन जैनिज्म हु इज़ अ तीर्थंकरा, तीर्थंकर कौन होता है, अ सेवियर एंड अ स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द धर्म हु टीचेस द वे टू मोक्ष और लिबरेशन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड एंड वन स्पिरिट एंड बिलीव्स इन रीबर्थ, अ पर्सन हु नेवर बिलीव्स इन गॉड, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिमेज। तो ये एक स्पिरिचुअल टीचर होता है जो मोक्ष और लिबरेशन अटेन कर चुका होता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो पहला तीर्थंकर किसको बोलते हैं जैन धर्म में, नेमिनाथ, वर्धमान महावीर, पार्श्वनाथ या ऋषभनाथ। तो पहले कंसिडर किए जाते हैं ऋषभनाथ, और इनका सिंबल क्या था जरा बताइए। पार्श्वनाथ 23rd एंड ये 24th, ठीक है, क्लियर है। और वेदों में अगर बात करें ना, वेदों में, अच्छा वेदों से यार मुझे याद आया कि एक क्वेश्चन वेद में छूट रहा है, पता नहीं, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आया नहीं था क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन होगा, मुझे याद दिलाना। उपनिषद से क्वेश्चन करवाना है, मतलब मेरे हिसाब से है, क्वेश्चन मैंने रखा है, अगर नहीं आता है तो मुझे याद दिलाना अभी, ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन तक नहीं आए तो, ठीक है। तो ऋषभनाथ का जो सिंबल था वो था बुल, ठीक है, इनका था सरपेंट और इनका था लायन, शेर। When a तीर्थंकर leaves a mortal body it is known as, तो जब कोई तीर्थंकर अपना नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, जन्म कल्याण, तप कल्याण, सिद्धाशिला या फिर निर्वाण। तो जब कोई बॉडी लीव कर, मतलब कोई अपनी बॉडी को लीव करता है तो उसको क्या बोलते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, आई थिंक है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ऋग्वेद तो आप समझ गए, इट इज़ दी ओल्डेस्ट वेद, ठीक है, ये ओल्डेस्ट है। सर आप किस में, अच्छा तो मेरी स्टेज ऑफ लाइफ पूछ रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा भी, और क्या ही बताएं, ब्रह्मचर्य चल रहा है। ठीक है, सामवेद, म्यूज़िक, यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, ठीक है, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। और अथर्ववेद में दिया हुआ है मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स। उपनिषद की बात अगर करेंगे तो मुंडका, उसकी तो हमने बात करी थी, जो सबसे बड़ा उपनिषद है, लार्जेस्ट उपनिषद है, वो कौन सा है, तो इट इज़ बृहदरण्यका, बृहदरण्यका, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, शुक्ल यजुर्वेद,
ठीक है। यजुर्वेद दो तरह का है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल का मतलब वाइट होता है, कृष्ण का मतलब ब्लैक होता है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इट इज़ नोन एज निर्वाण। ठीक है। विच ऑफ द आउट ऑफ द 5 कंस्ट्रेंट इन लाइफ दैट द जैन्स नीड टू फॉलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नॉन एक्विजिशन। तो 5 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जैन्स को। ठीक है। अपारिग्रह का मतलब होता है सारी चीज़ें त्याग देना, छोड़ देना, टू लीव एवरीथिंग। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेलिबेसी। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, यानी कोई चोरी नहीं करनी है, अहिंसा। और सत्य, सत्य का मतलब होता है आपको ट्रुथ बोलना, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। तो मीन्स नॉन एक्विजिशन, कोई चीज़ कैरी नहीं करनी है, सब कुछ चीज़ छोड़ देनी है, अपारिग्रह। इन द यूनिवर्सल प्रेयर ऑफ जैन्स नवकार मंत्र, वॉट इज़ द लिटिल मीनिंग ऑफ नमो अरिहंतनम? नमो अरिहंतनम का मतलब ये होता है, अरिहंत का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका मतलब बताया था कि जैन में क्या फिलॉसफी चलती है। सर सब तो सिंधु, सबका पुराना नाम बता दीजिए। सबका तो लिख तो दिया था, एक आई थिंक सुतुद्री नहीं थी, बस शुतुद्री। सरस्वती को सरस्वती बोलते थे और इंडस को सिंधु बोलते थे। ठीक है। चलो, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या लगा आप लोगों ने? तो आई बो टू ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स और डिवाइन टीचर्स, आई बो डाउन टू ऑल सोल्स हु हैव एस्केप्ड ऑल देयर गति कर्मास। ये उत्तर होगा इसका। गति कर्म का मतलब ये होता है कि अंदर के जो एविल हैं, जैसे ना था ग्रीड, लस्ट, ईगो, हेट्रेड, जेलसी, इन सब को जो कॉन्कर कर लेता है, तो उसको मैं झुक रहा हूँ, उसको सामने प्रणाम कर रहा हूँ। नमो अरिहंतनम, अरिहंत के सामने झुक रहा हूँ। डैश इज कंसिडर एज द होली पर्सन हु गेव जैनिज्म इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो जैनिज्म का प्रेजेंट फॉर्म किसने दिया? तो भाई ऋषभ देव जी को हम फाउंडर बोलते हैं जैन धर्म का। ठीक है। बट एक्चुअल में जो प्रपाउंड किया, जो एकदम मास लेवल पे लेके गए, ही वॉज नन अदर दैन द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड वर्धमान महावीर। ठीक है। दिगंबर क्या है? तो एक्चुअल में जो जैनिज्म है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो ठीक है, वल्लभी गुजरात में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो वहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हो गए थे। श्वेतांबर को लीड कर रहे थे स्थूल बाहु या स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। और दिगंबर को लीड कर रहे थे भद्रबाहु। ये लोग थे जो बिल्कुल कुछ कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर वाइट क्लोथ्स को बेयर करते थे। ये कब हुआ था? जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध से एस्केप करके यहाँ पर आ गए थे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आ गए थे। श्रवणबेलगोला, तो उनके साथ ये गए थे भद्रबाहु। तो फिर उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर परफॉर्म कर दिया था सल्लेखना। सल्लेखना आपको पता होगा, जहाँ पर बिना कुछ खाए पिए सब वो अपनी बॉडी को त्याग देते हैं। हाँ, तो उसके बाद भद्रबाहु वहाँ पर वापस गए मगध में। तो ये लोग कुछ जो वहाँ पे रह गए थे, तो वो लोग सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। तो उसी से फिर वो रिफ्ट क्रिएट हो गया, डिवीजन क्रिएट हो गया। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर रिटन डाउन अबाउट 1500 साल पहले, इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट विच प्लेस। तो कहाँ पर हैं ये अभी अवेलेबल? तो ध्यान रखिएगा, ये वल्लभी गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, जहाँ पर आपकी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। पहली कहाँ, सर बुद्धिस्ट बोल रहा हूँ, सेकेंड जैन काउंसिल हुई थी। पहली वाली कहाँ हुई थी? ध्यान रखना, पहली हुई थी फर्स्ट पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में 300 BC में हुई थी ये। ठीक है। 45 आउट ऑफ द 5 कंस्ट्रेंट्स इन लाइफ दैट द जैन्स नीड टू फॉलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नॉन एक्विजिशन? पार्श्वनाथ वॉज द सन ऑफ क्षत्रिय किंग एंड अश्वसेन ऑफ बनारस बिकेम अ जैन तीर्थंकर। तो कौन से नंबर के थे? 23rd। आपको पता होना चाहिए पार्श्वनाथ जी के नाम पे झारखंड की हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोकेटेड है। 1365 मीटर इसकी हाइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? गौतम बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गन नोन एज दी साक्य ग्लैन एंड वॉज अ क्षत्रिय। यस, ट्रू। गौतम बुद्ध पास्ट अवे एट कुशीनारा। कुशीनारा में पास अवे होगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जो इनकी डेथ हुई इसको क्या बोलते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ 1 और 2। तो इसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, है ना। महापरिनिर्वाण, निर्वाण मतलब होता है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, दैट इज की लिविंग ऑफ बॉडी। वेयर डिड दी गौतम बुद्ध अटेन द एनलाइटमेंट एंड एजुकेशन?
तो बोध गया में तो देखो इन्होंने वो किया था, ठीक है। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। लुम्बिनी नेपाल में इनकी बर्थ हुई थी, दैट इज़ जन्म हुआ था। और इनको जो एनलाइटनमेंट मिली थी, दैट इज़ जो निर्वाण मिला था, ठीक है। एनलाइटनमेंट दैट इज़ जो निर्वाण हम बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं निर्वाण को, ज़रा बताना। तो निर्वाण कहाँ मिला था इनको, बोध गया में, ठीक है, बोधि ट्री के नीचे। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बोधि ट्री से। और जो इन्होंने पहला सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन, दैट इज़ पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था, वो कहाँ पर दिया था। तो पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है। आप लोग ज़रूर जाइएगा अगर वाराणसी कभी जाइएगा तो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन याद रहेगा। और इसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। और डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से। जो इनका गृह त्याग था, दैट इज़ जो इन्होंने हाउस रिनंसिएशन किया था, ठीक है, यानी कि जो घर से गए थे ये, जिसको हम हाउस रिनंसिएशन वैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन बुद्धिस्ट उसमें अगर हम बात करें, ठीक है, जिस जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग। तो इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किसके मतलब कैसे किया था, तो इनका एक हॉर्स था जिसका नाम चन्ना था, ठीक है। कहीं चन्ना नाम लिखा होता है तो कहीं कंठक होता है, ठीक है, चन्ना कंठक दोनों ध्यान रखिएगा। तो गृह त्याग किया था। और ये बताओ कि मक्खाली गौसल कौन था, वॉज मक्खाली गौसल। ये तो चलो छोड़ दो, तो जैन, चलो ठीक है, फिर भी बता ही दो तुम, ठीक है। और महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। तो ध्यान रखना ये इनकी पहली भिक्षुनी बनी थी भगवान बुद्ध की, मतलब कि बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने वाली। और इनकी ये फॉस्टर मदर थी, मतलब कि फॉस्टर मदर का मतलब होता है मौसी थी, ठीक है। और मक्खाली गौसल के बारे में ध्यान रखना, ही फॉर्म्ड आजीविका सेक्ट। एक्चुअल में इनका बुद्धिज़्म नहीं, जैन धर्म से संबंध है। आजीविका सेक्ट फेटलिज्म में बिलीव करता है कि सारी चीज़ नियति से बेस्ड है, मतलब सब कुछ किस्मत पे बेस्ड है, ठीक है। और एसेटिज्म पे बिलीव करते हैं। एसेटिज्म मतलब कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि जैनिज्म पे बिलीव करता है। तो इन्होंने, मक्खाली गौसल ने गृह त्याग किया था महावीर, वर्धमान महावीर के साथ, लेकिन बाद में उनके साथ उनसे अलग हो गए और उन्होंने खुद का एक अपना सेक्ट बना लिया जिसको आजीविका सेक्ट बोला जाता है। अगला सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ द गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, माया, त्रिशला, कनिका या फिर कौशल्य। तो क्या नाम है गौतम बुद्ध की मदर का, बताओ। तो सही आंसर होगा माया, ठीक है। और इनके फादर का नाम क्या है, सुद्धोधन। 50th क्वेश्चन है, विच चाइनीज स्कॉलर लिव्ड इन विजयवाड़ा टू स्टडी दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कौन सा चीनी विद्वान बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहता है, मतलब रहा था। डोंग, जोंगशू, जुआनजांग, कुई, विपांग या फिर डोंगफांग शो। तो जुआनजांग आंसर होगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि ह्यून सांग था, ठीक है। ही वॉज ह्यून सांग, ठीक है, जिसको हम जुआनजांग के नाम से जानते हैं। ही वॉज द सेकेंड चाइनीज ट्रैवलर, दूसरा चाइनीज ट्रैवलर था। पहला कौन था बताना, वॉज द फर्स्ट वन। और एक बुक किसने लिखी थी, उस बुक का नाम पता होना चाहिए, CU की, ठीक है, CU की। अभी हम जब आगे ट्रैवलर्स देखेंगे, ठीक है, तो हम आगे ट्रैवलर्स देखेंगे, मतलब आगे हम जब रूलर्स देखेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे हर्षवर्धन, पुलाकेसिन 2, ठीक है, और नरसिम्हा वर्मन 1। तो उन तीनों लोगों के कोर्ट में गया था ये बंदा, हर्षवर्धन, पुलाकेसिन 2 और नरसिम्हा वर्मन 1। जो पहला था उसका नाम था फाहीन, ठीक है। और फाहीन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे गया था ये, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम मतलब आया था इंडिया में। अगला है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 ग्रेट गुडीज ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध की 4 महान अच्छाइयों में से नहीं है। वर्ल्ड 4 महान अच्छाई मतलब जिसको 4 नोबल ट्रुथ बोला जाता है। तो 50 में आपने कितना स्कोर किया पहले आप ये बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये है हमारे, जिसको बुद्धिज्म में चारवाक,
वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोइंग, द कॉज ऑफ sorrow इज़ डिज़ायर, और देर इज़ एन एंड टू दिस सफरिंग या फिर सॉरो, और वो है अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ जिसको बोलते हैं। यानी कि ये जीवन दुखों से भरा है, दुखों का कारण डिज़ायर, हमारी इच्छाएं, इच्छाओं, और इस दुख को ख़त्म किया जा सकता है। और कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करके। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अच्छा ये बताओ कि बुद्धिज़्म में त्रिरत्न क्या होता है? व्हाट इज़ त्रिरत्न? बुद्धिज़्म में क्या होता है और जैनिज़्म में क्या होता है? तो पहला उपदेश, ठीक है, अच्छा, तो फॉलोइंग सरमन्स ऑफ बुद्धा नोन एज द फायर सरमन। अच्छा, फायर सरमन, पहला उपदेश नहीं, फर्स्ट नहीं, फायर बुक पूछ रहा है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, आदित्य पार्य सूत्र, अनंत लखन सूत्र, या फिर ब्राह्मजा। बी आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फायर सरमन के बारे में पूछा है, सीधे धर्मचक्र प्रवर्तन मत लगा देना। ठीक है, जैन में होता है KFC। KFC क्या होता है? राइट नॉलेज, यानी कि साम्यक जानना जिसको बोलते हैं, राइट फेथ, और राइट कंडक्ट। साम्यक जानना, साम्यक चरित्र, साम्यक दर्शन। ठीक है, कंडक्ट। बुद्धिज़्म में अगर बात करेंगे तो इसमें होते हैं बुद्धा, धम्म और संघ। संघ मतलब कम्युनिटी जो होती है बुद्धिस्ट लोगों की। तो ये है क्या फायर सरमन? दिस फायर सरमन इज because it is discusses how the world is inflamed by passions and desire, and only those who follow the eightfold path can achieve liberation from suffering by extinguishing this fire within. तो अंदर जो आग लगी हुई है इच्छाओं की, ये नौकरी चाहिए, फिर ये लग गई तो वो नौकरी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर त्याग दी जाएं 8 फोल्ड पाथ को अचीव करके, तो किसी को भी जो अंदर की जो फायर है उसकी, वो लिबरेट हो जाएगी, वो चली जाएगी, और जीवन के दुखों से क्या मिल जाएगा? लिबरेशन मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा फिर हमें। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? क्यों भाई, आप लोग करने वाले हैं ऐसा कि नहीं? 50 क्वेश्चन करके मज़ा आया। अच्छा, रियाद हसन, सिर्फ फैट मैन लेना है, सिर्फ फैट मैन। ठीक है, दोनों को फैट मैन क्लास नोट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक के फैट मैन लो। ठीक है, नहीं त्याग सकता मैं तो। चलो भाई, त्याग दोगे तो घर वाले तुमको उठा के फेंक देंगे, है कि नहीं? तुम्हें नहीं लगता ऐसा? ये बड़े आए गौतम बुद्ध बनेंगे, शांति से पढ़ तो लो जरा, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, आलस के तरीके ढूंढ रहे हैं। बड़े आए, अंदर की डिज़ायर ख़त्म करेंगे, पहले कुछ कर लो फिर छोड़ना। यही बोलेंगे, पक्का पक्का यही बोलेंगे घर वाले, तुम करके देख लो। वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर इज फर्स्ट सरमन? तो पहला उपदेश कहाँ डिलीवर किया था? तो सारनाथ में। और तो थ्री पिताकाज दी अभिधम पिताका डील्स विद दी, तो किससे डील करता है अभिधम पिताका? तो थ्री पिताका है, दैट मीन्स 3 बास्केट बोलते हैं इनको। एंड अभिधम पिताका जो डील करता है, ठीक है, तो ये डील करता है किससे? बुद्धा की टीचिंग से, फिलॉसफिकल मैटर से, तो रूल से। तो रूल से डील करता है आपका विनय पिताका। ठीक है, रूल्स से डील करता है विनय सी। एंड देन 72 AD, इसमें याद रखना है ए से है अजात शत्रु, यानी जिसने पैटर्नाइज किया। के से है कालाशोक, ए से है अशोक, और के से है कनिष्क। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाली जो है ये अशोक ने पैटर्नाइज करी थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है यार आज ये। 56, द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म आर बेस्ड ऑन डैश ग्रेट ट्रुथ्स एंड ऑर्गन्स डैश पाथ। तो बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सत्य और अंग डैश पथ पर आधारित है। 6, 4, 2, 8, 8, 6 या फिर 4, 8, क्या सही आंसर होगा? तो ध्यान रखना है कि आपको ये 8 अष्टांगिका मार्ग पे बेस्ड था और 4 नोबल ट्रूथ्स थे, तो 8 और 4, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ्स और जो अष्टांगिका मार्ग था।
राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ। तो सबसे पुराना स्तूप कौन सा है यहाँ पर? धामेक स्तूप। धामेक सबसे पुराना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना ये सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये सिलेंड्रिकल शेप का ही है। महाबोधि बोधगया में है ये भी आपका ओल्डेस्ट नहीं है। ओल्डेस्ट है आपका सांची। केसरिया इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया। वैसे तो सबसे बड़ा बोरोबुडुर है, बोरोबुडुर, जो कि कहाँ पर पड़ता है बताओ जल्दी से? तो ये आपका पड़ता है आइए ना हमरा बिहार में, ठीक। और केसरिया और सांची, मतलब ओवरऑल अगर मैं स्तूपा की आर्किटेक्चर की बात करूँ, ध्यान रखना कुछ इस तरह से आर्किटेक्चर होता है इसका, ठीक है। जिसमें कि इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या जल्दी से बताओ? ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। देन यहाँ पर इस तरह से गेटवे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? देन यहाँ पर इस तरह से प्रदक्षिणा पथ होता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? तो ये ए हो जाएगा अंड, हेमिस्फेरिकल डोम होता है ये। बी होता है आपका हर्मिका, इसको बोलते हैं सी से छत्र, इसको बोलते हैं गेटवे को टराना, इसको बोलते हैं मेधी, ठीक है। और जो रेलिंग्स होती हैं, रेलिंग्स यहाँ जो लगी होती हैं, उसको बोलते हैं वेदिका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बोरोबुडर पड़ता है इंडोनेशिया में। कुछ एक स्तूपा बताइएगा, शांति स्तूपा कहाँ है? शांति स्तूपा। Nalanda University is widely recognized as one of the ancient world's great universities and an important Buddhist center of academic excellence. Which Indian ruler founded it? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? शांति स्तूपा की बात करेंगे, ये कहाँ है? लद्दाख में। तो बात अगर करेंगे नालंदा की, तो इसको फाउंड किया था कुमार गुप्त दी फर्स्ट ने, ठीक है। और इसकी बात हो गई तो ज़रा ये बता दो, ओदांतपुरी और विक्रमशिला, इसको किसने फाउंड किया था? तो ओदांतपुरी ध्यान रखना, ये जो पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल, ठीक है, और इनके जो ग्रैंडसन थे विक्रमशिला, फाउंड करी थी धर्मपाल। अगला है एंड दैट इज विद रेफरेंस टू द सूत पिताका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अभी हमने देखा था जो हमारी जो 3 किताबें हैं, 3 जिनको 3 बास्केट बोलते हैं, सूत पिताका, विनय पिताका और सर जी 1 शॉट फॉर पीपीएससी अरबी वाली। कर लो यार, कोई भी कर लो। मेरे बगल में विक्रमशिला, अच्छा। तो सूत पिताका, तो ये सब किस में लिखे हुए लैंग्वेज में? ये ध्यान रखना पाली पैनल से, पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। दिस इज द लाइफ कैरेक्टर ऑफ बुद्धा, इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्वर्सेशन, या ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक तरह से इसमें प्रीचिंग्स दी हुई हैं गौतम बुद्धा की, ठीक है। अजंता विच इज़ लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता बौद्ध जो वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस स्मारक के लिए प्रसिद्ध है? अजंता। तो अजंता अपनी केव्स के लिए फेमस है। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी ज़रूर, ठीक है। विहार क्या होता है? जहाँ पर बुद्धिस्ट जो मंक्स और नन्स होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस बोलते हैं, ठीक है, विहार, ठीक। और आपके चैत्य क्या होते हैं? चैत्य, तो चैत्य होते हैं प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप, इसको चैत्य बोलते हैं। मोनास्ट्री क्या होती है? मोनास्ट्री जल्दी से बताओ। और मोनास्ट्री से जल्दी से ये बताओ कि किस मोनास्ट्री को गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ बोला जाता है? किस मोनास्ट्री को गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी पड़ती है नेम ड्रॉलिंग, ठीक है। जो नेम ड्रॉलिंग मोनास्ट्री है आंध्रा में, उसको बाइलाकुप्पे में पड़ती है। बाइलाकुप्पे कर्नाटक में ही, ठीक है, बाइलाकुप्पे कर्नाटका में। विच आर द फॉलोइंग बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर वॉज यूज प्राइमरली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़ फॉर बुद्धिस्ट प्रीस्ट। तो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए विहार। स्तूपा तो बता दिया है कि यहाँ बुद्ध, जो भगवान बुद्ध या फिर जो उनके डिसाइपल्स वगैरह थे, उनके यहाँ पर रेलिक्स रखे हुए हैं, अवशेष रखे हुए हैं, ठीक है। और चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप होती है,
अगला है 62, द महावंश अ बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तिब्बतन, प्राकृत, चाइनीज़ या फिर पाली? तो महावंश जो है आपकी ये लिखी गई है पाली। दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, ये इन सब को कंपोज किया गया था श्रीलंका में, ठीक है। दे वर ऑल कंपोज इन श्रीलंका। संघमित्ता और महेंद्र ये किसके और बेटे और बेटी थे? बताओ जल्दी से। जिनको कि श्रीलंका भेजा गया था बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये अशोक, ठीक है, अशोक के बेटे और बेटी थे। इन द हाइएस्ट पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द गैंजेस वैली विच वर डैश इन नंबर। तो कितने थी नंबर में? तो ये आपके टोटल 16 थी डिस्ट्रिक्ट नंबर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हाईएस्ट पीरियड ऑफ आर्यन कल्चर का मतलब वही महाजनपद की बात हो रही। तो टोटल 16 महाजनपद थे, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीघ निकाय में लिखा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो दीघ निकाय है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें ये जो 16 महाजनपद हैं ये मेंशन्ड है। कैसे मेंशन्ड है? हाँ, अशोक अंकल के थे, ठीक है। 16 महाजनपद करके मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। कौशल महाजनपद इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे। तो कौशल महाजनपद किसका पार्ट है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर यूपी? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी का पार्ट है ये। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये बताओ कौशल की कैपिटल क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कौशल? तो ये कैपिटल थी श्रावस्ती। श्रावस्ती वॉज द कैपिटल। अंग की कैपिटल क्या थी? और अंग के अलावा वत्स की क्या थी? सुरसेन की क्या थी? मत्स्य की क्या थी? छेदी की, गांधार की। तो अंग की ध्यान रखिएगा, चंपा थी। वत्स की कौशांबी, ठीक है। सुरसेन की मथुरा। मत्स्य विराटनगर, ठीक है। विराट कोहली से रिलेट कर लो कि विराट कोहली अपनी माता का बहुत ध्यान रखते हैं इस तरह से, मतलब तो विराटनगर। छेदी बांदा, ठीक है, बंदा, छेदी बंदा तो अच्छा था। गांधार, गांधार की तक्षशिला, ठीक है। कंबोज की पूछ। असमक की प्रतिष्ठान या पैठान थी। मगध की राजगीर भी थी और पाटलिपुत्र भी थी, ठीक है। और मल्ला की क्या थी? मल्ला, तो मल्ला की थी कुशीनारा, जहाँ भगवान बुद्ध जी की डेथ हुई थी, जिनको महापरिनिर्वाण अटेन हुआ था यहाँ पे। जनरली व्हाट पोर्शन ऑफ द क्रॉप वाज कलेक्टेड एज टैक्स बाय द स्टेट ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड? तो महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? तो टोटल 1/6 पार्ट वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वॉट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट डेनेस्टी दैट रूल्ड ओवर द मगध किंगडम? तो पहली डेनेस्टी कौन सी थी जिसने कि मगध पर रूल किया, शासन किया? नंद, मौर्य, शिशुनागा या फिर हरेनका? तो इट वॉज हरेनका डेनेस्टी। और जो सबसे पहले रूलर थे इसमें, उनका नाम था बिम्बिसार। ध्यान रखना है, ये बिंदुसार नहीं है, बिम्बिसार हैं। इनके बेटे थे अजात शत्रु और इनके बेटे थे उडाइन, जिन्होंने कि कैपिटल शिफ्ट करी थी फ्रॉम राजगीर या फिर राजगृह, ठीक है, राजगीर टू पाटलिपुत्र, जो आज का मॉडर्न डे पटना है, उसी को पाटलिपुत्र बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 थे। हरेनका डेनेस्टी के बाद जो डेनेस्टी आई दैट वॉज शिशुनागा डेनेस्टी। शिशुनागा के बाद आई नंदा डेनेस्टी एंड नंदा डेनेस्टी के बाद आई आपकी मौर्य डेनेस्टी। अरेंज द फॉलोइंग मौर्यन एम्परर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको सबको आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, जल्दी से लगाओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर में कौन आया, तो सबसे पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? धनानंद को हराया था, जो कि नंद वंश के आखिरी शासक थे, ठीक है। नंद वंश का फाउंडर कौन था नंद डायनेस्टी का? ही वॉज धनानंदा, सॉरी महापद्मानंदा, ठीक है। नंदा का फाउंडर कौन था? फाउंडर वॉज महापद्मानंद, महापद्मानंद ये फाउंडर थे। एंड लास्ट थे कौन? ही वॉज धनानंद, ठीक है, क्लियर। तो
धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार, उनके बेटे का नाम था अशोक, अशोक के बाद आया समृति, और बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर, लास्ट मौर्यन रूलर थे ये। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? ऑर्डर हो जाएगा 1 देन 4 देन 3 देन 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, बिंदुसार के रिगार्डिंग ध्यान रखना कि जो सीरिया के रूलर थे एंटियोकस 1, जो एंटियोकस 1 थे सीरिया के रूलर, वहाँ से इन्होंने मंगवाए थे ड्राई फिक्स जो अंजीर होता है, वाइन मंगाया था, और फिलोसफर। तो फिलोसफर तो नहीं भेजा था उसने, बाकी और सारी चीज़ें भेज दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बिम्बिसार कौन थे? तो बिम्बिसार मगध में जो पहली डिनेस्टी आई थी, जो आपकी हरनकर डिनेस्टी थी, उसके सबसे पहले रूलर थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो मौर्य के बेटे कौन थे? ही वॉज बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी। दशरथ मौर्य वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अशोका, जिन्होंने कि ध्यान रखना जो नागार्जुनी केव्स हैं, ठीक है, नागार्जुनी जो केव्स हैं वो इन्होंने ही बनवाई थी, दशरथ मौर्य ने। बृहद्रथ लास्ट है। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर वॉज किल्ड बाई हुम? तो किसने मारा था बृहद्रथ को? तो बृहद्रथ को मारने का काम किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो मारने के बाद शुंग वंश की स्थापना करी, और पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम क्या था? जल्दी से बताइए, ए से नाम शुरू होता है, जिसका जो विज्ञान शकुंतलम सॉरी जो मालविका अग्निमित्र कालिदास ने लिखी थी उसके हीरो भी थे। तो ही वॉज कौन सर? इसमें किस तरह से कहाँ होता है? 1 4 3 भैया 1 4 3 2 होगा उसका। ठीक है, तो अग्निमित्र हो जाएंगे, जिनके पे बेस्ड मालविका अग्निमित्र थी। ठीक है, बुक। और इनके टाइम पे ध्यान रखना पतंजलि ने परफॉर्म किया था, इनके लिए यज्ञ परफॉर्म किया था, और इनके कंटेम्प्रेरी थे। और पतंजलि ने कौन सी किताब लिखी थी? ठीक है, तो पतंजलि ने जो बुक लिखी थी दैट वाज महाभाष्य। ठीक। 70th हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ग्रैंड सन्स ऑफ अशोक? निम्नलिखित में से कौन अशोक का पोता था? तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वॉज नोन एज आकार अध्यक्ष? ओके, आकार किसको दिया जाता है? तो आकार दिया जाता है जो जहाँ पर मिंटिंग वगैरह करी जाती है, वहीं पे तो आकार दिया जाता है। क्यों? तो क्या आंसर होगा? तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, इसको बोलते थे सीता अध्यक्ष। ठीक है, सीता जी ऐसे याद कर लो, सीता से रिलेट कर लो, सीता अध्यक्ष। ठीक है, मार्केट का आपका होता था जिसको बोलते थे क्या? संस्था अध्यक्ष। ठीक है, संस्था अध्यक्ष। माइन, सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइन होगा। ठीक है, अच्छा बताओ कौन होता था चीफ ट्रेजरी ऑफिसर? कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू को क्या बोलते थे, जो सारे रेवेन्यू को कलेक्ट करता था? कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और अकाउंटेंट जनरल कौन होता था? अकाउंटेंट जनरल। एंड शिप्स वगैरह को कौन देखता था? जो शिप्स को देखता था वो कौन ऑफिसर होता था? और एक ऑफिसर जो है अशोक ने अलग से बाद में अपॉइंट किया था, उसका नाम बताओ। तो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था सन्निधाता। कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू होता था समहारता। ऐसे याद कर लो, सबका हर लेगा, सबका पैसा वो हर लेगा, समहारता। अकाउंटेंट जनरल कौन होता था? अक्षपटलिक। ठीक है, अक्षपटलिक। शिप्स की अगर बात करेंगे तो नाव अध्यक्ष, नाव अध्यक्ष। ठीक है, विच मॉडर्न एम्परर लेड अ मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्कर कलिंग अराउंड 261 BC? किसने कैंपेन लीड किया था कलिंग में कैंपेन लीड करने के लिए? तो इट वॉज लेड बाई होम? तो इट वॉज लेड बाई अशोक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कलिंग वॉर लड़ा था, और उड़ीसा का जो कलिंग रीजन है इसको कैप्चर भी किया था अशोक ने। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद इन्होंने क्या किया था? ही रिप्लेस्ड बेरी घोष विद धम्म घोष। ठीक है, बेरी घोष को हटा के ये धम्म घोष को ले आए थे, और धम्म की फिलॉसफी ले आए थे कि भाई ये चीज़ें फॉलो करनी। इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था,
और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इसीलिए, ठीक है, कि कौन धम्म को फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो धम्म महामत्ता को अपॉइंट किया था अशोक ने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज़ इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ गुजरात। तो गुजरात में कौन सी है? सन्नाटी है, शिशुपालगढ़ है, गिरनार है या कलसी है? तो कलसी तो उत्तराखंड में है, ये सही होगा। शिशुपालगढ़ कहाँ है? ये उड़ीसा में पड़ती है। और सन्नाटी कहाँ है? ये कर्नाटक में, ठीक है, ये आपकी कर्नाटक में है। अगला है 74th, मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछे कि अशोक का कोरोनेशन कितने साल पहले हुआ था कलिंग वॉर से, तो क्या बताओगे? तो ध्यान रखना, अशोक का जो कोरोनेशन हुआ था, जो कोरोनेशन हुआ था वो 8 साल पहले हुआ था, ठीक है, 8 years बिफोर कलिंग वॉर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अशोक ने जो थ्रोन पे बैठे थे, राधा गुप्ता की हेल्प ली थी, राधा गुप्ता की हेल्प से थ्रोन पे बैठे थे अपने भाइयों को मार के। मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाई द डैश रूलर नेम्ड सेलिकस निकेटर। तो मेगास्थनीज एम्बेसडर था ये, ठीक है, कौन सा एम्बेसडर था? चाइनीज़ था, अरबिक था, पर्शियन था, फिर ग्रीक था। तो ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, ऑप्शन नंबर डी। किसको भेजा गया था? बाई हुम? सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर कौन था? तो ये अलेक्जेंडर जो द ग्रेट था, ठीक है, अलेक्जेंडर, उसका मिलिट्री जनरल था सेलिकस निकेटर, जो कि यहाँ पर रुक गया था, सेलिसिड डायनेस्टी फॉर्म कर ली थी, तो उसी उसने भेजा था यहाँ पर, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था सेलिकस निकेटर को एक बैटल में, और इसकी जो लड़की थी हेलिना, उससे शादी भी करी थी। मेगास्थनीज की अगर बात करेंगे तो इसने जो किताब लिखी थी वो इंडिका लिखी थी, और उसमें उसने बोला था कि जो इंडियन सोसाइटी है वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है, 7 क्लासेस में डिवाइडेड है, ऐसा इसने बोला था। देन बात अगर करें अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर ने कब इन्वेजन किया था इंडिया में? तो अलेक्जेंडर ने, आपको पता होना चाहिए, 326 BC में आया था, जिस समय मगध में किसका शासन हो रहा था? तो मगध में धनानंद रूल कर रहा था, ठीक है, धनानंद। लेकिन उसके साथ बैटल नहीं हुआ था इसका, बैटल इसका तो मतलब, क्योंकि धनानंद तो यहाँ रूल कर रहा होगा मगध में, लेकिन इसका बैटल यहाँ पर, ये जो ये वाला रीजन है यहाँ पर हुआ था पोरस के साथ, ठीक है। और माना जाता है कि भाई अलेक्जेंडर हरा तो दिया था पोरस को, लेकिन पोरस की टेरिटरी वापस करके अलेक्जेंडर वापस चला गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। Chandragupta Maurya was the founder of the Maurya dynasty. Which of the following statement about his rule in Indian history is correct? कौन सा इसमें से सही है बताइए जल्दी से। और आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने कौटिल्य की हेल्प से थ्रोन पे बैठे थे। जिस तरह से हमने अभी आप देखा कि अशोक किसकी हेल्प से बैठे थे? राधा गुप्ता। तो उसी तरह कौटिल्य की हेल्प से बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य को हम और किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, और चाणक्य के नाम से जानते हैं। और इनके बुक का नाम बताइए, इनकी किताब का नाम क्या है? He met Alexander and joined his army so that he could learn the combat skills of Macedonians. तो वो अलेक्जेंडर से मिले थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें बताना क्या है? इनकरेक्ट। बैरम खान वॉज हिज बेस्टली बेंटर एंड गाइड। बैरम खान, अभी तक इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ इंडिया में, ठीक है, तो भारत में इस्लाम अभी तक एंटर नहीं किया है, उसी से आप लिमिट कर सकते हैं। और फिर बैरम खान जो था ये संरक्षक था अकबर का, ठीक है, अकबर की देख रेख करता था ये चंद्रगुप्त। तो यही गलत हो जाएगा। अब आप बोलो क्या सर अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे? तो देखो इसका कोई लिटरेरी एविडेंस है नहीं, प्रॉपर एविडेंस। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों में सबसे, अगर मैं अप्रोप्रिएट आंसर बताना हो कि सबसे ज़्यादा गलत कौन है, तो ज़्यादा गलत ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि ये तो कंसिडर किया भी जा सकता है, माना भी जा सकता है कि भाई हाँ अलेक्जेंडर की फोर्स ज्वाइन करी होगी। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर किसके टाइम पे आया था? धनानंदा के टाइम पे। धनानंदा को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन पे बैठा था वो, तो फिर उससे आप रिलेट कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला तो किसी हाल में सही नहीं हो सकता है। अगला है हु लुक्ड आफ्टर द मार्केट्स एंड चेक्ड रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था? संस्थाध्यक्ष, अन्नपाल, दुर्गपाल या फिर राजुका? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, संस्थाध्यक्ष करता था ये, ठीक है, जो मार्केट वगैरह को देखता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द मौर्यन एम्पायर। सबसे छोटी यूनिट होती थी विलेज लेवल पे, और सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट होती थी वो होती थी प्रांत, दैट इज प्रोविंस लेवल पे। जेम्स प्रिंसिप, एन आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोजिस्ट एंड ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, डिसाइफर्ड अशोकन एडिक्ट्स कब? तो ये 1837 में डिसाइफर करी थी। और ज़्यादातर जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे वो किस में थे?
पाली, ठीक है, और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ हुई थी और मोस्टली जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी दैट वाज प्राकृत। क्या हो रहा है भैया इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन? यार ये मिट क्यों नहीं रहा ये? ठीक है, तो प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थे ज़्यादातर जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है, जिनको डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है, द स्टोरी मतलब ये मोस्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे थे, मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादातर थे। बाकी तो यहाँ खरोष्टी स्क्रिप्ट भी देखने को मिली, ग्रीक एरेमिक स्क्रिप्ट भी देखने को मिली। ठीक है, खरोष्टी ग्रीक एरेमिक, जैसे कि जो अफ़गानिस्तान साइड जो हमें देखने को मिले इंस्क्रिप्शन, वो आपके ग्रीक और एरेमिक में ही थे। अगला है 79, द स्टोरी ऑफ विच किंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ड्रामा मुद्र राक्षस। तो मुद्र राक्षस के कौन हीरो हैं, कौन किंग हैं? तो मुद्र राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि चंद जो मौर्य डायनेस्टी वाले हैं वो लोअर क्लैन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित होगी। विच नेटिव इंडियन डायनेस्टी इशूड, तो भाई जयचंद का यहाँ कोई रोल नहीं है, आप सीधा लिमिट कर सकते हैं। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में आप बैटल रिकॉल कर सकते हो यहाँ पर कि बैटल ऑफ चंदावर हुआ था दोनों लोगों के बीच में 1194 में, 1194 में। विच नेटिव इंडियन डायनेस्टी इशूड देयर कॉइन्स विद पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर रूलर्स ऑन देम। तो किस इंडियन डायनेस्टी ने ऐसे कॉइन्स इशू किए थे जहाँ पर कॉइन्स में रूलर के बारे में पोर्ट्रेट था, रूलर का पोर्ट्रेट था? तो दिस डायनेस्टी वॉज सातवाना डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सातवाना के अगर फाउंडर की बात करेंगे तो कौन था? सिमुक वॉज द फाउंडर, और जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे ही वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, और इनकी जो कैपिटल थी सातवान डायनेस्टी की वॉज पैठान या प्रतिष्ठान। ठीक है, और ये जाने जाते हैं लेड कॉइन्स स्टार्ट करने के लिए भी, कॉइन्स मेड ऑफ लेड। सातवां जो डायनेस्टी वाले हैं अपने लैंड डोनेशन टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को जो लैंड डोनेट करते थे उसके लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक ध्यान रखना कि एक इंस्क्रिप्शन है जो कि गौतमी पुत्र से संबंधित है, ये नासिक में सिचुएटेड है, जिसको हम नासिक इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, जो कि गौतमी पुत्र बलसारी, जो इनकी मम्मी थी गौतमी पुत्र सतकर्णी की, उन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी की डेथ के बाद ये इंस्क्रिप्शन बनवाया था। ठीक है, लेड की सिंबल क्या है? अच्छा बेटा, केमिस्ट्री की क्लास होगी, अभी भी तुमको लेड का सिंबल नहीं पता है? लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाए थे कि नहीं पिछली क्लास में? बताओ जल्दी से, लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कन्वा डायनेस्टी? तो देखो, मगध में पहले आई हरियनका डायनेस्टी, ठीक है, शिशुनगर डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, देन कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की फाउंड करी थी, और कन्वा डायनेस्टी को फाउंड किया था वासुदेव कन्वा ने, देवभूति को मार के। जो पुष्यमित्र जो शुंग डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे देवभूति, तो उनको मार के वासुदेव ने ये कन्वा डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गलत, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है सर, हलीना जो कैब्र से फरार थी वो
पुष्यमित्र was the commander of Brihadratha, the last modern ruler, killed the king and established a new dynasty. तो ऑप्शन नंबर ए, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और क्षितिज जो डायनेस्टी थी ये उड़ीसा में रूल कर रही थी, ठीक है, उड़ीसा में। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी इन उड़ीसा वॉज रिटन बाय द किंग्स ऑफ कलिंग। तो कौन थे? खरावेला, ठीक है। तो किंग खरावेला थे जिनके बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी केव्स। ध्यान रखना उदयगिरी केव्स को उदयगिरी और खंडगिरी से कंफ्यूज मत करना। उदयगिरी और जो खंडगिरी है ना, ये जो है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त सेकंड से एसोसिएटेड है। डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक आर गिवन इन अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार विच वॉज कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ द शक रूलर। सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर करवाया था? तो सबसे पहले सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था? तो बनवाने का काम किया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य ने। क्लियर है? इसे इन्होंने बनवाया था और ये एक तरह से कमांडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही बना था सुदर्शन लेक गुजरात में, ठीक है। इसके बाद अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते हैं, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट मतलब इसको रिपेयर करवाया। और बाद में शक रूलर जो हैं रुद्रदमन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको फर्दर क्या किया? कंस्ट्रक्ट मतलब इसको रिपेयर करवाया। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, सुदर्शन लेक, ठीक है, गिरनार जूनागढ़ में। एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे शक की बात हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हो कि जो सेंट्रल जो एशिया यहाँ से जो इन्वेजन्स हुए थे, तो पहला इन्वेजन किसका हुआ था सेंट्रल एशिया से? तो ध्यान रखना इंडो ग्रीक्स का हुआ था। और इंडो ग्रीक में जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुए उनका नाम था मियांडर, ठीक है, मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मियांडर या फिर मिलिंद। और इनसे एसोसिएटेड एक किताब है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, जिसमें कि डायलॉग है बिटवीन मियांडर या फिर मिलिंद एंड नागसेन के बीच में, कि किस तरह से नागसेन से उन्होंने क्वेश्चन पूछे और बाद में बुद्धिज़्म धर्म में कन्वर्ट कर लिया खुद को इन्होंने, ठीक है। देन अगर बात करें तो इसके बाद आए थे आपके स्काइथियंस, दैट इज़ जिनको हम शक बोलते हैं। देन इसके बाद आए थे पार्थियंस, एंड देन इसके बाद आए थे कुशान्स, चाइना के पास से एरिया से, जिनको कि येवची बोला जाता है, ठीक है, येवची ट्राइब से बिलोंग करते हैं। अगला है, ठीक है, द एपिक्स। और एक चीज़ और ग्रीक्स के रिगार्डिंग हमें पता होनी चाहिए कि दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस व्हाट? टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स। दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, जिसमें किंग की फोटो होती थी, एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, ठीक है। एंड बात अगर करें कुशान्स की, तो कुशान में सबसे पहले जो रूलर आए उनका नाम था कुजुल कटफिशस, देन आए विमा कटफिशस, देन आए कनिष्क। और कनिष्क कंसिडर किए जाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस कुशान डायनेस्टी, जिनका जब थ्रोन पे ये बैठे 78 AD में, तो यहाँ से माना जाता है शक संवत की शुरुआत हुई, शक एरा की स्टार्ट हुई। स्काइथियंस को ही हम शक बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसका इससे क्या रिलेशन है? तो एक्चुअल में जो भी बाहरी आते थे तो उनको इंडियंस शक बोलते थे, तो वहाँ से इसका रिलेशन ज़्यादा लोड मत लेना इस चीज़ का कि ये शक है और ये शक कैसे हो गया, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, और ये है कि इन्होंने जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किया, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स एंड लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है द एपिक्स ऑफ द संगम पीरियड शिलापदिकरम एंड मणिमेकलाई आर रिटन इन विच लैंग्वेज? तो ये किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं? ये तमिल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। एंड शिलापदिकरम की अगर बात करें तो इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था इडांगो अडिगल ने, इडांगो अडिगल। और मणिमेकलाई की अगर बात करेंगे तो इसको लिखा था चतुरनार ने, ठीक है। शिलापदिकरम मैंने कई बार आपको बताया कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ कोवलन, माधवी एंड कन्नगी। तो ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी, कोवलन और कन्नगी पहले मैरिड थे, देन उसके बाद कोवलन माधवी के साथ चला जाता है और इनकी जो एक डॉटर होती है उसका नाम मणिमेगलाई होता है, ठीक है। तो कन्नगी को एज अ
गॉडेस भी वर्शिप किया जाता है केरल और तमिलनाडु वाले एरिया में। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द संस्कृत प्ले मुद्र राक्षस, तो मुद्र राक्षस किसने लिखा? तो अभी हमने देखा था विशाख दत्त ने, ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्र राक्षस। अच्छा ये बताओ जो ओल्डेस्ट बुक है संस्कृत ग्रामर में इंडिका बोल रहा हूँ, अष्टध्यायी, ये किसने लिखी? अष्टध्यायी जो ओल्डेस्ट बुक है संस्कृत ग्रामर में, ध्यान रखिएगा इसको लिखा पनीनी ने, ठीक है। और अच्छा ये बताना शूद्रक ने कौन सी बुक लिखी थी? शूद्रक ने एम से नाम शुरू होता है उस बुक का, बता जल्दी से। द तमिल पोएट, जिसका मतलब अ लिटिल क्ले आर्ट होता है जिस वो बुक का नाम, ठीक है। द तमिल पोएट कंबन कंपाइल द तमिल वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, तो तमिल पोएट ने कंबन, क्या था ये कंबन? तो कंबन था आपका कंबन रामायण, ठीक है। एक सेकेंड, ऋग्वेद और भगवत गीता तो नहीं होगा, कंबन रामायण, ठीक है। एक सेकेंड, सी डी तो फॉर श्योर नहीं होगा, इसमें महाभारत करना, ठीक है। कंबन महाभारत, नहीं महाभारत नहीं, रामायण ही होगा, ठीक है, रामायण ही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और शूद्रक ने लिखी थी मृच्छ कटिका, मृच्छ कटिका, जिसका मतलब होता है द लिटिल क्ले आर्ट, द लिटिल क्ले आर्ट, ठीक है। चलो अगला हमारा, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन, तो इंडियन मैथमेटिशियन कौन था? तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से, तो क्या है बताओ? भास्कर, ठीक है। नहीं भैया, महाभारत नहीं होगा, रामायण ही होगा, वो सही है रामायण, ठीक है। एकदम से मुझे थोड़ा डाउट हुआ था महाभारत में, लेकिन वो रामायण ही है। चलो तो क्लियर है, भास्कर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स ऑफ द संगम पीरियड हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल पोएट्री, सबसे पुराना वर्क कौन सा है अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक ध्यान रखना, एक और बुक है तमिल में, ठीक है। 3 हमारे संगम हुए थे, ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टोटल क्या हुए थे? संगम हुए थे। संगम का मतलब होता है असेंबली ऑफ पोएट, जहाँ पर सारे पोएट्स आके मिले थे आके, ठीक है। तो उसमें जो सेकंड वाला संगम था, इसमें तोलका पीआर करके एक टेक्स्ट कंपोज हुआ था, ठीक है, तमिल टेक्स्ट था, तोलका पीआर, ध्यान रखना, जिसको कि तोलका पीएम ने कंपोज किया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी पहले और तीसरे संगम के जो लिटरेरी एविडेंसेस है वो हमें नहीं मिले, ठीक है। और ये सब जो पांड्या रूलर थे उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था तीनों संगम को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डज नॉट बिलोंग टू द संगम पीरियड, तो इनमें से संगम पीरियड से कौन सी डायनेस्टी बिलोंग नहीं करती है? चेरा, पांड्या, गुप्ता या फिर चोल? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर गुप्ता हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा पहले तो ये करो क्वेश्चन, शिलापतिकरम देख चुके हैं, किसने लिखी है? एम्बलेम ऑफ चेरा डायनेस्टी दैट कंट्रोल द सेंटर एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, तो उनका एम्बलेम क्या था? तो अभी हम समझ लेते हैं इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ठीक है। तो ये है आपका जो रूल कर रहे थे चेरा, चेरा को हम केरल पुत्ता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, केरल पुत्र के नाम से जानते हैं, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अशोक का कौन सा एडिक्ट है, अशोक का कौन सा एडिक्ट है जिसमें कि कलिंग वॉर के बारे में लिखा हुआ है? इन विच अशोकन एडिक्ट कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है? ये चेरा है, ये आपके पांड्या हैं और ये चोलाज हैं, ठीक है। अगर चेरा की बात करें, इनकी कैपिटल वंजी, पांड्या की मदुरई, और चोला की बात करेंगे तो इनकी इनिशियली जो कैपिटल थी दैट वाज उरायूर। चेरा की अगर बात करें पोर्ट साइट कौन सी थी, तो मुजिरी एंड टोंडी, इनकी कोड़कई और इनकी बाद में थी पूहर, जिसको कि कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं। इनका जो एम्बलम था चेरा का दैट वाज बो एंड एरो, ठीक है, बो एंड एरो, पांड्या का फिश और चोला का टाइगर, ठीक है। कलिंग वॉर मेंशन था मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 13 में। टोटल आपके 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे अशोक के, उसमें जो 13th एडिक्ट था उसमें मेंशन था ये,
ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर बो एंड एरो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करिए 93rd। विच किंगडम्स वर रूल्ड बाय द अर्ली चेरा डायनेस्टी। तो कौन सा रीजन था जिसको कि अर्ली चेरा डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो चेरा आप देख सकते हो जो केरल के आसपास वाला रीजन है, यहाँ पर रूल था, दैट इज केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, अभी क्लास ऑफ होने वाली है सर, प्लीज़ प्लग इन कर लो। क्या प्लग इन कर लें? ऊपर से स्क्रीन कट रही है, कहाँ कट रही भैया? तुम लोग कमेंट देखने अगर हम बैठ जाएं तो हो चुकी क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 94। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द पांड्यन किंगडम। तो पोर्ट सिटी कौन सी थी? डिंडीगुल, टेंकासी, कोलकई या फिर विरुद्धनगर। तो आंसर क्या होगा? कोलकई, ऑप्शन नंबर सी। 95। अंडर विच डायनेस्टी द रूलर्स रोट अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति। तो किस राजवंश के तहत शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति में लिखा? राजपूत, गुप्ता, मुगल या फिर खलजी। तो ये लिखा गया था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। जैसे कि प्रशस्ति अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति काफ़ी फेमस है ना। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? किस रूलर से रिलेटेड है ये प्रयाग प्रशस्ति? तो ये संबंधित है आपकी समुद्रगुप्त से, जो किसने कंपोज करी थी? इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि 24 बैटल्स इन्होंने लड़े और एक भी नहीं हारे, जिसकी वजह से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। किसने किसने बोला नेपोलियन ऑफ इंडिया? वी.एस. स्मिथ ने। ठीक है, और इनका जो टाइटल था वो ध्यान रखना, इनके जो टाइटल थे जैसे सर्व राज उछेत्ता, कविराज। ठीक है, ये इनके टाइटल थे। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। पहले गुप्ता डायनेस्टी के रूलर कौन थे जिन्होंने ये टाइटल लिया? ही वॉज चंद्रगुप्त द फर्स्ट, राजाओं के राजा महाराजा धीराज। ठीक है, विक्रमादित्य टाइटल किसने लिया? तो जो समुद्रगुप्त थे वो इन्हीं के बेटे थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट के, और उनके बेटे थे चंद्रगुप्त दी सेकंड, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया। ठीक है, कुमार गुप्त ने, ध्यान रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करवाया था, और स्कंद गुप्त के टाइम पे हून्स का अटैक हुआ था। ठीक है, जिसको इन्होंने सक्सेसफुली रेजिस्ट किया था, भगाया था हून्स को यहाँ से स्कंद गुप्त ने। विच गुप्ता एम्परर स्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट सकल। सकल में अपनी कैपिटल किसने स्टैब्लिश करी थी? समुद्रगुप्त नहीं होगा, मिहिरकुल अशोक नहीं होगा, चंद्रगुप्त आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। विच मेटल कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड वर नोन एज रूपक। तो रूपक के नाम से कौन से कॉइन्स जाने जाते थे? तो आयरन, सिल्वर, कॉपर या फिर गोल्ड। तो जो सिल्वर कॉइन्स थे उनको रूपक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे जो रूपक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चलो भैया अब करो 99th क्वेश्चन। द गुप्ता पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ विच इंपॉर्टेंट सिस्टम्स इन मैथमेटिक्स। तो कौन से इंपॉर्टेंट सिस्टम्स डेवलप हुए थे मैथमेटिक्स में गुप्ता पीरियड के टाइम पे? तो दीज वर डेसिमल नोटेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। एंड द 100th क्वेश्चन इज दिस। संधि विग्राहिका वॉज इन चार्ज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो संधि विग्राहिका किसका हुआ करता था इंचार्ज? तो ये हुआ करता था किसका? संधि यानी पीस। महादंड नायका कौन होता था? महादंड नायका कुमार अमर्त्य और नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी। तो अगर हम महादंड नायका की बात करें तो ये ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस होता है, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। कुमार अमर्त होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर। नगर श्रेष्ठी ये चीफ बैंकर होता है। कौन? चीफ बैंकर। ध्यान रखना इनमें से ये वाली पोस्ट थी जो हरिसेन, जो कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के, वो उन्होंने होल्ड नहीं करी थी। बाकी ये तीनों पोस्ट उन्होंने होल्ड करी थी, संधि विग्राहिका, महादंड नायक और कुमार अमर्त। 100 क्वेश्चन खत्म हो गए। आप जल्दी से बताइए आपने कितना क्या स्कोर किया है अभी तक, जल्दी से।
आप चार्जर लगा भाई, लगा है चार्जर, क्या दिक्कत हो रही तुमको हार्दिक पांड्या? क्यों, क्या दिक्कत क्या है भाई तुमको? चल चल, चार्जर लगा लो, लगा तो लिया चार्जर। अभी और है, और क्या 100 में ख़त्म हो जाए क्या? अभी तो मेडिवल में घुसे नहीं है, अभी तो एंशिएंट चल रहा है। क्या 54 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? एक सेकंड। आउट ऑफ द 3 पिताका द अभिधम पिताका डील्स विद, तो 3 पिताकों में से अभिधम पिताका किससे संबंधित है? देखो है क्या, आप देखो, अभिधम पिताका और सूत पिताका कुछ इस तरह से हैं कि अभिधम पिताका में जो टीचिंग्स हैं एक तरह से जो भगवान बुद्ध बता के गए थे वो लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसका इंटरप्रिटेशन सूत पिताका में। तो अगर ऑफिशियल आंसर की में अगर सी दिया है तो फिर सी मार्क कर लो, अगर ऑफिशियल में दिया है तो ठीक है। वैसे तो टीचिंग्स अभिधम में है, लेकिन अगर उसमें दिया ऑफिशियल में, अगर जैसा आप बता रहे हो तो फिलोसफिकल मैटर्स कर लो, बाकी तो रूल्स और जो कोड्स हैं वो आपके विनय पिताका में है, ठीक है क्या कि सूत पिताका में उनका इंटरप्रिटेशंस लिखा हुआ है, जो बुद्ध जी बोल के गए थे उसके इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। चलो तो 100 में कितने हैं भाई आपके? 84, 90, अच्छा। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अभी, एंड दैट इज़ 101। 300 क्वेश्चन, 700। नंबर ऑफ स्लाइड देखने में तुम लोगों की बड़ी जल्दी रहती है, क्यों? फुल स्क्रीन करी कि पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? ऊपर गैप आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अभी, एंड दैट इज 101। कहाँ गैप आ रहा है यार? गैप कहाँ पे आ रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा यार गैप कहीं पे। क्या गैप है, कहाँ पे भाई? किस गैप की बात कर रहे हो, जल्दी मुझे बताओ। मुझे कोई गैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या संदेह विग्रह का हो गया वॉर एंड पीस? अरे जस्टिस बोल के वॉर एंड पीस लिख दिया क्या इसमें? जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, आई थिंक जस्टिस ही मैंने बोला होगा। भाई क्या ऊपर से गैप, कहाँ गैप आ रहा है भाई? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे गैप। हम्म। तो नहीं कौन सा गैप है भाई ऐसा? बना रहने दो, मुझे तो नहीं दिख रहा यार कहीं गैप। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई कुमार गुप्त द फर्स्ट, सही है। नरसिम्ह गुप्त बालादित्य वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई महायान बुद्धिज्म, ये भी सही है, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, देख चुके हैं, ठीक है। वात्स्यायन ने कौन सी बुक लिखी थी, जल्दी से बताइए, जो के से शुरू होती है? कालिदास जो है चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? एक तो मालविकाग्निमित्र जो हम पहले देख चुके हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, ऋतु संहारा, ठीक है। तो कालिदास सॉरी वात्स्यायन की बात करेंगे तो कामसूत्र, ठीक है, ये बुक लिखी है वात्स्यायन ने। भुक्ति, भोग, विषय, विठी और मंडल क्या थे ये? तो ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, ठीक है। सबसे भुक्ति से शुरू होते थे, देन भोग, देन विषय, देन विठी, देन मंडल, तो इस तरह से ऊपर 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 स्टार्ट होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे। विच एरा इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को, ऑप्शन नंबर सी। द रूलर्स पुलाकेशन 1 एंड पुलाकेशन 2 वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, तो किस डायनेस्टीज से एसोसिएटेड थे दोनों? तो ये दोनों आपके थे चालुक्य डायनेस्टीज, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है।
अगला है विच चालुक्य किंग। तो थोड़ा सा चालुक्य के बारे में आपको बताया हूँ, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये, यहाँ पर चालुक्यास का रूल था, ठीक। चालुक्यास का यहाँ पर रूल हुआ करता था, और इनको जो हम बोलते हैं वो अर्ली चालुक्यास बोलते हैं, या फिर चालुक्यास ऑफ बादामी बोलते हैं, बादामी के चालुक्य। इनकी जो राजधानी थी वो वातापी हुआ करती थी, ठीक। एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके जो पहले रूलर हुए उनका नाम था पुलाकेशिन फर्स्ट, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हुए, ठीक है। फिर हुआ ये कि आगे अभी क्वेश्चंस आएंगे तभी हम देखेंगे, लेकिन चालुक्य के बारे में ध्यान रखना कि यहाँ पर ईस्टर्न चालुक्य थे, यहाँ पर ही ईस्टर्न चालुक्य थे, ठीक है। बाद में यहाँ पर ईस्टर्न चालुक्यास आ गए, जिनकी कैपिटल हुआ करती थी वेंगी। बाद में चालुक्यास सिमट गए और इन्हीं के स्थान पे आए लेटर चालुक्य, और वो जो लेटर चालुक्य आए उनकी जो कैपिटल हुआ करती थी दैट वाज कल्याणी, ठीक है। उनकी राजधानी कल्याणी हुआ करती थी। तो वो विच चालुक्य किंग डिफीटेड किंग हर्ष ऑफ कन्नौज। तो हर्ष कौन थे? तो हर्षवर्धन की यहाँ पर बात हो रही है। तो इनको डिफीट करने का काम किया था पुलाकेशिन दी सेकेंड ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो इन्होंने ये कहाँ पर रूल कर रहे थे? तो ही वॉज रूलिंग इन दिस कन्नौज, मतलब कन्नौज इनकी कैपिटल थी। किसकी? हर्षा की, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की कैपिटल हुआ करती थी। हर्षवर्धन ने कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, उन बुक्स का नाम बताइए। 3 किताबें हैं वो, ठीक है। कन्नौज इनकी कैपिटल हुआ करती थी। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वर्धन या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिसकी इनिशियली कैपिटल थानेसर हुआ करती थी, जो हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था और इनकी बहन का नाम राजश्री था। तो हर्षवर्धन की अगर बात करेंगे तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और नागनंदा, ठीक है, नागनंद, ये हर्षवर्धन की बुक्स का नाम है। और इनकी जो बायोग्राफी है दैट इज़ हर्ष चरित्र, ठीक है। ये किसने लिखी? हर्ष चरित्र। तो ये लिखी बाण भट्ट ने, ठीक है। दैट वॉज रिटन बाई बाण भट्ट, क्लियर है। और हर्षवर्धन के टाइम पे ही जो सेकेंड चाइनीज ट्रैवलर है ह्यून सांग वो आया था। और हर्षवर्धन ने यहाँ पर, हर्षवर्धन गुप्ता डायनेस्टी के बाद का टाइम पीरियड था, उसमें आए थे ये हर्षवर्धन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक डायनेस्टी थी जो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में, एक थी आपकी पुष्यभूति, और यहाँ पर बंगाल वाले रीजन में थी गौड़, ठीक है। तो गौड़ के रूलर थे शशांक, उनको भी डिफीट किया था किसने? हर्षवर्धन ने डिफीट करने का काम किया था उन्होंने, ठीक है। क्लियर है, शशांक ने डिफीट किया था। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देन हुआ क्या था? ये नर्मदा रिवर, आपको पता है नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, पढ़ा था ज्योग्राफी में। वेस्ट की ओर फ्लो करके ईस्टरी बनाती है, वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, है ना। और नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है ये बताएंगे आप, और जहाँ से होता है वो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। तो जब नर्मदा रिवर को क्रॉस करके आए तो वहाँ पर पुलाकेशिन II ने इनको डिफीट कर दिया, और उनको हराने के बाद दक्षिण पतेश्वर का टाइटल ले लिया। किसका टाइटल ले लिया? दक्षिण पतेश्वर, दैट इज़ लॉर्ड ऑफ दक्षिण। और ये सारी चीज़ें हमें पता कहाँ से चलती हैं? तो पुलाकेशिन II का ही एक इंस्क्रिप्शन है जो कि आईहोल में है। आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसको कि कंपोज किया था इनके कोर्ट पोएट ने, जिनका नाम था रवि कृति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है। तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटिव से, और वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। विच किंग्स ऑफ द पल्लव डायनेस्टी ऑल्सो रोट संस्कृत प्लेस? राजा चोला, महेंद्र वर्मन, राजसिम्हा या फिर विक्रमादित्य। तो किस पल्लव डायनेस्टी के रूलर ने संस्कृत में प्लेज लिखे? ठीक है। तो राजा चोला, भाई इनका लेना पल्लव से नहीं है, ठीक है। महेंद्र वर्मन, राजसिम्हा या फिर विक्रमादित्य, तो ये भी नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? राजसिम्हा। राजसिम्हा कोई और नहीं बल्कि जो नरसिम्हा वर्मन है उन्हीं को राजसिम्हा के नाम से जाना था, नरसिम्हा वर्मन वन के नाम से जाना था। एक्चुअल में है क्या कि पल्लव डायनेस्टी का रूल यहाँ पर था, ठीक है। और पल्लव के जो फाउंडर थे उनका नाम था सिम्हा विष्णु, ठीक है। उनका फाउंडर का नाम था सिम्हा विष्णु। इनके एक रूलर हुए महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन वन को हराया था पुलाकेशिन II ने। तो पुलाकेशिन II ने एक तो हर्षा को हराया, फिर पल्लव के रूलर महेंद्र वर्मन को हराया, देन पल्लव के रूलर नरसिम्हा वर्मन ने अब इस बार हरा दिया किसको? ठीक है, पुलाकेशिन को, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन वन डिफीटेड पुलाकेशिन II और टाइटल लिया वातापी कोंडा, कॉन्करर ऑफ वातापी।
एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पल्लव डायनेस्टी वाले थे, जिनकी कैपिटल क्या थी, जिनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, तो इन्होंने ही द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिया था। जो द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो मंदिर बनाने की एक शैली होती है द्रविड़, उसको पल्लव ने दिया था। जो नगर शैली होती है, जिस स्टाइल में नॉर्थ इंडिया के टेम्पल बनते हैं, उसको हम नगर स्टाइल बोलते हैं, और इसको डेवलप किया था गुप्ता ने। गुप्ता के भी टेम्पल थे, जैसे कि एक तो भीतर गांव का टेम्पल है जो आपको देखने को मिलेगा यूपी के कानपुर में, एक देवगढ़ का है झांसी में, ठीक है। तो जो देवगढ़ टेम्पल है ये कहाँ है, झांसी में, ये बनवाया गुप्ता ने। भीतर गांव का जो मंदिर है उसको बनवाया गुप्ता ने। तो इन्होंने नगर शैली में बनवाए थे मंदिरों को। नगर और द्रविड़ में अंतर क्या होता है कि द्रविड़ में आपको टेम्पल के बाहर टॉल गेटवे देखने को मिलता है, जिसको कि गोपुरम बोलते हैं। ये गोपुरम नगर में एब्सेंट होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ जो मेन टेम्पल श्राइन है, अगर आपने कभी देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से नहीं होते टेम्पल्स यहाँ के, इस तरह से होते हैं टेम्पल यहाँ के, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, विमान, मेन टेम्पल श्राइन को। और यहाँ पर कुछ इस तरह से होते हैं मंदिर, इसको बोलते हैं शिखर। और बाकी तो चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि जहाँ भगवान की मूर्ति रखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम। और जो पिलर्ड हॉल होता है, पिलर्ड हॉल को मंडपम बोलते हैं। पिलर्ड हॉल इज कॉल्ड एज मंडपम। अब ये जो हम चालुक्य की बात कर रहे थे अभी, ठीक है, चालुक्यास की जो हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर में वेसरा को डेवलप किया था। जो वेसरा टेम्पल ऑफ स्टाइल आर्किटेक्चर है, दैट वाज डेवलप्ड बाय चालुक्य, जो कि द्रविड़ और नगर का मिक्सचर था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। द टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ट बाई, तो जो एलोरा के मंदिर है इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, चेरा, पांड्या, चोला या फिर राष्ट्रकूट। तो एलोरा में जो टेम्पल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कैलाश टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, इसको बनवाया था राष्ट्रकूट के रूलर थे एक, कृष्णा द फर्स्ट, उन्होंने। ये राष्ट्रकूट कौन थे, तो ये चालुक्य के फ्यूडेटरी हुआ करते थे, चालुक्य के सामंत हुआ करते थे। जैसे चालुक्य की अगर बात करेंगे तो ये किसके फ्यूडेटरी हुआ करते थे, दे वर द फ्यूडेटरी ऑफ, ये सामंत हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज ऑफ कदम्ब ऑफ बनवासी, कदम्बाज ऑफ बनवासी। तो जो बनवासी में कदम्ब डायनेस्टी थे उनके फ्यूडेटरी थे ये। फिर अगर बात करेंगे तो जो राष्ट्रकूट थे ये चालुक्य के फ्यूडेटरी थे, और इनके जो फाउंडर थे, इनके फाउंडर का नाम था दंत्यदुर्ग थे फाउंडर, ठीक है। और राष्ट्रकूट ने, मतलब एक तरह से ऐसे याद कर लो, कूट दिया था चालुक्यास को, और राष्ट्रकूट ने जो लेटर चालुक्य थे उनके रूलर थे कीर्तिवर्मन, तो उनको हराया था दंत्यदुर्ग ने, और उन्होंने फिर अपनी राष्ट्रकूट डायनेस्टी को फाउंड किया था। ये टेम्पल काफ़ी एक रिनोन टेम्पल है, जो कि रॉक कट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है, यानी कि एक चट्टान से उस चट्टान को काट काट के इस टेम्पल को बनाया गया। औरंगजेब ने इसको तोड़वाने की काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन तोड़वा नहीं पाया था। और इस पर एक मीम भी मैंने डाल रखा है आपकी फैट मैन में। ठीक है, चलो। तो रविकृति, तो रविकृति किसके थे, पुलाकेसिन II, ठीक है। पुलाकेसिन II एक कोर्ट पोएट थे जिन्होंने आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन जो है कंपोज किया था, अभी हमने देखा था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पल्लव किंग, तो आखिरी पल्लव कौन थे, तो सिम्हा विष्णु तो फाउंडर थे, ठीक है। नरसिंह वर्मन 1 भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, अपराजिता वर्मन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पुलाकेसिन II assumed the title of दक्षिण पतेश्वर, that is Lord of the South, after defeating which of the following rulers of North India। और अच्छा, पल्लव के टेम्पल अगर आप रिकॉल करना चाहो तो पल्लव के कौन कौन से टेम्पल्स हैं, तो इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। शोर टेम्पल जो तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम में, ठीक है। वहाँ पर आपको रथ टेम्पल भी देखने को मिलेगा। चलो भाई, 111 पुलाकेसिन II assumed the टाइटल ऑफ दक्षिण पतेश्वर आफ्टर डिफीटिंग होम, तो अभी देखा हमने।
Who among the following rulers was a part of the tripartite struggle for the possession of कन्नौज? तो निम्नलिखित शासकों में से कौन कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो ट्राईपार्टाइट जो स्ट्रगल था वो तीन मेनली डायनेस्टीज़ के बीच में था। वो तीन डायनेस्टीज़ कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार वेस्ट में, ठीक है, पाल ईस्ट में, और साउथ में थे आपके राष्ट्रकूट। तो इन तीनों डायनेस्टीज़ के बीच में ये बैटल हुआ था फॉर दी कन्नौज, जिसको कि हम कन्नौज या फिर कन्नक बुद्ध स्ट्रगल के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर द पोजीशन ऑफ कन्नौज। तो कौन था इसका पार्ट? धर्मपाल इसके पार्ट थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो किसके बीच में हुआ? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कोई डिसाइसिव नहीं था ये कि भाई नहीं ये जीत गया फिर वो। और ये कब हुआ था आपका? रफली 8th से 9th सेंचुरी एडी के टाइम पे। अगला है द टाइम पीरियड ऑफ द चोल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया वॉज डैश। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का समय काल क्या था? तो एक तो चोल जो हमने पढ़ रहे थे संगम एज के टाइम पे, और संगम एज था हमारा 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक, ठीक है। तो उस समय जो अर्ली चोलाज रूल कर रहे थे, तो उन अर्ली चोला के जो फाउंडर थे उनका नाम था कराईकाल, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ अर्ली चोलास, ठीक है। जो अर्ली चोलास थे उनके फाउंडर थे कौन? कराईकाल। लेकिन जो बाद में चोला है वो ज़्यादा उतने कोई खास मतलब उनके बारे में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है लेटर चोला के बारे में, जिनको इम्पीरियल चोला के नाम से जाना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 9 से लेके 13 सेंचुरी AD तक था, ठीक है। और जो इम्पीरियल चोला थे फिर जो लेटर चोला थे, इनके फाउंडर कौन थे? ये इसी बार का RPF का क्वेश्चन है, ठीक है। इम्पीरियल चोलास का फाउंडर कौन था? तो ही वॉज विजयलाया। और विजयलाया के रिगार्डिंग ध्यान ये रखना है हमें कि ही कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्बा सुदिनी। निशुम्बा सुदिनी के लिए इन्होंने टेम्पल बनवाया जो कावेरी डेल्टा है वहाँ पर। ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे किसके? सामंत हुआ करते थे पल्लव्स के, ठीक है। पल्लव्स के अंदर एक मुतर्रैयार करके एक सामंत होते थे, मुतर्रैयार, ठीक है। इनको हराने के बाद विजयलाया ने कावेरी डेल्टा पे कब्जा किया और निशुम्बा सुदिनी नाम पे के जी के नाम पे टेम्पल बनवाया विजयलाया ने, ठीक है। अगला है एंड दैट इज़ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच डायनेस्टी डेवलप्ड शिपिंग वेंचर्स इन साउथ ईस्ट एशिया। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम विकसित किया? शिपिंग मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि नेवी किसने अच्छे से डेवलप करी थी? तो चोला जाने जाते थे अपनी नेवी के लिए, ठीक है। और इन्हीं के रूलर थे एक राजा दी फर्स्ट, ठीक है। राजा दी फर्स्ट, इन्होंने ही स्टार्टेड कॉन्करिंग द सदर्न पार्ट लाइक श्रीलंका, जिसको उस टाइम पे सिलोन के नाम से जाना जाता था। लेकिन कम्प्लीटली जो कॉन्कर करने का काम किया था वो इनके बेटे थे जिनका नाम था राजेंद्र चोला दी फर्स्ट। उन्होंने कम्प्लीटली सिलोन को यानी कि श्रीलंका को कब्जा किया था। प्लस यहाँ पर जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है यहाँ पर एक शैलेंद्र डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, उसको इन्होंने डिफीट करने का काम किया था, उसको हराने का काम किया था इन्होंने। किसने? राजेंद्र चोला दी फर्स्ट ने, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। गंगई कोंडा चोलापुरम, दैट इज़ दी कॉन्करर ऑफ चोलास, मतलब कॉन्कर वो चोला जिसने कॉन्कर कर लिया है गंगा को। तो ये चोलास यहाँ पर थे, ठीक है। ये गंगा रिवर को क्रॉस करके गए थे और इन्होंने हराया था किसको? जो दो नॉर्थ इंडिया के जो रूलर थे, पाल डायनेस्टी के एक प्रोमिनेंट रूलर थे, उनको हराने के बाद इन्होंने यहाँ पर गंगई कोंडा चोला का टाइटल लिया था और गंगई कोंडा चोलापुरम सिटी इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। और बाद में इन्होंने इसको कैपिटल भी बनाया था। नेम दी चोला इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द चोला एम्पायर। तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है रिलेटेड टू चोला इंस्क्रिप्शन? इट इज़ उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, जो कि आपको चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। चिंगलेपुट तमिलनाडु में उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है, जहाँ से हमें पता चलता है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि सभा किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती थी, सभा क्या होती थी, उर क्या होता था,
ठीक है। जैसे कि वैदिक काल में अगर हम बात करें तो सभा एक होती थी, लर्नेड ब्राह्मण्स लोगों की असेंबली होती थी, कॉमन लोगों की जो असेंबली होती थी उसको समिति बोला जाता था। विदट होती थी रिलीजियस असेंबली, यानी कि धार्मिक जो लोग, धार्मिक पर्पज से जो लोग इकट्ठा होते थे उसको हम विदट बोलते थे, अर्ली वैदिक एज में अगर बात करें। फिर लेटर वैदिक एज में तो विदट चला गया था और विमेन पार्टिसिपेशन सभा से ख़त्म हो गया था। पहले तो विमेंस भी पार्टिसिपेट करती थी। ये बात हो रही है नीचे साउथ इंडिया के चोला के बारे में। तो उर होती थी जो कॉमन लोग होते थे उनकी असेंबली, ठीक है। और जो सभा होती थी अगेन जो लर्नेड ब्राह्मण्स हैं उनकी असेंबली को बोला जाता था सभा। और किस तरह से उसमें इलेक्शन वगैरह होते थे वो यहाँ पर उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है, ठीक। इस टाइम पे जो स्लेव्स हुआ करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? ऑर्डिनरी प्लोमैन को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है। और लार्ज लैंड ओनर्स को किस नाम से जाना जाता था? स्लेव्स, आदिमई, ठीक है, या कदई सियार। ऑर्डिनरी प्लोमैन, ऊजावुर। लार्ज लैंड ओनर, वेलालर, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर द चोला डायनेस्टी? आखिरी रूलर कौन था? राजा राजा द चोला द सेकंड, राजेंद्र चोला द थर्ड, विजयलया, या फिर कोल्लो टंगा चोला थ्री, कौन था बताओ जल्दी से। तो ये थे आपके कोल्लो टुंगा चोला द थर्ड, ठीक है, लास्ट रूलर। विच चोला किंग वॉन द पर्शियन कॉन्केस्ट ऑफ दिस आइलैंड ऑफ मालदीव्स? तो किसने मालदीव्स को जीत लिया था? कराईकाल, राजा राजा, महेंद्र, या फिर विक्रम? तो किसने जीत लिया था? कराईकाल, राजा राजा, महेंद्र, या फिर विक्रम? तो आंसर होगा राजा राजा, ऑप्शन नंबर बी। ए राजा राजा राजा, किसमें तू समझा क्या था होगा ना? बिल्कुल सही है, आदिमाई कदई सियार। चलो भाई, हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट? तो ग्रेटेस्ट किसको? ये तो भाई चालुक्य है, ठीक है, चोला नहीं है। राजसिम्हा कौन है? नरसिम्हवर्मन द फर्स्ट। इन्होंने ही तो हराया था, याद है कुछ? किसको हराया था? पुलाकेशिन टू को। चलो 121। पेपर हो चुका है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ा मैं क्वेश्चन देख रहा था, आप लोग करो, मतलब वो सिविल सर्विसेज क्वेश्चन आया ना तो देख रहा था थोड़ा सा। महेंद्र वर्मन 1 पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया आज के सिविल सर्विसेज में, फाहीन किसके टाइम पे भारत आया था? राजेंद्र चोला 1 पे क्वेश्चन है। ले लो ले 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 ले, नहीं नहीं ले ले तुम। ये क्वेश्चन अभी बता रहे हैं 116। ये मलय पेनिनसुला को कॉन्कर किया, इंडोनेशिया वाला जो एरिया है। सेम क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्री विजय द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट? ठीक है, विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला सुमात्रा जावा नेबरिंग? नहीं नहीं ले, देख रहे हो भैया 2 क्वेश्चन जस्ट अभी अभी। राजुका से क्वेश्चन है, राजुका जब भी पढ़े थे डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। किस महाजनपद से कौन सी फ्लो होती है रिवर?
चलो एक सेकंड रुकना। तो किस क्वेश्चन में थे हम लोग? इसमें थे, ले ले ले। एक ये कौन सा है मुझे तो चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली क्वेश्चन सिविल सेंस में देख लिया, 120 हो गया क्या? 120 में अच्छा चोला किंग पूछा है। अच्छा भैया, ये तो राज सिम्हा तो नरसिंह वर्मन पल्लव है ना, ये तो कराई काल चोला है, ठीक है। ये तो नरसिम्ह वर्मन वन है जो कि पल्लव के हैं, ठीक है। चलो 121 अकॉर्डिंग टू चोला रॉक एडिक्ट द लैंड ग्रांट मेड टू गुरुकुल वाज नोन एज। तो लैंड डोनेशंस अलग अलग तरह के हुआ करते थे। जो ब्राह्मण्स को होते थे वो ब्रह्मदेव होते थे। अच्छा, दो तरह के टैक्स बताओ, दो टैक्स जो कि चोला के टाइम पे लगाए जाते थे। विल्लन वगई, विल्लन वगई, विल्लन वगई, विल्लन वगई की अगर बात करें तो जो लोग वेल्ले होते थे, ऐसे याद कर लो, जो नॉन ब्राह्मण्स को दिया जाता था, जो रिच लोग होते थे उनको। पल्ली छंदम जैन्स को, शाल भोग स्कूल, ठीक है, स्कूल गुरुकुल, और देवदान होता था टेम्पल्स को। देवदान होता था टेम्पल्स को जो दिया जाता था। क्लियर है ये चीज़? एक सेकंड, ठीक है। और दो टैक्स कौन से होते थे पहले बता देता हूँ, वेट्टी और कदमई, ठीक है। वेट्टी और कादमई। वेट्टी वॉज अ काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर टैक्स, फोर्स लेबर के फॉर्म में टैक्स लिया जाता था। और ये कदमई जो था ये आपका होता था जो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में, ठीक है, लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में लिया जाता था। 122 करो। चलो, तो ऐरावतेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो किसने बनवाया था ऐरावतेश्वर को? तो चोला, ग्रेट लिविंग चोला जो टेम्पल आर्किटेक्चर, उनको हम यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो चोल शासकों ने बनवाए, एक तो आपका था बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि दो हैं, एक तो तंजौर में और एक गंगई कोंडा चोलापुरम में, ठीक है, गंगई कोंडा चोलापुरम। तो जो तंजौर वाला है वो कंस्ट्रक्ट करवाया राजा राजा दी फर्स्ट, राजा ठीक है। और इस टेम्पल को हम राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राज राजेश्वर टेम्पल। और गंगई कोंडा चोलापुरम की अगर बात करेंगे तो इसको बनवाया राजेंद्र चोला दी फर्स्ट ने, ठीक है, राजेंद्र चोला दी फर्स्ट ने बनवाया इसको, ठीक है। कहाँ पर? गंगई कोंडा चोलापुरम में। और एक है आपका दैट इज़ ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि आपका कंस्ट्रक्ट करवाया किसने? राजा राजा दी सेकंड ने, ठीक है। ये इसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। एंड और कुछ ये आपके ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल आर्किटेक्चर कहलाते हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे ऐरावतेश्वर किसने बनवाया? तो राजा राजा चोला दी सेकंड ने बनवाया था, ठीक है। और जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर में, यहाँ पर ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा 90 टन का कैपस्टोन यहाँ रखा हुआ है ऊपर, ठीक है, 90 टन का। आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन, द किंग्स ऑफ प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी फॉट विद ईच अदर टू गेन सुजरैनिटी ओवर। तो किसके वो सुजरैनिटी लेनी थी इनको? कन्नौज, है ना, कन्नग बुज। राजा भोज, प्रोमिनेंट
प्रोपोनेंट ऑफ लिटरेचर वॉज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी। तो राजा भोज साहित्य के प्रमुख समर्थक थे, किस राजवंश से संबंधित हैं, चालुक्य, चोल, परमार या फिर पाल। तो राजा भोज परमार डायनेस्टी से संबंधित थे, ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं इस डायनेस्टी के। और इन्हीं के नाम पे जो भोपाल सिटी है उसका नाम पड़ा है, और इन्होंने भोपाल सिटी को स्टैब्लिश किया था राजा भोज ने। Who among the following defeated मोहम्मद गौरी, अ गौरी डायनेस्टी इन। हाँ, तो यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है जो मेडाइवल वाला पार्ट है, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रही है। परमासुर का हमारे वंशज हैं बिल्कुल। अरे तुम लोगों को नहीं लगता है राजा भोज के बाद सबसे ज़्यादा अगर नाम किया होगा किसी ने परमार डायनेस्टी का, तो मैंने किया होगा, लेकिन यार कोई मानता ही नहीं इस बात को। कुछ तो वही मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं? तुम लोगों को लगता है कि भाई परमार डायनेस्टी का उन्होंने इतना नाम किया, तो कुछ तो यार होना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक मेट्रो स्टेशन मेरे नाम पे होना ही चाहिए। नहीं लगता तुम लोगों को? पर ये परमारपुर है, यहाँ परमार सर से मिलने के लिए उतरे, क्यों? फैटमैन आउट ऑफ स्टॉक है, कब तक आएगी? आएगी, जल्दी आएगी, बता दो, ठीक है। ब्रेक बस दे रहे हैं, ठीक है। मैं ब्रेक बता दूं, ब्रेक 12:45, 12:45 पे आपको ब्रेक मिलेगा, बस आधे घंटे और कर लो, ठीक है। बस मुँह मियाँ मिट्ठू गलत बात नहीं, ये मुँह मिट्ठू वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। हाँ, जैसे ऋषभ देव थे ना, तो ऋषभ देव फाउंडर थे, लेकिन वर्धमान महावीर ने प्रोपाउंड किया था जैन धर्म को, तो वही कुछ है। खैर, तो हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी। तो एक्चुअल में जो गौरी था, जिसने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, बताना जल्दी से। तो मोहम्मद गौरी जो था, उसने सबसे पहले दिल्ली पे जाने, मतलब दिल्ली उस पर उसको चाहिए था, दिल्ली पर अटैक करना था, लेकिन वो इस गुजरात के रास्ते पहले आना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको भीमदेव सोलंकी द सेकंड ने इसको क्या किया, हरा दिया, ठीक है। और इनकी मदर थी, उनका नाम था क्वीन नाइकी देवी। सर नेवर अटेंडेड लाइव बट आई मिस्ड आई रिकॉर्ड but never missed recorded. Thank you sir, lots of love from Bali. I promise you will interview me after CGL 25. अच्छा बिपुल जी, अच्छा, थैंक यू बिपुल जी। महाराजा धीराज जी के सुल्तान परमार महाराज की जय। हाँ, 17 सब के सब मार खाओगे, ध्यान रखना, ठीक है, सब के सब मार खाओगे। तो मतलब इनकी जो मदर थी नाइकी देवी, इसने 17 बार आक्रमण नहीं किया था गौरी ने, वो गजनवी था जिसने 17 टाइम्स अटैक किया था। हाँ, बिल्कुल सही हिमांशी सचान। तो 17 बार अटैक गजनवी ने किया था, ठीक है। तो हार गया था गौरी, फिर यहाँ से अटैक करना इसने शुरू किया था। और आपको पता है कि फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था बैटल ऑफ तराइन। आपको पता है 2 बैटल ऑफ तराइन हुए थे। तराइन जो जगह क्षेत्र पड़ता है दिल्ली के पास, तो वहाँ पर एक पहला वाला हुआ था और एक दूसरा वाला हुआ था। ये ले पहला, ये ले दूसरा, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। अरे आज यूपीएससी के क्वेश्चन करवाने थे, लेकिन चलो खैर कोई नहीं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आपका हुआ था 1191 एडी में, और जो सेकंड हुआ था वो 1192 एडी में हुआ था। 1191 और 1192 एडी में हुआ था, ठीक है। जो आपका ये हुआ था, ये पहला और ये दूसरा, इसमें गौरी लॉस्ट और इसमें पृथ्वीराज दी थर्ड लॉस्ट, ठीक है। पृथ्वीराज दी थर्ड हार गए थे, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज की थर्ड यानी ये पृथ्वीराज चौहान है, उनकी जीत हुई थी। देन इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। चंदावर ये हुआ था 1194 में, 1194 में, जहाँ पे जयचंद लॉस्ट टू गौरी, ठीक है। चंदेरी से इसको कंफ्यूज मत कर देना। द पीरियड बिटवीन डैश इज नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी का जो समय अवधि है उसको दिल्ली सल्तनत का काल बोलते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स बिलो। तो सही आपको इसमें
कालानुक्रम में लगाना है इनको। तैमूर, गजनी, चंगेज़ खान, गौरी। तो सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन किसका हुआ था इंडिया में? फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन वॉज डन बाई whom? जल्दी बताओ। तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था पहला इस्लामिक इन्वेजन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा किया था मोहम्मद गौरी ने, सॉरी दूसरा किया था गजनवी ने, और तीसरा किया था गौरी ने। तो सबसे पहले तो आएगा कौन आएगा? 2 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद चंगेज़ खान आया था इल्तुतमिश के टाइम पे, इल्तुतमिश, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश तो बाद में आएगा, पहले तो गौरी आएगा, फिर 3 आएगा, और तैमूर ने जो आक्रमण किया था वो बाद में हुआ था। तैमूर का आक्रमण तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, जब तुगलक डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही थी। 2 4 3 1 विल बी दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। गौरी आया था आपका कब, और गजनवी आपका आया था कब? गजनवी का जो पहला अटैक हुआ था वो 1001 AD में हुआ था, इसका फर्स्ट अटैक था वो। टोटल 17 बार इसने अटैक किया था। पहला अटैक था जो किंग जयपाल थे, ठीक है, जयपाल पर अटैक किया था इसने 1001 AD में पहला। तो 1001 AD यानी 11th सेंचुरी AD की स्टार्ट में। इसने कब किया है गौरी ने? हमने देखा 1190 के टाइम पे किया है, ठीक है, दैट इज़ 12th सेंचुरी AD। देन उसके बाद चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश के टाइम पे, और तैमूर ने बाद में जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके टाइम पर अटैक किया था, ठीक है। अच्छा, जब तैमूर ने भारत पर, जैसे चंगेज़ खान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश वॉज द रूलर। जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो तुगलक डायनेस्टी का कौन सा रूलर था? तो ध्यान रखना, महमूद शाह तुगलक था, ठीक है। इन द 11th सेंचुरी अंडर महमूद ऑफ गजनी अ स्मॉल टाउन इन डैश। तो गजनी कहाँ पर? एक छोटा सा कस्बा, ये अफगानिस्तान में, ठीक है, बिकेम द कैपिटल ऑफ द वास्ट एम्पायर ऑफ द गजनवाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का सही सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्लेव डायनेस्टी आई 1206 से लेके, इस तरह से याद करते हैं हम लोग, किस तरह से? सख्त सा लौंडा, है ना, सख्त सा लौंडा, इस तरह से याद रखते हैं इसको हम, ठीक है। तो एस से है स्लेव डायनेस्टी, के से है खिलजी डायनेस्टी, टी से है तुगलक, एस से है सैयद, और लो से है लोदी, ठीक है। तो स्लेव की बात करें तो 1206 से लेके 1290 तक। देन खिलजी की बात करेंगे तो 1290 से लेके 1320 तक। तुगलक की बात करेंगे तो 1320 से लेकर 1414 तक। और सैयद की बात करेंगे तो 1414 से लेकर 1451 तक, और ये 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है। तो सख्त सा लौंडा करके याद रखते हैं। तो स्लेव के बाद खिलजी, के बाद तुगलक, के बाद लोदी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। विच रूलर ऑफ द मामलुक सल्तनत वॉज द सुल्तान ऑफ द दिल्ली फ्रॉम 36 से 40। तो अब अगर हम बात करें ये स्लेव डायनेस्टी की, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसमें सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन आते हैं, कुतुबुद्द, ठीक है, कुतुबुद्द 4 साल रूल करते हैं, 1206 से लेकर 1210। देन आते हैं इल्तुट, ठीक है, इल्तुतमिश आते हैं, और ये 1210 से लेके 1236 तक रूल करते हैं। देन इनकी बेटी आती है रज़िया, ठीक है, रज़िया सुल्तान, और ये 1236 से लेके 1240 तक रूल करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। और मिनहाजे सिराज, जो कि एक तवारीख थे। तवारीख कौन होता है? क्रॉनिकलर, जो हिस्टोरियन होता है उसको बोलते हैं तवारीख, ठीक है। तो मिनहाजे सिराज ने कौन सी किताब लिखी थी जिसमें कि उन्होंने बताया था कि रज़िया सुल्ताना वॉज मोर एबल दैन हर ब्रदर्स उस थ्रोन के लिए? आराम शाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद लाहौर से ये रूल करने लगा। देन इल्तुतमिश बोलता है, इसको इल्तुतमिश ने हराया और लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर ली। किसने? इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना है आपने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। हाँ, रुकनुद्दीन फिरोज तो ये बाद में आता है। तो मिनहाज सिराज ने क्या लिखा था भैया? तबाकत नसीरी, तबाकत ए नसीरी। फ्लिपकार्ट पे नहीं है तो चली गई हुई यार अब तो शायद। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा इन इंडिया? सिजदा, सिर झुकाओ, किसके सामने? जिल्ले इलाही हप्पू सिंह। क्यों? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने क्या क्या किया था? तो बलबन ने एक तो सिजदा का मतलब सिर झुकाओ, पैबोस,
ये स्टार्ट किया था। पैर यानी फीट किस करो मोनार्की। प्लस इसने ही एंडेड चहलगानी सिस्टम। चहलगानी को इंट्रोड्यूस किसने किया था ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स को, तो चहलगानी ये लेके आया था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। और ज़िल्ले इलाही का टाइटल लिया। ठीक है, खुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया, रॉयल ब्लड का हूँ मैं। ठीक है, और बलबन ने क्या किया था, बलबन ने एक डिपार्टमेंट सेटअप किया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट था ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसने किसकी कैंची बनाई थी जरा बताओ, किसकी कैंची बनवाई थी इसने, तो इसने तुगरिल बेग की कैंची बनवाई थी, क्योंकि तुगरिल बेग बंगाल के गवर्नर थे अंडर बलबन, लेकिन विद्रोह कर दिया था बलबन के विरुद्ध। ठीक है, तो फिर इन्होंने कैंची बनवा दी बलबन ने इसकी। ठीक है, और बलबन के रूल की अगर बात करें तो कब से कब तक था, तो 1266 से लेकर 1287, 1287 तक इसका रूल था। और इल्तुतमिश में ध्यान रखना, इसने सिल्वर अच्छा क्वेश्चन होगा आगे। A unique type of land distribution and administrative system evolved during the Sultanate period that was called, तो क्या बोलते थे उसको, तो उसको बोलते थे इक्तादारी। इच्छाधारी नहीं, इक्तादारी। ठीक है, इक्ता वॉज अ पार्ट ऑफ लैंड जो दिया जाता था एक मिलिट्री कमांडर को गवर्न करने के लिए, और वो उसकी देख रेख करता था, उसको इक्तादार बोला जाता था। ठीक, क्लियर। ठीक है, यहाँ तक उसको इक्तादार बोला जाता था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसको इक्तादार के अलावा मुक्ति भी बोला जाता था। ठीक है, मुक्ति या वाली। और ये ध्यान रखना कि इसको एंड किसने किया था, ख़त्म किसने किया था, एंडेड बाई अलाउद्दीन ने इसको ख़त्म किया था। ये तो महालवाड़ी और ज़मींदारी तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट हैं। ठीक है, बता दें क्या अभी, बताओ, बता देते हैं, रुको। ठीक है, तो ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर है तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि यहाँ पर जो है परमानेंट सेटलमेंट आया था। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है स्थायी बंदोबस्त, जिसको और हम किस नाम से जानते हैं, ये 1793 में आया था, 1793 में। और इसको लाया कौन था, इसको लाया था कॉर्नवालिस। ठीक है, जो अपने इंडिया में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। ये बंगाल वाले क्षेत्र में इसको लेके आया था, जहाँ पर ज़मींदार अपॉइंट किए गए थे इस कलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए इसको ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ज़मींदार अपॉइंट किए थे। फिर ये वाला जो क्षेत्र है दैट इज़ मद्रास वाला, यहाँ पर आता है रैयतवाड़ी। जो अभी टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो अब डायरेक्टली रैयत, यानी रैयत का मतलब होता है पेजेंट यानी किसान से किया गया। ये 1820 में आया, 1820 में आया, और इसको कौन लेके आया, होल्ट मैकेंजी, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ये मैंने ऑब्जर्व किया, जरा सा दिमाग इधर हुआ नहीं, ये दुर्घटना घट गई। अलेक्जेंडर रीड और मुनरो, ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, हल्का सा दिमाग इधर गया। ठीक है, अभी मेरा तो दिमाग कहाँ गया यार, मैं व्हाट्सएप करके पूछूं कि भाई क्या स्टेटस है बुक्स का भी, कि वापस मतलब सारे स्टॉक्स चले गए कि अभी बाकी है, तो सीधा जो है मैं रीड और मुनरो की जगह मैकेंजी हो गया। अब यहाँ पर आया महालवाड़ी। ठीक है, ये है मद्रास वाला रीजन, ये है महालवाड़ी। महालवाड़ी कहाँ है, महालवाड़ी जो पंजाब और NWFP जो करेंट में पेशावर वाला क्षेत्र है वहाँ पे, इसको लाया था होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ऑप्शन में ना हो तो विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक टिक करना। ये 1822 में आया था, और महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस यानी कि गाँवों का समूह, उनसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया था। ठीक है, और इसमें एक सनसेट क्लॉज भी था कि अगर डिपॉजिट ना करवाया तुमने टैक्स तो फिर तुम्हारा ऐसी तैसी करेंगे, हम तुम्हारी कैंची बनाएंगे, ब्रिटिशर्स ने बोला। ठीक है, और ये हेरिडेटरी नेचर की होती थी, जो ज़मींदारी होती थी। ये चीज़ क्लियर हो गई। एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड थी। नेम द ऑथर हु रोट द बुक ताजुल मासिर, कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ताजुल मासिर किसने लिखी है, बताओ ये जल्दी से। ताजुल मासिर। सर आपका वंश तो ख़त्म हो जाएगा, क्यों ख़त्म हो जाएगा, परमार सर के लैपटॉप का मैकेनिक। सर मुझे ये सिर्फ बता दो कि बैच 3.2 की क्लास नोट की बुक है बैट। अब देखो यार, काफ़ी सारी चीज़ें तकरीबन इफ़ एम नॉट रॉन्ग 7-8 महीने पहले आए थे नोट्स, इफ़ एम नॉट रॉन्ग काफ़ी पहले आए थे, तो काफ़ी चीज़ें तब से इम्प्रूव हुई, अपडेट हुई हैं, तो वो उसके साथ है। ठीक है, तो वो सारे अपडेशंस भी हैं, बस मैं ये बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो हसन निज़ामी, ठीक है, हसन निज़ामी इब्न बतूता जो है ट्रैवलर था, जो आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इसने जो किताब लिखी थी उसका नाम रिहला था। अब्दुल रज़ाक हम देखेंगे पर्शियन ट्रैवलर था, जो कि
विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे देवराय द सेकंड उनके टाइम पे आया था, और अबुल फजल वॉज अ हिस्टोरियन जो कि अकबर के टाइम का था, नवरत्न भी था उनका, ठीक है। विद सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार फॉर द फर्स्ट टाइम। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन सबसे पहली बार किसने शुरू करवाया था? बलबन खिलजी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। इसकी अगर बात करेंगे तो हाइट कितनी है? 72 मीटर की हाइट है। 5 स्टोरे हैं इसमें, 5 स्टोरे मतलब 5 माले हैं। बाद में लास्ट में इसका जो सबसे टॉप वाला माला है वो बिजली कड़कने की वजह से, मतलब बिजली पड़ने की वजह से टूट गया था, जिसको FST दैट इज़ फिरोज शाह तुगलक ने सही करवाया था, ठीक करवाया था, ठीक है। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला ठीक कहाँ है, ठीक कहाँ है। विच वॉज द डायनेस्टी ऑफ द फर्स्ट फीमेल रूलर? राजिया सुल्तान। तो विच वॉज द डायनेस्टी? तो डायनेस्टी कौन सी थी? रजिया की, स्लेव थी। हु अमंग द फॉलोइंग? तो कुतुबुद्दीन आया था, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, देन बलबन। कैकूबाद जो था वो आखिरी रूलर था, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का। लास्ट रूलर कौन था? इट वॉज कैकूबाद। 136 हु अमंग द फॉलोइंग डाइड वाइल प्लेइंग चौगान? निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश? तो चौगान खेलते वक्त डेथ हो गई थी अपने कुतुबुद्दीन भाई की। चौगान क्या होता है? पोलो, जिस तरह से घोड़े में बैठ के इसको खेला जाता है, ठीक है, तो वो खेलते तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, ठीक है। अगला है आमिर ख्याल इज़ एन अरबिक टाइटल दैट इज़ यूजुअली ट्रांसलेटेड कमांडर ऑफ द फेथफुल और द लीडर ऑफ द फेथफुल। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन दिस टाइटल? तो ये टाइटल किसको मिल रखा था? आमिर अल ख्याल का। तो ये जो टाइटल है ये मिल रखा था किसको? ये मिल रखा था मालिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया को। अच्छा, अल्तूनिया से एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अल्तूनिया जो था ये जो भटिंडा वाला रीजन है पंजाब के पास, वहाँ पर रूल कर रहा था। अल्तूनिया ने रज़िया ने अल्तूनिया पर चढ़ाई करने की कोशिश करी, तो अल्तूनिया ने क्या किया? रज़िया को बंदी बना लिया। कहाँ पर? भटिंडा की जेल में। फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली, देख रहे हो। उसके बाद जो है दोनों की हत्या कर दी खोखार ट्राइब ने। खैर आगे बढ़ते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? तो पहला रूलर कौन था खिलजी डायनेस्टी के इनमें से? तो ही वॉज जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, क्लियर है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में ये डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी थी, कैकूबाद की हत्या करके, ठीक है। और उसके बाद आया था, ये कब तक रहा था? ये कब तक रहा था आपका? तो ये 96 तक रहा था, 1296 तक रहा था, ठीक है। और उसके बाद आ गया था अपना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1320, 1296 से लेकर 1316 तक था, ठीक है, 1316 तक। चलो, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूलर बिल्ड द सिटी ऑफ सिरी फॉर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट? निम्नलिखित में से किस शासक ने सैन्य तैनाती के लिए सिरी शहर का निर्माण कराया था? मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सिरी जो सिटी है उसको स्टैब्लिश किया था अलाउद्दीन भैया ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने सिरी फोर्ट का निर्माण भी करवाया था। और अलाउद्दीन के बारे में ध्यान रखना कि ही वॉज क्या बोलते हैं उसको, आमिर तुजुक, ठीक है, आमिर तुजुक था ये जलालुद्दीन के अंडर में। और आमिर तुजुक का बोलते हैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज। ये माना जाता है कि ये मतलब अलाउद्दीन का अंकल था ये जलालुद्दीन, ठीक है। फिर उसकी बेटी से शादी कर ली जलालुद्दीन की बेटी से अलाउद्दीन ने, और उसके टाइम पे आमिर तुजुक हुआ करता था मास्टर ऑफ सेरेमनीज, ठीक है। वो अमंग दी फॉलोइंग रोट द स्टोरी ऑफ रानी पद्मावती ऑफ चित्तौड़? किसने लिखी थी ये, ठीक है, आमिर खुसरो नहीं। आमिर खुसरो कोर्ट पोएट तो थे अलाउद्दीन के अंडर में, लेकिन इन्होंने नहीं लिखी थी। आमिर खुसरो की अगर बात करेंगे तो ही इज़ नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, तूते हिंद। पैरट ऑफ इंडिया, तूते हिंद का टाइटल दिया था किसने? ये दिया था अलाउद्दीन ने, ठीक है। ज़ियाउद्दीन बरानी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ठीक। आंसर होगा यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर कि शाहनामा किसने लिखी थी? हु रोट शाहनामा?
तो शाहनामा ध्यान रखना ये गजनवी के टाइम पे लिखी गई थी और इसका जो राइटर था वो फिरदौसी था। आपको कंफ्यूज नहीं करना है पातशाहनामा से, ठीक है। पातशाहनामा को ही बादशाहनामा भी बोलते हैं। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अब्दुल हामिद लाहौरी ने ये लिखी थी फिरदौसी ने। कंफ्यूज मत होना, ये मतलब आप ये समझ लो 11वीं सेंचुरी एडी की बात हो रही है, ठीक। और ये किसके टाइम पे लिखी गई थी? शाहजहां के टाइम पे। तो शाहजहां के टाइम पे लिखी गई थी, तुम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे होंगे? तुम खुद सोचो, लगभग हम 17वीं सेंचुरी एडी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने सालों का अंतर है, तो लगभग 600 सालों का। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज बाई द स्टेट ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, 3 तरह के टैक्स लगाए थे। गहराई हाउस टैक्स होता था, चरई जो कि टैक्स मतलब जो आप ग्रेजिंग वगैरह करने जाओगे अपने कैटल्स को तो उस पर लगाया जाएगा, और घरई चरई और घरई चरई और कौन सा है? खराज। तो आंसर क्या होगा भाई? इंडस्ट्री तो उस समय होती नहीं थी कि भाई इंडस्ट्री पे टैक्स लगा रहा है, ठीक है। 142 हु स्टैब्लिश्ड सराय आदिल। तो जिस तरह से 3 टैक्स लगाए, इंट्रोड्यूस करवाए अलाउद्दीन ने, उसी तरह से इसने 3 मार्केट भी सेटअप कर रखी थी। कपड़ा के लिए थी सराय आदिल, ठीक है, कपड़े के लिए थी ये, ठीक है। लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे? ये क्लॉथ मार्केट थी आपकी। एक थी आपकी मंडी, ठीक है, जिसको हम बोलते थे ग्रेन मार्केट, ठीक है, ग्रेन मार्केट, ठीक है। ग्रेन मार्केट हुआ करते थे आपकी मंडी, और इसका जो देख रेख करता था उसका नाम होता था शहनाय मंडी। जो ऑफिसर होता था जो इसकी देख रेख करता था उसका नाम था शहनाय मंडी, ठीक है। और एक हुआ करती थी स्लेव मार्केट, ठीक है, स्लेव मार्केट, जहाँ पे स्लेव्स वगैरह मिलते थे। अलाउद्दीन ने, ध्यान रखना, दाग और चेहरा सिस्टम को पे इंट्रोड्यूस किया था। दाग जहाँ पर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस होती थी, चेहरा होता था आपका हुलिया सिस्टम जिसको बोलते हैं। हुलिया मतलब होता है कि जहाँ पर सारे जो सैनिक होते थे अपना अपना हुलिया टांग के रखते थे, मतलब काइंड ऑफ आधार कार्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड ये बताओ कि सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल किसने इंट्रोड्यूस किया? सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल ये किसने इंट्रोड्यूस किया? विच रूलर वॉन्टेड टू बिल्ड अलाई मीनार। तो कौन सा रूलर अलाई मीनार बनाना चाहता था नियर दी कुतुब मीनार बट कुड नॉट कंप्लीट इट? तो ये कौन था? ये अपना अलाउद्दीन था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा भी बोलते हैं, जो कि एंट्रेंस है कुतुब मीनार का, ठीक है, एंट्रेंस। तो सिल्वर टंका कॉपर जीतल ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ से कहाँ कैपिटल शिफ्ट करी? देवगिरी, जिसको दौलताबाद भी बोलते हैं। पहले यादव की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। एक्चुअल में जो एक मलिक काफूर करके कमांडर हुआ, मलिक काफूर किसका मिलिट्री कमांडर था और इसका दूसरा नाम क्या था? जल्दी से बताओ। तो मिलिट्री कमांडर था अलाउद्दीन का, और इसने ही साउथ में एक्सपेडिशन लीड किया था। पहले तो यहाँ पर यादव ऑफ देवगिरी को हराया, ककातियाज ऑफ वारंगल को हराया, होयसाल ऑफ हालेबीडू को हराया, और देन पांड्या ऑफ मदुरई को हराया। याद रहेगा ना, ये यादव्स को हराया ऑफ जो देवगिरी थे। यहाँ पर उसने हराया होयसाल ऑफ हालेबीडू, होयसाल ऑफ हालेबीडू। हालेबीडू यहाँ पर जगह पड़ती है, उनकी होयसाल की कैपिटल हुआ करती थी, जिसको द्वार समुद्रम के नाम से भी जाना जाता था। और होयसाल, ध्यान रखना, अपने स्टार शेप्ड टेम्पल के लिए जाने जाते थे, ठीक है, स्टार शेप्ड टेम्पल के लिए। और यहाँ पर हैं आपके ककातियाज ऑफ वारंगल, ककातियाज ऑफ वारंगल। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पांड्या ऑफ मदुरई, ठीक है। तो मलिक काफूर का जो नाम है वो 1000 दिनारी है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में, यानी कि 1000 दिनार में अलाउद्दीन ने खरीदा था जब उसने गुजरात में एक्सपेडिशन लीड किया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले तो शिफ्ट किया आपका कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी या फिर दौलताबाद, और उसके बाद फिर से उसने रिटर्न, मतलब इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। इसीलिए इसको वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो किताब अभी आपको बता रहा था, तारीख जो फरोश आई थी, ठीक है, जो ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी, उसमें ज़ियाउद्दीन बरानी ने बताया कि किस तरह से इसने जो
वाइन डिस्टिलर थे, 2 गार्डनर थे, लाडा पीरा, बार्बर था, उसको उन सबको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे अपॉइंट करके रखा था, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था तुगलक के साइड से, एमबीटी के साइड से। एमबीटी के बारे में ये ध्यान रखना है हमें कि इसने तो एक दीवाने को ही करके एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, ठीक है। एक इसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, प्लस इसने कराचिल और खुरासान और कराचिल एक्सपेडिशन को भी लीड किया था। मतलब लीड नहीं किया था, काइंड ऑफ स्टार्ट कराना चाहता था, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाया था सक्सेसफुल उसमें। और इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। ही स्टार्टेड द टोकन करेंसी। क्लियर। अगला 145, हुज रेन सॉ द लार्जेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। लार्जेस्ट एक्सटेंशन का मतलब है कि इसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा एरिया उसके अंडर में था। जैसे कि जब हम मगध की बात करते हैं, ठीक है, तो अशोक के टाइम पे इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया था अशोक के टाइम, अशोक के पास, ठीक है। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, ठीक है। रिकॉर्ड्स इज़ गिवन, ठीक है। बस 12:45 तक मैंने आपको बोला था। याकूत आकूत नहीं होगा 137 का, वही होगा अल्तुनिया, ठीक है। ठीक है, याकूत नहीं होगा, अल्तुनिया होगा उसका, एमबीटी नहीं। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फैटमैन के बाद आपको और फिर किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन क्या है। रिकॉर्ड ऑफ इज गिवन ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट इन फुतुहत फिरोज शाही। तो ये किसका है? ये फिरोज शाह तुगलक का, ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक रिहला। तो रिहला के ऑथर कौन है? तो ये मैं आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि रिहला लिखी है इब्ने बतूता से। इब्ने बतूता कहाँ से आए? मोरक्को से। मोरक्को से आए थे इब्ने बतूता। और फ्रैंकोइस बर्नियर और टैवर्नियर ये आए थे शाहजहाँ के टाइम पे। एंड ह्यून सांग बता चुका हूँ, चाइना से, सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर। एंड CU की बुक लिखी हर्षवर्धन के टाइम पे आया, देन पुलाकेशिन 2 के पास भी गया, नरसिंह वर्मन 1 के पास भी, ठीक है। एंड बस आगे बढ़ते हैं। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार। तो अगेन किसने कंप्लीट किया? FST ने आखिरी वाला माला बनवाया था। द बेगमपुरी मॉस्क बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश वॉज मेन मॉस्क ऑफ जहाँपना, हिज न्यू कैपिटल फॉर इन दिल्ली। तो बेगमपुरी मॉस्क ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी। रिकॉर्ड्स इज गिवन। रिकॉर्ड तो वही सेम क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक होगा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ध्यान रखना कि इसने एक दीवाने बंदगान, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स जिसको बोलते, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ, स्लेव्स जिसको बोलते हैं, वो स्टैब्लिश किया। प्लस इसने और क्या स्टैब्लिश किया? इसने स्टैब्लिश किया दीवाने खैरात, जो डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन होता है। इसने वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप किया, यानी कि कैनाल्स बहुत सारे इसने डेवलप किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं? क्या रिकॉल कर सकते हैं? और कौन से डिपार्टमेंट है जो आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पर? तो अच्छा बताओ भैया, दीवाने मुस्त खराज, ठीक है, दीवाने मुस्त खराज, ठीक, ये हो गया। और एक दीवाने रियासत, ये दोनों डिपार्टमेंट जो हैं ये स्टैब्लिश किए थे अलाउद्दीन ने। और ये हैं क्या? मुस्त खराज है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, जिनका पेमेंट बच जाता है उसको एरियर बोलते हैं। और दीवाने जो रियासत होता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इन दोनों को अलाउद्दीन ने इस्टेब्लिश किया था। क्लियर है चीज़। एंड दीवाने अर्ज वगैरह तो मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा, दीवाने इंशा बताओ। दीवाने इंशा डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस होता है। चलो, रियासत को रिसालत से कंफ्यूज मत करियो। रिसालत होता है अपील का डिपार्टमेंट। डैश वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का अपना फाउंडर कौन था? ये था अपना बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी। कब से कब तक था ये? 1451 में इसने फाउंड किया इस डायनेस्टी को, और 1489 तक रहा है, ठीक है। इसके बाद सिकंदर लोधी आ गया अपना, और उसके बाद इब्राहिम लोधी आ गया, ठीक है। क्लियर है। 152 डबल डोम फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो डबल डोम आर्किटेक्चर किसने इंट्रोड्यूस किया? लोधी डायनेस्टी ने इंट्रोड्यूस किया था,
जैसे कि एक मौत की मस्जिद है, वो आपका डबल डोम आर्किटेक्चर है, मौत की मस्जिद। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ी सी चीज़ें। मैं आपको सिकंदर लोधी के बारे में बता देता हूँ। कि इसने जो काफ़ी सारी पोएम्स कंपोज करी थी अंडर द पेन नेम गुलरुखी। गुलरुखी पेन नेम के अंडर इसने पोएम्स कंपोज करी। और क्या किया इसने, इसी ने एक्चुअली क्योंकि मौत की मस्जिद बिल्ड करने का ऑर्डर दिया था, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम था निज़ाम शाह। निज़ाम शाह इसका दूसरा नाम था। ठीक है, द ऑथर ऑफ तारीख़ मुबारक शाही याहया, उसमें याहया सिरहिंदी क्लेम करते हैं दैट द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी, ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट थे। तो ये सैयद डायनेस्टी को बोला था। क्यों बोला था? सो दैट की फेवर मिल जाए। सिंपल सी बात है। जैसे आज आप देखते हैं मीडिया पर्सनल्स काफ़ी होते हैं, गवर्नमेंट की बड़ाई करते रहते हैं, चाहे बड़ाई वाला काम हो भी ना हो, क्यों करते रहते हैं? सो दैट फेवर मिल जाए। तो उसी तरह से भैया जो हमारे थे, ये याहया बिन सिरंदी, इन्होंने तारीख़ मुबारक शाही लिखी और इसमें बताया कि भैया सुनो, सैयद डायनेस्टी वाले जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं सीधे। इनका फाउंडर कौन था सैयद का? तो सैयद का फाउंडर था खिज़्र खान। खिज़्र खान वॉज द फाउंडर। ठीक है, हु वॉज द लास्ट ऑफ द सैयद? तो खिज़्र खान तो फाउंडर था, तो लास्ट कौन था भैया? लास्ट था कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी? ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आप पर विजयनगर डायनेस्टी पर सवाल करवा दें हैं? कितनी देर का ब्रेक मिलेगा? कितनी देर का ब्रेक चाहिए आपको, बताओ जल्दी से। चलो तो कर लें विजयनगर के क्वेश्चन, फिर ब्रेक ले लें, ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा बस पानी पी लो। और भाई हिंदी वर्जन भी आ जाएगा, खोरिया जी, हफ्ते भर का बस टाइम दो। ब्रेक 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 दे ही दें हैं। चलो ले लो ब्रेक 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। गर्दन घुमाओ करके, खाना पीना जिसको जल्दी जल्दी खाना है तो खा लो। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लो बस। ठीक है, मैं एक कारण की वजह से बोल रहा हूँ, रुक जाओ बस, एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, हु वॉज द रूलर ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी हु रूल्ड इन द 16th सेंचुरी? तो विजयनगर डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, कैपिटल क्या थी इसकी? राजधानी क्या थी? कैपिटल थी हम्पी। ठीक है, बस एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, फिर तो विजयनगर डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो कैपिटल हम्पी थी इसकी, सिटी ऑफ विक्ट्री मतलब था इसका। और ये चीज़ ध्यान रखना कि विजयनगर, अरे यार एक क्वेश्चन आया नहीं, क्वेश्चन पता नहीं गैप क्यों हमें लग रहे हैं कुछ इक्का दुक्का। वो आलमगीर वाला क्वेश्चन गया, कहाँ गायब हो गया कि बाद में है वो? एक अलाउद्दीन ने क्वेश्चन रखा था इसमें, उसका नाम आलमगीर, मतलब दूसरा नाम उसका आलमगीर है, पता नहीं कहाँ गया। खैर, तो विजयनगर डायनेस्टी कैपिटल आपने देख ली, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं। एंड जो अर्ली विजयनगर रूलर थे वो खुद को हिंदू सुरातन के नाम से बुलाया करते थे। ठीक है, और क्या है, इनके टाइम पे एक ट्रेडिंग कम्युनिटी हुआ करती थी जिसको कुदरई चट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुदरई चट्टी कौन होते थे? ये ट्रेडिंग कम्युनिटी हुआ करती थी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि विजयनगर डायनेस्टी कब बनी थी? 1336 ईस्वी में बनी थी। 1336 AD में फाउंड हुई थी बाई हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, हरिहर एंड बुक्का फाउंडर्स थे, और कृष्णदेव जो थे वो इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरीज कौन थे? जैसे कि ये आपकी थी कृष्णा रिवर। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। ठीक है, तो हम्पी जो इनकी कैपिटल है वो तुंगभद्रा की बैंक्स पे ही थी, तुंगभद्रा की बैंक्स पे ही थी लोकेटेड।
और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि विजयनगर आपका नीचे था, ऊपर बहमानी किंगडम था, ठीक है, ऊपर बहमानी किंगडम था, नीचे पूरा विजयनगर था। तो ये विजयनगर वाले जो हैं, विजयनगर जो इनके कंटेम्प्रेरी थे, इनके जो समकालीन थे, इनको जानते थे कर्नाटक साम्राज्यमऊ के नाम से, कर्नाटक साम्राज्यमऊ के नाम से जानते थे इनके कंटेम्प्रेरीज, इनके समकालीन। बहमानीज को बोला गया क्या, इनको बोला गया नरपति, नरपति बोल रहा हूँ, अश्वपति, अश्वपति, और इनको बोला गया नरपति, ठीक है। और यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्र में जो रूलर्स रूल कर रहे थे उनको बोला गया गजपति, जो उड़ीसा के रूलर्स थे उनको गजपति बोला गया, ठीक है। जो विजयनगर पूरा एम्पायर है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर है, ये 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया यहाँ पर विजयनगर एम्पायर पे। एक तो संगम ने, ठीक है, सुलभ ने, तुलुव ने और अराविडू ने, ठीक है, इन 4 डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूल किया। कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तुलुव, सुलभ, गजपति या फिर संगम, तो ये बिलोंग करते हैं तुलुव से, ठीक है, तो तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तुलुव के फाउंडर कौन थे, तो तुलुव के जो फाउंडर थे वो थे वीर नरसिम्हा, ठीक है, फाउंडर थे इनके वीर नरसिम्हा। अगला है 157, द गोलकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दी, तो गोलकोंडा फोर्ट, बस ये विजयनगर और बहमानी वाला कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही और कर लेते हैं बस पुश, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, हाँ चलो। तो गोलकोंडा फोर्ट किसने बिल्ड किया था, तो ये जो ऊपर बहमानी थे ना, अब बहमानी इसके बारे में देख लेते हैं, एक सेकंड रुको। तो विजयनगर के जो कंटेम्प्रेरीज जो समकालीन थे कृष्णा रिवर के ऊपर, वो बहमानीज थे। बहमानी की अगर बात करें तो इनका जो फाउंडर थे अलाउद्दीन बहमान शाह, अलाउद्दीन बहमान शाह फाउंडर थे इनके, किनके, जो आपके बहमानी किंगडम था। फिर हुआ क्या हुआ, ये इनकी कैपिटल क्या थी, गुलबर्ग थी, ठीक है, गुलबर्ग। देन बाद में ये बिदर शिफ्ट हो गई। किसने शिफ्ट करी गुलबर्ग से बिदर, कोई बताएगा, हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर, तो ध्यान रखना अहमद वाली शाह, अहमद वाली शाह ने शिफ्ट करी थी इस कैपिटल को, ठीक है। और ये कब बनी थी, फाउंड कब हुई थी, 1347 AD में। तो ये जो बहमानी था ऊपर, ये डिसइंटीग्रेट हो गया था 5 किंगडम्स में, और वो 5 किंगडम्स जो यहाँ पर निकल के आए वो थे बेरार, ठीक है, 5 किंगडम्स में टूट गया था बाद में, बीजापुर, बेरार, बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, तो ये 5 किंगडम्स में टूट गया बाद में, ठीक है। बीजापुर में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो आदिल शाही डायनेस्टी थी, आदिल शाही डायनेस्टी आई, और गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी, ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी यहाँ पर आई निकल के। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे, दैट वुड बी गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि गोलकोंडा में किसका रूल था, कुतुब शाही डायनेस्टी का, तो उसी ने बिल्ड किया होगा। एक्चुअल में जो गोलकोंडा फोर्ट है, ध्यान रखना, जो ककातिया डायनेस्टी थी, ककातिया वारंगल जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने उसको बनवाया था, बाद में थोड़ा बहुत बस बनवाने का काम किया था कुतुब शाही डायनेस्टी ने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। मेन तो ककातियाज ने बनवाया था इसको, क्लियर है इतनी चीज़। तो आदिल शाही डायनेस्टी यहाँ, कुतुब शाही डायनेस्टी यहाँ पर, और बेरार में कौन थी, इमाद शाही। बिदर में अगर बात करेंगे तो बरीद शाही, और अहमदनगर में बात करेंगे तो निज़ाम शाही, ठीक है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंपाइल्ड द मेडिवल ट्रीटीज, तो किसने कंपाइल किया मेडिवल ट्रीटीज, अमुक्तमाल्यदा। तो ये अमुक्तमाल्यदा जो है तेलुगु में लिखी गई है ये, और इसको कंपोज करने का काम किया कृष्णदेव राय ने, और इन्हीं के टाइम पे काफ़ी फ्लरिश किए, ध्यान रखना। एक तो इनकी और किताब है जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम, ठीक है, जाम्बवती कल्याणम, जो कि संस्कृत में लिखी इन्होंने। और ये ध्यान रखना कि इनके टाइम पे अमर नायक काफ़ी फ्लरिश करे, अमर नायक सिस्टम। अमर नायक कौन होते थे, जो मिलिट्री कमांडर होते थे उनको अमर नायक बोला जाता था, ठीक है। ये कुछ एकता सिस्टम की तरह था ये, ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स को बोला जाता अमर नायक, ठीक है।
जहाँ पर इनको पार्ट ऑफ लैंड दिया जाता था कि आप मिलिट्री सर्विसेज दोगे हमें और उसके बदले में आपको हम ज़मीन दे रहे हैं, ठीक है। तो अयंगर सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। और इन मिलिट्री कमांडर्स को अमर नायक बोला जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 159 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंजीनियर हु ब्रॉट टू लाइट द रूइंस ऑफ एट हम्पी। तो किसने सबसे पहले बार बताया कि यहाँ पर इस तरह का कुछ एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था यहाँ पर? तो ये कॉलिन मैकेंजी ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर यार गोलकोंडा फोर्ट की बात आई थी, तुम ये बताओ जरा कि गोल गुम्बज किसने बनवाया है? गोल गुम्बज। और ये ध्यान रखना कि ये जो कुतुब शाही डायनेस्टी, इन्होंने ही हैदराबाद की जो चार मीनार है उसको भी बनवाया है। चार मीनार ऑफ हैदराबाद वो भी इन्होंने ही बनवाया, ठीक है। एंड गोल गुम्बज की अगर बात करेंगे तो ये आदिल शाही डायनेस्टी ने बनवाया है। आदिल शाही डायनेस्टी, ठीक है। और इसका आर्किटेक्ट कौन था? याकूत ऑफ दाबुल आर्किटेक्ट था। क्लियर है? वीर नरसिम्हा वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन एंशिएंट इंडिया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वीर नरसिम्हा फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के, ऑप्शन नंबर ए। और संगम के तो हरिहर बुक्का हो जाएंगे, ठीक है। और सुलभ के तो सुलभ नरसिम्हा। फिर हुआ क्या था? हुआ ये था कि बाद में तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे ये हो गया था आपका बैटल ऑफ तालीकोटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे हो गया था बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि राक्षसी और तांगड़ी जो दो गांव थे वहाँ पर ये बैटल हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में, 1565 ईस्वी में। इसमें हुआ ये था कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा तीनों की फोर्सेस, कलेक्टिव फोर्सेस ने मिल के इन्होंने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। और उस टाइम पे जो विजयनगर के रूलर हुआ करते थे वो थे सदाशिव राय, ठीक है। सदाशिव राया का मतलब मिनिस्टर। और ये मतलब रूलर तो थे, लेकिन मेन जो दिमाग लगाते थे, ठीक है, वो कौन लगाते थे? अली रामा राय, ठीक है। ठीक, ये क्या करने लगे? इनके इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी करने लगे, तो इन लोगों ने कलेक्टिवली मतलब इन पर अटैक कर दिया। 1565 ध्यान रखेंगे, ठीक है डेट। डैश किंगडम वॉज फाउंडेड इन 1347 AD बाई हसन गंगू। बताओ तो ठीक है। डैश किंगडम वॉज फाउंडेड इन 1347 AD बाई हसन गंगू। किसने? तो ये अभी हमने देखा बहमानी किंगडम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट जो रूलर हुआ, अब ऐसा नहीं कि इस बैटल के बाद पूरी तरह से विजयनगर समाप्त ही हो गया। अरावली डायनेस्टी चलती रही, आगे कंटिन्यू करती रही थोड़े से पार्ट में। और इनके जो लास्ट रूलर हुए उनका नाम था श्रीरंगा द थर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 162 हु अमंग द फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स। बस विजयनगर बहमानी खत्म हो जाएगा फिर ब्रेक, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स मैरिड हिज डॉटर टू फिरोज शाह बहमानी। तो देवराय वन ने अपनी बेटी की शादी करवा दी थी, क्योंकि हार गए थे देवराय वन फिरोज शाह बहमानी से। उसके बाद देवराय वन ने अगले बैटल में फिरोज शाह बहमानी को हरा दिया। Who among the following Portuguese travelers visited the Vijayanagar Empire during the reign of कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय का टाइटल बताओ क्या था? What was the title of कृष्णदेवराय? द डोमिंगो पीस एंड दुवर्ते बारबोसा, ठीक है, दुवर्ते बारबोसा। ये दो पोर्तुगीज ट्रैवलर थे जो आए थे कृष्णदेवराय के टाइम पे। टाइटल की अगर बात करेंगे तो उन्होंने लेके रखा था एक तो आंध्र भोज और यवन राज प्रिया, ठीक है, यवन राज स्थपनाचार्य या फिर यवन राज प्रिया भी आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है, यवन राज प्रिया और आंध्र भोज। और ट्रैवलर्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो ट्रैवलर्स की कर ही लेते हैं फिर बात। निकोलो दी कॉन्टी किसके टाइम पे आया था? जो इटालियन ट्रैवलर था। ठीक है, अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पे आया था? अब्दुल रज़ाक किसके टाइम पे आया था? निकोलो दी कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक। तो निकोलो दी कॉन्टी जो था वो एक इटालियन ट्रैवलर था, ठीक है, जो किसके टाइम पे आया था? ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देवराय द फर्स्ट, ठीक है। अब्दुल रज़ाक जो है वो
देवराय दी सेकेंड के टाइम पे, और अच्युत देवराय के टाइम पे कौन आया था? अच्युत देव राया के टाइम पे आया था कौन? फर्नाओ नूनीस। ये भी पोर्चुगीज ट्रैवलर था, फर्नाओ नूनीस। अगला है द विरूपाक्ष टेम्पल इज सिचुएटेड एट। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूरत, सांची, हम्पी या जयपुर? विरूपाक्ष मंदिर, जल्दी से बताओ भाई, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर सिचुएटेड है? तो विरूपाक्ष, ध्यान रखना, ये आपका हम्पी में है। किसने बनवाया इसको टेम्पल को? तो ध्यान रखना, लक्कन दंडेशा। एक विरूपाक्ष जो है आपका, विरूपाक्ष भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं, ठीक है, भगवान शिव का। और यहाँ के जो रूलर्स होते थे वो ये बोलते थे कि हम भगवान के नाम पे रूल कर रहे हैं, जिसको हम थियोक्रेसी बोलते हैं, जहाँ पर भगवान के नाम पे रूल होता है, ठीक है। और एक और टेम्पल है जो कि आपका चालुक्याज ने बनवाया था, क्वीन लक्कन दंडेशन, सॉरी क्वीन लोक महादेवी ने, क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था। ये चालुक्या एक रूलर थे, उनकी मतलब रानी थी, उन्होंने बनवाया है। कहाँ पर ये आपका पड़ता है ऐहोल में, ठीक है, सॉरी पट्टाडक्कल में, ठीक है, पट्टाडक्कल में पड़ता है। आपको पता होना चाहिए जो चालुक्या ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वो एक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ऐहोल में जो बने हुए हैं, और दूसरे जो पट्टाडक्कल में बने हुए हैं। जैसे ऐहोल में अगर बात करेंगे तो रावण फाड़ी केव है, ठीक है, रावण फाड़ी केव्स। ये रावण फाड़ी केव्स किसने बनवाई? ये चालुक्याज जो बादामी थे उन्होंने बनवाई। कहाँ पर? ऐहोल में। ऐसे ही एक दुर्गा टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल जो कि अपसाइडल प्लेन पे बना हुआ है, तो वो भी आपका ऐहोल टेम्पल में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। दुर्गा टेम्पल, रावण फाड़ी केव, ठीक है, ये सब क्लियर। बाबर, अब चलो ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बाबर आबर आ गए हैं। और यहाँ पर टेम्पल ध्यान रखना, एक विट्ठल टेम्पल भी था जो इन लोगों ने बनवा के रखा था, ठीक है। विट्ठल एक्चुअल में महाराष्ट्र में भगवान विष्णु को विट्ठल के नाम से पूजा जाता है। क्लियर है चीज़? चलो भाई ब्रेक ले लेते हैं अभी। हाँ हाँ, आंखें अपने आप बंद हो रही हैं मोर 40। अच्छा, आ जाएगी भैया बुक, काहे इतना परेशान हो रहे हो? चलो ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, और तुरंत मिलते हैं बिना किसी देरी के साथ, ठीक है। चलो ये जल्दी से दो तीन क्वेश्चन करना, ठीक है, 1 2 और ये 3।
चलो अभी स्टार्ट किया जाए फिर, जल्दी बताओ। चलिए भाई, क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, बिरजनाथ। फैटमैन बुक नीडेड। वही कि कुछ अपडेट्स हुए हैं जो भी, वो तो क्लास नोट्स काफ़ी मतलब 7-8 महीने पहले आए थे। बाकी अगर आप उसमें अपडेट कर सकते हो जो भी हम लोग FRB करेंगे तो ऐसे फिर मत लो, है ना। हम्म, हम्म। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, 12 साल की उम्र में जो बाबर है वो फरगना के थ्रोन पे बैठा था, और बाबर ने बोला था कि जो अपने फादर की साइड से, ठीक है, हम्म, कि जो हम अपने फादर के साइड से कहाँ के डिसेंडेंट है और मदर के साइड से कहाँ के डिसेंडेंट है, जल्दी से बताओ। तो फादर के साइड से तो उसने बोला था कि हम अपने पापा के साइड से तो तैमूर, और फादर मदर के साइड से चंगेज़ खान के डिसेंडेंट हैं। अगला क्या था? आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द क्रोनोलॉजी। मदर चंगेज़, यस। हिंदी वर्जन कितनी बार बताएं? हफ्ते भर रुक जाओ, बस एक हफ्ते का मोहलत मांग रहा हूँ। कल दवा खाना भूल गया रात में, गर्दन जो है काफ़ी दर्द कर रही है। चलो, तो बाबर के बारे में ध्यान ये रखना है हमें कि बाबर ने क्या किया था। बाबर ने इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े थे, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट बैटल लड़े थे और उनको हम कैसे याद करते हैं? बाबर ने क्या किया? पहले पानी पिया, ठीक है, फिर उसने खाना खाया, फिर वो घाघरा पहन के, सॉरी, फिर वो चंदा लेके घर को चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, फिर बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 और बैटल ऑफ घाघरा 1529। तो ये बैटल्स हुए जहाँ चारों में बाबर की जीत हुई, लेकिन किस किस को हराया? यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट था बिकॉज यहाँ से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई और मुग़ल सल्तनत शुरू हुई, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ, इब्राहिम लोदी को हराया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उसने किसका यूज़ किया था? जो गन पाउडर है उसका भी यूज़ किया था, ठीक है। खानवा की अगर बात करेंगे तो खानवा में हराया था राणा सांगा को, ऐसे याद करो, राणा सांगा के साथ खाना खाया। और चंदेरी में अगर बात करेंगे मेदिनी राय, और घाघरा में किसको हराया? तो अफगान्स को हराया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑर्डर पूछ रहा है, जहांगीर के बाद शाहजहां, अकबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करना।
तो बाबर जो है किस बैटल के बाद गाजी इसको कंसिडर किया गया, तो इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद गाजी कंसिडर किया गया, ठीक है। तुजुके बाबरी वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो तुजुके बाबरी क्या थी, तुजुके बाबरी वॉज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, जो बाबर ने खुद लिखी, ऑब्वियस सी बात है ऑटोबायोग्राफी है तो खुद ही लिखी होगी। और ये जो तुजुके बाबरी है, ठीक है, ये जो तुजुके बाबरी है ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, बाद में इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया, एक सेकेंड, बाद में इट वॉज कन्वर्टेड टू पर्शियन, और पर्शियन में कन्वर्ट करके इसको नाम रखा गया बाबर नामा। किसने कन्वर्ट किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली व्हेन बाबर इन्वेडेड, तो दिल्ली में कौन रूलर था जब बाबर ने इन्वेड किया, इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो दिल्ली में हमें सबसे पहले पता है कि किसका रूल था, सबसे पहले ध्यान रखना तोमर डायनेस्टी का रूल था, अंगपाल तोमर फाउंडर थे तोमर डायनेस्टी के, ठीक है। देन इसके बाद चौहान आए, देन इसके बाद स्लेव डायनेस्टी आई, देन उसके बाद मुगल्स आए, ठीक है, मुगल्स। चलो अगला क्वेश्चन करो, तुलगुमा क्या है। चलो, तो तुलगुमा है आपका क्या, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसको बाबर ने यूज़ किया था। जो फैटमैन है, ठीक है, जो बुक है उसमें आप देखोगे तो आप उसको ये मतलब इस तरह से मिलिट्री स्ट्रैटेजी फ़ोटो से दिखाई गई है, और उसमें किस तरह का फॉर्मेशन होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपकी सेना है, ठीक है, यहाँ पर एनिमी सेना है, तो आप साइड से उस पर अटैक करेंगे, और जब साइड से अटैक करेंगे तो वो यहाँ पर एंटर कर जाएगी और मतलब साइड से अटैक करके उसको नेस्ता नाबूद कर देंगे। तो ये तुलगमा बोलते हैं। जो राइट साइड वाला जो तुलगमा है वो लीड कर रहा था, इसी का जो बेटा था हुमायूं। हु वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सन्स ऑफ बाबर, बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था, ये हुमायूं ही था, ठीक है। एज पर द तिमुरिद ट्रेडिशन हुमायूं को अपनी पावर शेयर करनी थी, तो हुमायूं दिल्ली आगरा सेंट्रल इंडिया कंट्रोल कर रहे थे, कामरान क्या कंट्रोल कर रहा था, तो कामरान जो कंट्रोल कर रहा था वो जो अफ़गानिस्तान और पंजाब का एरिया वो कंट्रोल कर रहा था। शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली टू। तो ध्यान रखना, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया 2 बैटल में, एक तो बैटल ऑफ आपका चौसा हुआ, चौसा का बैटल, और एक बैटल ऑफ कन्नौज जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं, बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो चौसा 1539 1539 और कन्नौज या बिलीग्राम 1540। ये ईरान में एक असाफिद डायनेस्टी है, वहाँ पर जाकर इसने शरण ले ली, ठीक है, ईरान में असाफिद डायनेस्टी के अंडर में। हुमायूं की अगर बात करेंगे तो 1530, क्योंकि 1526 से लेकर 30 तक रहा था बाबर, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो 1530 से लेकर 1540 तक रहा, क्योंकि 1540 के बाद तो भागना पड़ा ईरान में। देन बाद में वापस आता है 1555 में, और 1 साल तक बस रूल कर पाता है, क्योंकि लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। हुमायूं नामा हैज़ बिन रिटन बाई, तो हुमायूं नामा को किसने लिखा है, तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि हुमायूं का टूम्ब किसने बनवाया, हुमायूं का मकबरा, ये आपका दिल्ली में है, ठीक है, हुमायूंस टूम्ब, तो ये बनवाया बीगा बेगम ने, जो कि वाइफ थी इसकी, बीगा बेगम या हाजी बेगम। 174 टूम्ब ऑफ मुग़ल एम्परर हुमायूं इज सिचुएटेड इन, तो मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो हुमायूं का दिल्ली में, अभी मैंने आपको बताया। और ध्यान रखना, ये लोग जो हुमायूं का मकबरा है वो 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, तो ये मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था 4 बाग, इस तरह से मतलब 4 बाग निकल आते हैं, ठीक है। 175 हु बिल्ट द शाही रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू द सोनार वैली इन बंगाल एंड इट वॉज रीनेम्ड द GT रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो किसने ये शाही रोड बनवाई थी,
औरंगज़ेब, शेर शाह सूरी, बहादुर शाह ज़फ़र या फिर आलम शाह? तो ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं। और इनके बीच बीच में रेस्टिंग प्लेस बनवाए थे, जिनको कि हम सराई के नाम से जानते हैं। सराई क्या है? सराई आर दी रेस्टिंग प्लेसेस, है ना। 176, हु बिल्ड दी शाही रोड कनेक्टिंग दी इंडस वैली विद दी सोनार वैली? तो अभी हमने देखा शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी के अगर ओरिजिनल नेम की अगर बात करेंगे तो इसका ओरिजिनल नेम क्या है? इसका ओरिजिनल नेम है फरीद खान। इसकी जो कब्र बनी हुई है वो सासाराम बिहार में बनी हुई है, ठीक है। सासाराम बिहार में इसकी कब्र बनी हुई है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना तगड़ा था कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट या एक्सेप्ट करने का काम किया था अकबर ने। इसने रुपया करके जो करेंसी है उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसने 1540 से लेकर 1545 एडी तक रूल किया था, ठीक। इसने कबूलियत करके एक काइंड ऑफ टैक्स लगाया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी डेथ कलिंजर के फोर्ट में हुई थी, क्लियर। और हाँ, इसने ही बिल्ट पुराना किला है दिल्ली में, पुराना किला इसने बनवाया। और हुमायूं ने, ध्यान रखना, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ दीन पनाह। 177, सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह वाज आल्सो कंटिन्यूड बाय मुगल्स एज। तो सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर रुपया, ठीक है, रुपया भी जो मैंने आपको बताया। 178, शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ कन्नौज इन। व्हेन डिड अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ दिल्ली? अकबर कब एम्परर बना दिल्ली का? तो ये बना 1556 में। कैसे बना एम्परर? तो हुमायूं की डेथ हो गई थी लाइब्रेरी की स्टेयर्स की गिरने की वजह से। अकबर सिर्फ 13 साल का था तब, ठीक है, 13 ईयर्स का था। तो ये तो खैर क्या ही करता, तो अफगान से अटैक कर दिया था। और उस बैटल को हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध बोलते हैं, जो कि हुआ था 1556 में, 1556 में हुआ था। जहाँ पर क्या हुआ था कि जो अफ़गान फोर्सेस थी दे वर लेड बाई हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, और एक साइड थी अकबर की फोर्सेस, जिनको कि लीड कौन कर रहा था? अकबर की फोर्सेस को लीड कर रहा था, क्योंकि वो तो 13 साल का था। बैरम खान लीड कर रहा था, ठीक है, अकबर की फोर्सेस को। और यहाँ पर भिड़ंत होती है, जीत होती है अकबर की फोर्सेस की। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अकबर थ्रोन पे बैठ जाता है 1556 एडी में। एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, जिसका ओरिजिनल नेम क्या था? इसका ओरिजिनल नेम था जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर अकबर, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। और बाबर का नाम था क्या पूरा? ज़हीरुद्दीन, ठीक है। बाबर का ध्यान रखना, उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। और शेर शाह सूरी का फरीद खान था। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हु वॉज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? तो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? तो अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल। कौन था? टोडरमल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। टोडरमल ने ही कौन सा सिस्टम लाया था? तो टोडरमल लाए थे जिसको हम बोलते हैं दाह साला सिस्टम, ठीक है, दाह साला सिस्टम। इसी को ही हम ज़ब्ती भी बोलते हैं, ज़ब्ती सिस्टम, ठीक। जिसमें क्या था कि 10 साल का एस्टिमेट निकाला जाएगा आपका ज़मीन का, और उसके बेसिस पे रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा कि आपकी ज़मीन पुलाज है, आपकी ज़मीन परौती है, आपकी ज़मीन पनौती है, आपकी ज़मीन चाचर है, या आपकी ज़मीन बंजर है। पुलाज का मतलब होता है कि जिसको कभी फैलो यानी खाली नहीं छोड़ा जाता है, रेगुलरली कल्टीवेट किया जाता है। परौती वो होती है, परौती का मतलब होता है जिसको 1 से 2 साल के लिए फैलो छोड़ा जाता है खाली। चाचर वो होती है जिसको कि 3 से 4 साल के लिए फैलो छोड़ा जाता है। और बंजर वो होता है जिसको 5 साल से ज़्यादा के लिए खाली छोड़ा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बंजर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी। राजा टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। एंड अबुल फजल ने जो है, आई थिंक क्वेश्चन है, ठीक है, इन पे। राजा मान सिंह से एक मुझे चीज़ याद आ रही है, एंड दैट इज़ मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। ये जो मनसबदारी सिस्टम है, इसके तहत क्या था? इसको 1571 में लाया गया था, 1571 में। मनसब का मतलब होता है रैंक। वो रैंक जो है वो डिसाइड होती थी जट के बेसिस पे। देखो 2 चीज़ें होती थी, जट और सवार। जट का मतलब होता है आपके पास कितने सैनिक हैं, और सवार का मतलब है घुड़सवार कितने हैं आपके पास, कैवलरी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे रैंक डिसाइड होती थी, और ये मनसब 10 से लेकर 10,000 तक जाता था, ठीक है।
जो हाईएस्ट मनसब होते थे वो राजा, मतलब जैसे कि अकबर है तो अकबर का बेटा जहांगीर, तो उनके लिए रिजर्व्ड होते थे। लेकिन जैसे ही राजा मान सिंह है तो ये वन ऑफ दी हाईएस्ट में, मतलब अगर उनको हटा दें, रॉयल ब्लड को हटा दें, तो उसके बाद अगर हम देखें तो इनको 7,000 की मनसब मिल रखी थी राजा मान सिंह को। तो वन ऑफ दी हाईएस्ट मनसब ये रिसीव किए हुए थे, और इसी वजह से इनको सप्त हजारी के नाम से भी जाना जाता है राजा मान सिंह को। ठीक है, क्लियर है। तो 1571 में आया था, और मनसब का मतलब होता है रैंक। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू। 182 अमंग द फॉलोइंग रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी? तो अकबरनामा लिखने का काम किया था अबुल फजल ने, और इसको 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया था। इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 वॉल्यूम्स, और ये 3 वॉल्यूम कौन कौन से थे? जो पहला वॉल्यूम था इसमें अकबर के एंसेस्टर्स, यानी कि जो उसके एंसेस्टर्स थे उसके बारे में है ये अकबर के रेन के बारे में है। ठीक है, और जो तीसरा वाला है वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में बताता है, जो कि ऐन अकबरी के नाम से जाना जाता है। जिसका तीसरा वॉल्यूम है उसको हम ऐन अकबरी बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर। और एडमिनिस्ट्रेशन इसने किसका अडॉप्ट किया था? इसने शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट किया था। 183 तख्त अकबारी, द प्लेटफॉर्म वेयर अकबर वॉज करोनेटेड एज एम्परर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो तख्त अकबारी कहाँ पर लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड इन दी पंजाब। पंजाब में कलनौर जो जगह पड़ती है वहाँ पर अकबर का क्या हुआ था? ताजपोशी हुई थी। डैश वॉज बैरम खान सन हु बिकेम अ प्रोमिनेंट पर्सन इन अकबर्स कोर्ट। तो कौन बैरम खान का बेटा था जो अकबर के कोर्ट में वन ऑफ द नवरत्न भी जाके बना? ही वॉज अब्दुल रहीम खान खाना, मैंने आपको बताया भी था, कन्वर्ट किया था इसने बाबर तुजुक के बाबरी को पोजीशन में। ठीक है, जब कन्वर्ट से याद आया, एक मकताब खाना करके बनवा रखा था। ठीक है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था ये मकताब खाना, ये हुआ करता था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जो कि अकबर ने बनवा के रखा था। ध्यान रखिएगा इसको, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर रामायण को, महाभारत को ट्रांसलेट करवाया गया। ठीक है, अच्छा इनमें से रज़्मनामा कौन सी थी बताओ जल्दी से? रामायण महाभारत में रज़्मनामा पे नेम, मतलब रज़्मनामा नाम के अंडर किसको कन्वर्ट किया गया था? जल्दी से बताओ, और किसने किया था? व्हाट वाज अकबर्स आइडिया ऑफ सुलह कुल? सुलह कुल का मतलब क्या होता है? सुलह का मतलब है कि भाई सुलह कर लो, पीस। ठीक है, तो यूनिवर्सल पीस फॉर ऑल होता है ये। ठीक है, चलो। और यहाँ पर जो रज़्मनामा है वो ये थी, रज़्मनामा। ठीक है, और जो अब्दुल कादिर बदौनी है अपने लखनऊ सुपर जायंट वाले, ठीक है, लखनऊ के नहीं, मतलब कादिर बदौनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदौनी और फैज़ी, ध्यान रखना ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब्दुल कादिर बदौनी और फैज़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, अकबर बिल्ड गेट ऑफ मैग्निफिशेंस द हाईएस्ट गेट ऑफ इंडिया एट फतेहपुर सीकरी। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द गेटवे? तो अकबर ने ये बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। कब बनाया था बुलंद दरवाज़ा? बुलंद दरवाज़ा बनाया था 1573 ईस्वी में, 1573 एडी में ये बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी सिटी क्यों इस्टेब्लिश करी थी? अकबर का बेटा नहीं हो रहा था। फिर जो शेख सलीम चिश्ती हैं उन्होंने बोला कि भैया अकबर तुम्हारा बेटा हो जाएगा, जाओ। फिर अकबर का बेटा हो गया जहांगीर, तो अकबर ने खुश होकर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, और बाद में कैपिटल को भी शिफ्ट कर लिया था। क्या आपको पता है ये? 1571 में अकबर ने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम आगरा टू सीकरी, फतेहपुर सीकरी। फिर बाद में इसने और भी बहुत कैपिटल शिफ्ट करी। 1585 में फतेहपुर सीकरी से लाहौर, 1598 में लाहौर से आगरा, ये सब करता रहा अकबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े जल्दी से। और तुमको पता नहीं इलाहाबाद का फोर्ट भी अकबर ने बनवाया है। टू स्ट्रेंथन द आर्मी मनसबदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई। तो मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए? मनसबदारी अभी मैंने आपको बताया, मनसब मतलब रैंक। हु डाइड ऑन इत्ता एट फतेहपुर सीकरी? कौन कित्ता, ये कौन डाई किया? ये अकबर था, जो 1605 में डेथ हो गई इसकी। एक्चुअल में जो अकबर का लास्ट एक्सपेडिशन था वो कहाँ को था? लास्ट एक्सपेडिशन था खंडेश में। ठीक है, ये था खंडेश में, जो कि खंडेश साउथ में अहमदनगर का एक हिस्सा है। जो हम अभी बहमानी सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे तो उसी में एक अहमदनगर पढ़ा था, तो उसी का पार्ट था खंडेश। तो ये जो है 1601 में, ठीक है, 1601 में जो है यहाँ पर क्या करी थी? चढ़ाई करी थी। आसीगढ़ यहाँ पर जगह पड़ती है यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर चढ़ाई करी थी। मध्य प्रदेश का बिल्कुल साउथ है ये, बिल्कुल बिल्कुल बुरहानपुर करके डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी कि खंडेश में एक्सपीडिशन किया था, फिर 1602 में दिल्ली में यहाँ पर जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया था, उसको रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए अकबर को वापस फिर से जाना पड़ा था। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया, अकबर और वर्सेस महाराणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप कौन है? तो महाराणा प्रताप जो है राणा सांगा के पोते हैं। अकबर कौन है? बाबर के पोते हैं। तो आप याद कर सकते हो कि बैटल ऑफ खानौर लड़ा गया था अकबर के दादाजी और महाराणा प्रताप जी के दादाजी के बीच में। और ये मतलब मुगल्स इतने माइटी थे, इतने माइटी थी, बट देन टू जो ये मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ के रूलर थे, मेवाड़ जो जगह पड़ती है, ठीक है, राजस्थान में, तो मैं हम लोगों ने देखा भी था, अगर आपको याद हो, मेवाड़ का प्लेटेव राजस्थान में, यहाँ मालवा का प्लेटेव, यहाँ बुंदेलखंड, यहाँ बघेलखंड, छोटा नागपुर, याद आया कुछ? तो मेवाड़ में जो है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, यहाँ पे सिसोदिया डायनेस्टी का रूल था, सिसोदियास का, ठीक है, जो राजपूत डायनेस्टी है। तो उन्हीं के रूलर थे महाराणा प्रताप। तो इन लोगों ने कभी मतलब ना तो राणा सांगा और महाराणा प्रताप, किसी ने मुगल्स की सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करी। मतलब जैसे हल्दी घाटी में, क्योंकि बहुत बड़ी फोर्स थी तो ऑब्वियस ही बात है, छोटी फोर्स तो टिक पाएगी नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया था और ये जंगलों में चले गए थे। बट वो जो अपने सोनियों की स्टोरीज, घास की रोटी और वो सब, ठीक है। तो काफ़ी इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है महाराणा प्रताप की, इन लोगों ने कभी सरेंडर नहीं किया। वो तो बाद में जाके जहांगीर के टाइम की बात है कि कब, जहांगीर के टाइम की बात है कि मतलब इन लोगों ने एक तरह से डील बोल लो या फिर जो भी की, इन लोगों ने बाद में सुजरेनिटी एक्सेप्ट तो नहीं, लेकिन हाँ ये बोला था कि मुगल्स ने कि भाई मिल बांट के साथ में रहेंगे, ऐसे लड़ने से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जहांगीर की टाइम की बात है कि सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 190। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा डील किससे करता है? अकबर के एंसेस्टर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, थर्ड वॉल्यूम एंड सेकेंड वॉल्यूम। 191 करो। चलो, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैलीग्राफर्स ऑफ एट बकबस, हु वाज द विद द टाइटल ज़ारिन कलाम। ज़ारिन कलाम किसको मिल रखा था? ज़ारिन कलाम, ज़ारिन कलाम का देखो, बासावन को तो मैं नहीं मिल रखा था, दसवंत को भी नहीं मिल रखा था, अबुल फजल होगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, अबुल फजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलो, क्या सर किसको, अमर सिंह नाम था उनका, ठीक है, जिन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया था, उनका नाम अमर सिंह था। 192 पे आते हैं, करो जल्दी से। हु डाइड ऑन 27 अक्टूबर 1605 एट फतेहपुर सीकरी? तो वही अकबर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। Whom the following Mughal ruler of India gave permission to British to establish their first factory in सूरत? तो किसने परमिशन दी थी? जहांगीर ने दी थी, ठीक है। जहांगीर के कोर्ट में कौन आया था? पहले तो विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद थॉमस रो आया था, ठीक है। सबसे पहले तो विलियम हॉकिंस आया था अपना हेक्टर शिप लेके, विलियम हॉकिंस, लेकिन ये परमिशन ले नहीं पाया था। थॉमस रो ने ले ली थी, जो 1611 में आया था, 1611 में। अच्छा, जहांगीर ने किन सिख गुरु की हत्या करवाई थी? जल्दी बताओ, विच सिख गुरु वॉज किल्ड बाई जहांगीर? तो जहांगीर ने मरवाया था 5वें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव को। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरण दे दी थी, इसका जो रेबेलियस बेटा था उसका नाम था खुसरो, उसको शरण दे दी थी, इसलिए मरवा डाला था बस, ठीक है। हाँ 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 हाँ, चलो 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 1611, इस यहाँ पर 1615 करना, ठीक है। 1615 में आया था थॉमस रो, ना कि 1611 में। In the context of Mughal administration, which of the following is the most appropriate definition of abwab? अबवाब एक तरह का क्या होता था? टैक्स होता था ये, ठीक है। अ टैक्स levied on lands over and above the original rent. मेहरुन्निसा मैरिड एम्परर जहांगीर। तो मेहरुन्निसा ने कब शादी करी थी? तो मेहरुन्निसा ने शादी करी थी 1611 में। मतलब ये पहली वाइफ नहीं थी, ठीक है। ये पहले तो मनमती बाई से शादी करी थी जहांगीर ने, जो कि हिंदू प्रिंसेस थी, मनमती बाई, जिनको कि जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक राठौर प्रिंसेस थी, ठीक है।
और इन्हीं से बेटा हुआ था शाहजहाँ। शाहजहाँ मेहरुन्निसा का बेटा नहीं था, मनमती बाई जगत गोसाई का बेटा था, ठीक है। जहांगीर वॉज ऑल्सो, जहांगीर की भी मदर हिंदू थी और शाहजहाँ की भी मदर हिंदू ही थी। 196 हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बायोग्राफी ऑफ जहांगीर नोन एज क्या है, इकबाल नामा ए जहांगीर, इकबाल नामा। मुतामिद खान, इनायत खान, अब्दुल रहीम खान या फिर अबुल फजल। अबुल फजल ने तो नहीं लिखी है, ठीक है, और मुतामिद खान होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो, आइडेंटिफाई दी मुगल एम्पर हु वॉज इम्प्रिजन फॉर द रेस्ट। तो बहुत आसान है कि भाई किसको इम्प्रिजन कर दिया गया था लास्ट के टाइम पर, ये है शाहजहाँ। शाहजहाँ को क्यों कर दिया गया था? क्योंकि शाहजहाँ चाहता था, शाहजहाँ के अगर रेन की अगर बात करेंगे तो 1628 से लेकर 1658 तक इसका कार्यकाल रहा। ये चाहता था कि इसका जो बड़ा बेटा है दारा शिकोह वो थ्रोन पे बैठे, लेकिन औरंगज़ेब जो इसका तीसरा बेटा था वो नहीं चाहता था, वो चाहता था कि ये खुद बैठे। तो इसी वजह से बैटल हुआ इनके बीच में, बैटल ऑफ धर्मत हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ सामूगढ़ और बैटल ऑफ देवराई। इन तीनों बैटल्स में जो विक्टोरियस एमर्ज हुआ दैट वाज औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब ने पहले तो दारा शिकोह को मारा और इनको जेल में जो है बंद करवा दिया, किसको? अपने शाहजहाँ को, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही मैच है? तो शाहजहाँ विलियम हॉकिंस आया था, सही है। जहांगीर के टाइम पे मनुक्की आया, औरंगज़ेब के टाइम पे मनुक्की आया, अकबर के टाइम पे थॉमस रो आया। भाई अकबर के टाइम पे थॉमस रो तो आएगा नहीं, थॉमस रो किसके टाइम पे आया था? थॉमस रो आया था आपका थॉमस रो आया था आपके जहांगीर की कोर्ट में, ठीक है, थॉमस रो आया था। लेकिन एक सेकेंड, निकोलो मनुक्की, ये तो इटालियन ट्रैवलर था एंड ही केम, इसमें पूछा क्या है, इज़ द करेक्टली मैच्ड। एक सेकेंड वही मैं सोचूं। करेक्टली मैच्ड पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? करेक्टली मैच पूछा ना यहाँ पे, सही सुन लेता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा क्योंकि ये करेक्ट है, ठीक है। मनुक्की तो एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड, सी होगा यहाँ पर, सॉरी, सी होगा क्योंकि विलियम हॉकिंस तो जहांगीर की कोर्ट में गया, ठीक है, थॉमस रो भी जहांगीर की कोर्ट में गया, मनुक्की औरंगजेब के में गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। द फाइनल आंसर वुड बी सी, राइट। शाहजहाँ डॉटर, शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहाँ की बेटी का नाम था जहानारा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप सभी तैयार हैं 200वें क्वेश्चन के लिए, दोहरे शतक के लिए? सर जहांगीर के सेम समय ने विलियम हॉकिंस आया था। हाँ भैया उसी के टाइम पे आया था, बता तो दिया, लिख दें क्या? ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे मनुक्की आया था जो कि इटालियन ट्रैवलर था। और ध्यान रखना बर्नियर और टैवर्नियर भी आए थे, बर्नियर और टैवर्नियर ये शाहजहाँ के टाइम पे आए थे, फ्रेंच ट्रैवलर थे दोनों, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि शाहजहाँ के टाइम पे बर्नियर और टैवर्नियर आया था, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? और टैवर्नियर की किताब है एक, ट्रैवल्स इन इंडिया। तो भैया दोहरा शतक लगा ही देते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड with important foreign travelers and the rulers of the dynasty during whose they come to India? राल्फ फिशर, अकबर सही है। अब्दुल रज़ाक देवराय टू पढ़ा है अभी हमने, सही है। जॉन जुडान शाहजहाँ के टाइम पे नहीं आया था, ना। मार्को पोलो पांड्या के टाइम पे आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। 201 औरंगज़ेब के बारे में कौन सा गलत है? जल्दी बताओ औरंगज़ेब के बारे में। क्या अनमोल भाई, हार्दिक का शॉट क्या चल रहा है भैया यहाँ पे? याराना चल रहा है क्या यहाँ पे? हैं उठा के अभी क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। औरंगज़ेब के बारे में कौन सा गलत है? ही वॉज ऑल्सो नोन एज आलमगीर। इन हिज स्ट्रगल फॉर थ्रोन औरंगज़ेब डिसाइसिवली डिफीटेड हिज ब्रदर दारा इन द बैटल, सही है। ही वॉज द सेकेंड सन, नो।
ठीक है, सेकंड सन नहीं था वो, कौन सा था, थर्ड सन था, तीसरा वाला बेटा था, तीसरा तीसरा तीसरा, ठीक है। और ठीक है कि नहीं है, तीसरा बेटा था, पहला दारा शिकोह था। विच मुगल रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन किसने करवाया, तो ये करवाया था किसने, शाहजहाँ ने नहीं, औरंगज़ेब ने, ठीक है। औरंगज़ेब ने क्यों करवाया था, क्यों करवाया था, क्योंकि ये औरंगज़ेब चाहता था कि ये धर्म परिवर्तन करवा लें, और जो बाकी लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था औरंगज़ेब, ठीक है, इस्लाम धर्म में कश्मीरी जो पंडित थे, तो वो उसको रेजिस्ट कर रहे थे तेग बहादुर, तो इसलिए मरवा डाला था औरंगज़ेब ने 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है, औरंगज़ेब का शासन था। When did नादिर शाह इन्वेड इंडिया एंड सैक दिल्ली। नादिर शाह ने कब इन्वेजन किया और दिल्ली को एकदम लूट लिया, 1739, 1739। और इसने क्या क्या लूटा, पीकॉक थ्रोन लूटा, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ जल्दी से मुझे, कि आपको ये मोती मस्जिद देखने को मिलेंगी, ठीक है, कहाँ पर किसने बनवाई। मोती मस्जिद 3 हैं आपकी, देयर आर 3 मोती मस्जिद, देयर आर 3 मोती मस्जिद। एक तो है आपकी लाहौर में, एक है आगरा में, और एक है दिल्ली में। तुमने ये बताना है कि कौन कौन कहाँ से। तो पीकॉक थ्रोन इसने लूटा, ठीक है, जो जिसमें कि आपका वो लगा हुआ था कोहिनूर डायमंड, ठीक है। और ये किसके टाइम पे आया था, किस मुग़ल शासक के टाइम पर अटैक किया था, तो ये इस टाइम पे रूल कर रहा था मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जिसको जाना जाता था, मोहम्मद शाह, जिसका टाइटल था रंगीला, रंगीलो मारे ढोरना, ठीक है। तो लाहौर की अगर बात करेंगे तो यहाँ जहांगीर ने बनवाया। अच्छा बाबर की कब्र कहाँ है, काबुल अफ़गानिस्तान में। जहांगीर की कहाँ है, लाहौर में है, ठीक है। हुमायूं की दिल्ली में है, हुमायूं की दिल्ली में है। अकबर की आगरा में है। देन अकबर के बाद कौन है, जहांगीर। जहांगीर की तो मैंने बताई थी लाहौर में। शाहजहाँ की कहाँ है, शाहजहाँ की भी आगरा में है, ठीक है। और औरंगज़ेब की औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। तो आगरा ध्यान रखना है, आगरा में बनवाया था किसने, शाहजहाँ ने, शाहजहाँ ने। और दिल्ली में बनवाया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने बहुत कुछ कम ही कुछ बनवाया, लेकिन ठीक है। अच्छा हम लोगों ने अलाउद्दीन देखा था, अलाउद्दीन ने क्या क्या बनवाया था, सिरी फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, और हौज़ खास बनवाया था, ध्यान रखना, हौज़ खास भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हु वॉज द लास्ट मुग़ल। अच्छा ये बताओ जल्दी से, किसका टाइटल था लाख बख्श, किसका टाइटल था लाख बख्श। लास्ट मुग़ल रूलर कौन था, तो लास्ट मुग़ल रूलर था बहादुर शाह ज़फ़र, जिसको बहादुर शाह दी सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और किसको जानते हैं, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। विच मुग़ल एम्परर वॉज सेंट टू रंगून बाई ब्रिटिशर्स। तो रंगून किसको भेजा गया था, तो बहादुर शाह ज़फ़र, दैट इज़ उसी को ही बोलते हैं, वही सेम ही है, बहादुर शाह दी सेकंड, ठीक है। औरंगाबाद हाँ अभी संभाजी नगर हो चुका है, बिल्कुल बात सही है, संभाजी नगर है अभी वो। सिर्फ हम फैटमैन से हिस्ट्री कवर करेंगे, अच्छा तो बेटा फैटमैन हम ही ने बनाई है। तानसेन द फेमस सिंगर ऑफ मुगल एरा इज़ एसोसिएटेड विद विच इंडियन म्यूज़िक। तो तानसेन किससे एसोसिएटेड हैं, तो तानसेन ध्रुपद कंपोज किए थे। तानसेन की अगर बात करेंगे तो इनका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज़ रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे है। और ये जो राजा रामचंद्र सिंह थे ग्वालियर के, उनके अंडर में थे ये राजा रामचंद्र सिंह, जो ग्वालियर के रूलर थे, ठीक है। फिर अकबर के नवरत्नों में से एक बन गए थे ये, जिन्होंने हिंदू गॉड और गॉडेसेस के लिए ध्रुपद कंपोज किए थे। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। किस घराने से बिलोंग करते थे, रीवा या ग्वालियर घराने से, ग्वालियर या रीवा घराने से। वेयर इज़ दी रानी जी की बावड़ी और द क्वीन स्टेपवेल, द लार्जेस्ट अमंग द 50 स्टेपवेल्स दैट वर बिल्ट टू मीट द नीड फॉर द वाटर लोकेटेड। तो ये आपका बूंदी में है, बूंदी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंदम रिटन ड्यूरिंग द मिडिवल इंडिया। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव उनादकट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हु टुक अवे द पीकॉक थ्रोन फ्रॉम इंडिया। अभी देखा नादिर शाह लूट के ले गया।
पंचमहल बिल्ट बाई अकबर इज़ लोकेटेड इन, तो जो पंचमहल अकबर ने बनाया वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, आगरा में या फिर फतेहपुर सीकरी में? तो पंचमहल जो है ये आगरा में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर सी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हवा महल एट जयपुर, और एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये जल्दी से बताओ कि किसने, हु एनेक्स्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा? तो बीजापुर और गोलकोंडा को किसने एनेक्स किया? तो बीजापुर को ध्यान रखना है 1686 में, तो वहीं गोलकोंडा को 1687 में एनेक्स करने का काम किया था औरंगज़ेब ने, ठीक है, औरंगज़ेब ने एनेक्स किया था इनको। हवा महल एट जयपुर किससे इंस्पायर्ड है? ये इंस्पायर्ड है जो झुंझुनू में खेतरी महल है। झुंझुनू से कौन है यहाँ पे? डिफेंस के लिए काफ़ी फेमस है ना, डिफेंस की काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं झुंझुनू में। तो यहाँ पर मैच करना है मॉन्यूमेंट और लोकेशन को। सर कितने क्वेश्चन है? बस 300 क्वेश्चन है, 300 मॉडर्न, बस ये ख़त्म है, मॉडर्न हिस्ट्री फिर ख़त्म, बस एंशियंट ख़त्म हो गई, मेडिवल ख़त्म हो गई, बस मॉडर्न आ गई। आज मेरा शादी फिक्स्ड हो गया नीतीश कुमार, क्या बात कर रहा हो? देख रहे हो भाई, नीतीश तो निकल चुका अपना गृहस्थ जीवन की ओर, हम ही लोग बचे हैं बस अब तो। चलो भाई, गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, हुमायूंस टूम्ब न्यू दिल्ली, रानी की वाव पटन, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है, रानी की वाव। ABCD ऑप्शन नंबर है। 213 इन विच ईयर इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप वॉज इरेक्टेड बाय अकबर? तो इबादत खाना मतलब जहाँ पर भगवान की पूजा करी जाती है, तो ये तो होगा नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके, ठीक है। और आपको ये पता है ना कि दीन इलाही करके एक नया धर्म सेटअप किया था अकबर ने, जिसको कि सबसे पहले एक्सेप्ट किया था किसने बीरबल ने, और बीरबल वॉज द ओनली हिंदू जिसने उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। चलो भाई, तो नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड अटैक्ड दिल्ली, यस, अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सॉरी 1739 में। दीवानी ऑफ बंगाल इज ट्रांसफर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ओहो, ये तो बैटल ऑफ बक्सर की बात है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फैटमैन में एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की एक पिक्चर लगाई है, मज़ा आ जाएगा देख के आप जिसमें वो मिर्ज़ापुर से पिक्चर लगाई है, पता है आपको? मिर्ज़ापुर जो फिल्म है ना, उसकी पिक्चर है वो। क्योंकि कल ही बुक लॉन्च हुई और आज इस पर बहुत सारे रिव्यूज़ हैं। अच्छा, नवरोज़ फेस्टिवल का ही बता दो। ये एक ध्यान रखना कि जो बलबन था ना, उसने नवरोज़ की शुरुआत करवाई थी, ठीक है। आज 500 पार नहीं हो, पगले हो क्या? एंशियंट मेडाइवल हो गया, मॉडर्न बचा 500 पार है, 300% क्वेश्चन। वेब सीरीज़ है क्या मिर्ज़ापुर? अरे नहीं, वेब सीरीज़ थोड़ी ना है, तो ऐसा ही है, भक्ति की एक मूवी है, ठीक है। 1765 हुमायूं रिगेन लॉस्ट टेरिटरीज, तो कब रिगेन करी थी इसने? याद करो, 1555 में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली डिफीट थी मराठा 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 में हुआ था, जहाँ पर मराठा फोर्सेस का अंत कर दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। तो सी ए अडी अभी, ठीक है, CADB कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। 215 द शरिया इज द लॉ गवर्निंग दी इस्लाम कम्युनिटी, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर डी। द बेस्ट नोन, और सबसे पहले जजिया किसने लगाया था आपको पता है? जो सबसे पहले इस्लामिक इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम, उसने लगाया था। देन फिर औरंगज़ेब ने भी उसको लगा के रखा था, अकबर ने हटाया था बीच में। द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदर ट्राइब्स द मंगोल्स इनहैबिटेड, तो मंगोल ने इनहैबिट किया था कौन सा एरिया? साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो रायगढ़ फोर्ट में नहीं हुआ था, रायगढ़ फोर्ट में इनका कोरोनेशन हुआ था। कोरोनेशन का मतलब होता है ताजपोशी। कब हुई थी ताजपोशी? इनकी 1674 में हुई थी ताजपोशी, शिवनेरी का जो किला है, शिवनेरी का जो फोर्ट है वहाँ पर। और ये ताजपोशी से संबंधित एक स्टोरी भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि 1665 में एक ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी का नाम क्या है? उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। वही कमेंट क्या आ रहे हैं ये?
अच्छा ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई थी? 1665 में। दो ट्रीटी हुई थी पुरंदर की, एक हुई थी 1665 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या प्रोविजंस थे? ये एक्चुअल में औरंगज़ेब के साइड से, मैं बता दूं, शिवाजी महाराज थे और औरंगज़ेब के साइड से राजा जयसिंह दी फर्स्ट, राजा जय सिंह दी प्रथम थे, ठीक है। और इनके बीच में ये हुई थी ट्रीटी, जिसमें कि शिवाजी एग्री कर गए कि ठीक है हम आपको 23 फोर्ट दे देंगे आपको, ये वो हुई थी, ठीक है। और रायगढ़ फोर्ट में इनका फिर कोरोनेशन हुआ था 1676 में। मतलब ये पूरी स्टोरी तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ कि किस तरह से बंदी बना लिया था औरंगज़ेब ने, फिर ये कैसे किसी तरह से स्केप करके ये और इनके जो बेटे थे संभाजी महाराज, वो फिर ताजपोशी करते हैं खुद की रायगढ़ में, ठीक है। Several wars were fought between British and India to increase their control in India, but which of the following war was not included in them? इनमें से कौन सा नहीं था भैया ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच? एंग्लो बांग्ला करके कोई वॉर नहीं था, ठीक है। एंग्लो मराठा हुआ था, लेकिन एंग्लो बांग्ला क्या होता है भाई? है एंग्लो मराठा के बारे में पढ़ लेते हैं। एंग्लो मराठा के बारे में हम लोग पढ़ ही लेते हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा था वो 1775 से लेकर 82 के बीच में हुआ, ठीक। ये एक्चुअल में स्टार्ट क्यों हुआ था? रघुनाथ राव की हरकतों की वजह से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड इट एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ सालबाय। सालबाय क्या बाय? सालबाय, ठीक है। और यहाँ पर बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी हुई थी यहाँ पर एक, जो कि 1776 में हुई थी, 1776 में। वो 1665 वाली अलग है, ये अलग है। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर नाना फडणवीस और ठीक है नहीं ठीक है, ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है ये अलग है आपकी, ठीक है। ये रघुनाथ राव ने साइन करी थी ब्रिटिशर्स के साथ। फिर दूसरी वाली आपका आता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये स्टार्ट होता है 1803 में और चलता है 1805 तक, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट नॉट एंड्स। जैसे कि ट्रीटी ऑफ सालबाई से ख़त्म होता है आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो उसी तरह ट्रीटी ऑफ जो आपकी बसाइन है, बसाइन के संधि, उससे ये शुरू होता है। 1802 में हुई थी ये, ठीक है, 1802। एंड जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, इससे ख़त्म हो गया था पूरा मराठा साम्राज्य 1817 से लेकर 1818। बाजीराव जो सेकंड थे, उनके अडॉप्टेड सन थे, उनका नाम था नाना साहेब। उनको भेज दिया था हमारे पास कानपुर में, बिठूर करके जगह पड़ती है गंगा किनारे, वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको ना। The Treaty of Salbai was signed in dash which settled the first Anglo-Maratha war. तो ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुई थी? तो अभी बताए हैं 1782, लेकिन इसमें तो 1782 क्या हो रखा ही है, तो मई 1782, ठीक है। मई 1782 में हुई। तो ग्रुप डी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं कभी कभी, ग्रुप डी वाले इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी। चलो भैया आगे बढ़ा जाए। Marathas were lost their power in dash by being defeated from Ahmad Shah Abdali. तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। Who among the following was a famous ruler of the Maratha dynasty? तो फेमस रूलर कौन थे मराठा डायनेस्टी के? तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ठीक है। चलो 222 करो जल्दी से। अच्छा ये बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज की मम्मी और पापा का क्या नाम था? अन्ना माया वॉज अ पोएट एंड सिंगर फ्रॉम मेडिवल पीरियड, विच करेंट इंडियन स्टेट डज इट बिलोंग टू? तो अन्ना माया बिलोंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। बात अगर करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो इनकी मम्मी का नाम था जीजाबाई और इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले। चलो 222 भी हो गया, 223 पे आता है। Which of the following is the death anniversary of Sufi saints usually held at the respective saints दरगाह ऑफ श्राइन? तो ये क्या होता है आपका? ईद अल आधा, ईद अल फितर, मुहर्रम या फिर उर्स, तो उसको बोलते हैं उर। Which of these religious literature was not written by गोस्वामी? तुलसीदास ने क्या नहीं लिखा था? हनुमान बहुक नहीं लिखा था? बताओ जल्दी से भाई, क्या नहीं लिखा था?
सबको पता है कि रामचरितमानस तो लिखी थी, ठीक है, रामचरितमानस तो लिखी थी। और विनय पत्रिका की बात करेंगे तो विनय पत्रिका सुरसावली भी लिखी थी इन्होंने, ठीक है, विनय पत्रिका भी लिखी थी। हनुमान बहुक नहीं लिखी थी, ठीक है, हनुमान बहुक नहीं लिखी थी, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और सुरसावली। 225 मीराबाई who was devoted to Lord Krishna and became and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion, became a disciple of which saint from a caste considered untouchable? दादू दयाल, रविदास, सूरदास या कबीरदास? ठीक है, रविदास। क्लियर? टू टू सिक्स religious saint poets between 13 to 17 centuries. ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं सब? महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। हु propounded द थ्योरी ऑफ अद्वैत इन हिंदुइज्म? तो अद्वैत की थ्योरी किसने दी थी हिंदुइज्म में? अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, अद्वैत, ये सारी थ्योरीज अगर आपको पता हो तो अद्वैत की थ्योरी अगर बात करेंगे तो ये आदि शंकराचार्य ने दी थी। फिर अगर मैं बात करूं द्वैत की किसने दी थी? विशिष्ट अद्वैत किसने दिया था? विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत और द्वैत अद्वैत, जिसको भेदा भेद बोलते हैं, द्वैत अद्वैत, इसको भेदा भेद बोला जाता है, भेदा भेद। तो द्वैत अगर बात करेंगे माधवाचार्य, विशिष्ट अद्वैत अगर बात करेंगे तो रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैत की बात करेंगे तो वल्लभाचार्य, और द्वैत अद्वैत की अगर बात करेंगे तो ये निम्बर्काचार्य। ठीक है। 228 द हमसा संप्रदाय इज अ प्रोमिनेंट सेक्ट इन विच द फॉलोअर्स मेनली वर्शिप लॉर्ड इंद्र, शिव, राम एंड सीता या फिर कृष्णा एंड राधा? तो हम्स संप्रदाय के बारे में आपसे सवाल पूछा है, जल्दी बताओ किसकी पूजा की जाती है? आप खुद समझ सकते हो भाई, इंद्र जो भगवान थे उनकी पूजा कब हो रही थी? इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पुरंदर मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। इनकी जो पूजा होती थी वो अर्ली वैदिक एज में होती थी, ठीक है, और लेटर वैदिक एज तक ये अपनी रेलेवेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी इनकी, मतलब खो चुके थे एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर कृष्ण एंड राधा, ठीक है, एक सेकेंड, तो कृष्णा होगा, ठीक है, कृष्णा एंड राधा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वेयर वॉज दी संत कबीर बॉर्न? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जुलाहा फैमिली में, बताओ। ठीक। वॉज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत? अभी बताया, अभी बताया मैंने। माधवाचार्य किसके फाउंडर थे? माधवाचार्य आपके द्वैत के थे, ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं। निम्बर्काचार्य द्वैत अद्वैत जिसको हम बोलते हैं भेदा भेद, विशिष्ट अद्वैत के थे रामानुजाचार्य। अजमेर इज़ एसोसिएटेड विद सूफी संत? तो अजमेर किससे एसोसिएटेड है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर, और ध्यान रखना इस दरगाह पर सबसे पहले विजिट किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। अगला बताओ। क्या चीज़? फ्रॉम वेयर मीराबाई राजपूत प्रिंसेस बिलोंग टू? तो ये मेवाड़ से बिलोंग करती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिस मेवाड़ की भी हम बात करते थे, सिसोदिया राजपूत रूलर्स, ठीक है। 233 हु वॉज द फोर्थ सिख गुरु हु लेड द फाउंडेशन ऑफ श्री दरबार साहिब एट अमृतसर? तो कौन थे फोर्थ सिख गुरु जिन्होंने इसका फाउंडेशन ले किया था? तो ये थे आपके
पहले तो गुरु नानक देव, दूसरे थे अंगद देव, तीसरे थे अमरदास और चौथे थे रामदास। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक। अमरदास की अगर बात करेंगे तो इन्होंने मंजी और पीरी सिस्टम स्टार्ट किया। मांझी और पीरी सिस्टम स्टार्ट किया था इन्होंने। अर्जन देव के बारे में भी हमने पढ़ा था, एग्जीक्यूट करवाया था इनको जहांगीर ने। एंड ही कंपोज्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब कंपोज किया, प्लस साथ ही साथ और क्या किया था इन्होंने, जो गोल्डन टेम्पल है वो भी बनवाया। ठीक है, मतलब इन्होंने गोल्ड प्लेटिंग नहीं करवाई, वो बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने करवाई, लेकिन उसको हम श्री दरबार साहिब बोलते हैं, तो उसको बनवाया था इन्होंने, श्री दरबार साहिब को। ठीक, गोल्ड प्लेटिंग बाद में महाराजा रंजीत सिंह जी ने करवाई थी। ऑलराइट, ये बताओ कि अकाल तख्त किसने ये करवाया था? तो अकाल तख्त ध्यान रखना, सिक्स्थ जो सिख गुरु थे, गुरु हर गोबिंद साहिब, हर गोबिंद साहिब। In 1706, the compilations of the holy scriptures of the sixth Guru Granth Sahib was authenticated by whom of the following? तो क्या आंसर हो जाएगा? गुरु अर्जन देव। 235, विच सिख गुरु स्टैब्लिश्ड खालसा पंथ? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? तो ये जो आखिरी सिख गुरु थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। 4 घंटे हो गए हम लोगों हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, जो कि एक वॉरियर क्लास है, उसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और ध्यान रखना कब स्टैब्लिश किया था? तो 13 अप्रैल को किया था 1699 को। इसीलिए इसी दिन हम क्या मनाते हैं? बैसाखी का दिन मनाया जाता है इसी दिन। ऑलराइट, चलो भैया। 236, हु वाज द फाउंडर ऑफ द विशिष्ट अद्वैत फिलोसफी? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। 1662 पोर्चुगल हैड डिफीटेड। अब यहाँ से गिफ्टेड। अब यहाँ से हमारी शुरू हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो 4 घंटे फाइनली हमें हो चुके हैं और अब हम आखिरी लैप अपना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे अब हम। ऑलराइट, करो क्वेश्चन। तुमको आवाज़ सुनाते हैं लिटिल बॉय की, देखना कितनी भारी है भारी काफ़ी भारी है, काफ़ी मोटी है। नंबर ऑफ पेजेस इसमें 739 नंबर ऑफ पेजेस हैं। 700, ये लगभग 740 पेज हैं इसमें। तो भैया क्या डाउरी में दिया गया था? बॉम्बे। ठीक है, तो 224 देखिए। अच्छा, कौन सा? रुक जाओ, एड्रेस देते हैं, भेज देना। देव एड्रेस 224 में 224 ना। तुलसीदास ने कौन सी नहीं लिखी? सुरसा वाली तो यार सूरदास ने लिखी होगी ना ये तो। बॉम्बे सर 2 आवर पीछे थे, 2x पर देखे, वापस सेम टाइम पर आ गया। क्या बात है। 400 नहीं तो है, 300 क्वेश्चन है बस। सिर्फ आज 300 क्वेश्चन हैं। चलो, तो थोड़ा यार मुँह धुलना पड़ेगा, क्योंकि रात में भी थोड़ा लेट हो गया था सोते सोते, क्योंकि किताब के चक्कर में।
सुबह भी पीपीटी वीपीटी सब देखना दिखाना सब पड़ता है, बनाना पड़ता है पीपीटी वगैरह भी। तो हालत ख़राब हो गई भैया, मैं तो टूट गया टूट गया मैं तो अब। चलो भाई, तो पोर्चुगल की अगर बात करें तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, डच नहीं नीदरलैंड से, डेन्स, ठीक है। देन आपके ब्रिटिशर्स, देन फ्रेंच, ठीक है। तो ये ऑर्डर था जिस ऑर्डर में ये सारे लोग इंडिया में एंटर किए, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला करो। डच का मतलब नीदरलैंड होता है, 300 क्या होता है, 350। अबे बात करने का मतलब होता है कि बुक की वजह से हैं, कि फ्लिपकार्ट में बुक नहीं आ रही थी, फिर बुक उसको लिस्टिंग करवाई, सोल्ड आउट हो गई रात के 11:30 बजे, उसकी बात कर रहे हैं गधे कहीं के। यूरोपियन ट्रेडर्स अराइव नियर विच इंडियन सिटी विद द पोर्चुगीज एक्सप्लोरर कैलिकट, क्या राजा जेमोरिन थे, उनके पास लैंड किए थे पोर्चुगीज़ वास्को डिगामा, जिन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए। व्हाट विच बैटल वॉज डिसाइसिव, ये तो बैटल ऑफ प्लासी था, इसको अभी क्यों रखा है यार। बुक बहुत लेट, सारा डिलीवरी 17 जून को दिखा रहा है, क्या बात कर रहा है। रुको यार, ठीक है, थोड़ा सोमरस लेना पड़ेगा हाँ यार रुको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, थोड़ा हम सोमरस लेके आते हैं मतलब आ रहे हैं ज़्यादा, मतलब मुश्किल से 1 मिनट, क्वेश्चन करो जल्दी से, ठीक है। 240 241, ठीक है 240 करो, 241 करो। चलो भी,
सर नजी के साथ पढ़ाओ ना, ये क्या कर रहे हो? निकल लो बेटा संजीत, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, निकल लो। इसको अगर लग रहा हो ऐसा तो है। चलो तो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी की, ठीक है, तब आते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसाइसिव बैटल। डिसाइसिव किस सेंस में था? जो सिराजुद्दौला था, ठीक है, सिराजुद्दौला, ये ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। ही वॉज द देन नवाब ऑफ बंगाल। मुगल्स जब धीरे धीरे वीक होने लगे थे तो यहाँ पर बंगाल, यहाँ पर हैदराबाद और यहाँ पर अवध, ये 3 इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल के आए। अवध, हैदराबाद और बंगाल, ठीक। बंगाल का पहला नवाब हुआ मुर्शिद कुली खान। बंगाल का पहला नवाब हुआ मुर्शिद कुली खान। धीरे धीरे नवाब ऐसे ही आते गए और बाद में एक नवाब आया जिसका नाम क्या था? अली वर्दी खान। तो उस अली वर्दी खान का पोता था सिराजुद्दौला, जो काफ़ी कम उम्र का था, ठीक है, और ये खुश नहीं था जो ब्रिटिशर्स को एक तरह से एक मुग़ल शासक था जिसका नाम था फ़ारुख सियार, ठीक है। तो फ़ारुख सियार ने ब्रिटिशर्स को एक फरमान जारी करके रखा था 1717 में, और जिसको कि गोल्डन फरमान के नाम से जाना जाता है, कि आप भाई ट्रेड कर सकते हो फ्रीली यहाँ पर बंगाल वाले एरिया में। तो ये सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा और उसने मना कर दिया चीज़। फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना हुई। इस घटना में क्या हुआ कि एक कमरे के अंदर या फिर एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया सिराजुद्दौला ने, और काफ़ी लोग यहाँ पर डेथ हो गई ये माना जाता है, जिसके चलते रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो चिढ़ गया या फिर उसको मौका मिल गया, और उसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला का ही जो मतलब जो मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसके साथ हाथ मिला के इसने क्या किया, सिराजुद्दौला पर अटैक किया और यहाँ पर विक्ट्री हासिल करी। बैटल ऑफ प्लासी इसको बोलते हैं, 1757 में हुआ। डिसाइसिव सेंस में बिकॉज बंगाल पे पूरी तरह से कब्जा एक तरह से हो चुका था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि इसको नवाब तो बना दिया था लेकिन ये काइंड ऑफ पपेट नवाब था, ठीक है। और इसके बाद हमें पता है कि मीर जाफ़र को हटा के रॉबर्ट जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीर कासिम जो इसका दामाद था उसको प्लेस करते हैं थ्रोन पे। लेकिन मीर कासिम तो और ही वो निकला ब्रिटिशर्स के लिए। इसने क्या किया, इसने उस समय का जो अवध का नवाब था जिसका नाम था शुजाउद्दौला, इससे हाथ मिलाया, प्लस उस समय का जो मुग़ल शासक था उसका नाम था शाह आलम दी सेकेंड। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे जो मुग़ल शासक था उसका नाम था आलमगीर दी सेकेंड, और इनके टाइम पे शाह आलम दी सेकेंड, ठीक। तो ये तीनों मिले और बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, 1764 में, और इस बैटल में डिफीट हुई इन तीनों की और जीत हुई ब्रिटिशर्स की, ठीक है। यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को, तो यहाँ पर जो लीड कर रहा था वो मुनरो, ठीक है, मुनरो लीड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को, ठीक है। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिड द ब्रिटिश कंपनी रूल फॉर्मली बिगन इन इंडिया? तो किस बैटल के बाद फॉर्मली स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ, जिसका भी जो भी डाउट है, ठीक है, तो जब मैं पूछा करूँ तब पूछ लिया करो, है ना। और बीच में क्या होता है, आप लोग पूछते हो तो मैं देखता तो रहता नहीं हुआ टाइम पे कमेंट, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है क्लियर। तो 2 बैटल हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक तो बैटल ऑफ प्लासी और एक बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस फॉर्मली बिगन कब हुआ, इसी बार का आरपीएफ का क्वेश्चन है आपका। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो होगा नहीं, ये 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। काइनेटिक वॉर अभी हम पढ़ेंगे, आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन नंबर डी। The first English factory of Bengal was set up on the banks of the river Dash in 1651. तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप हुई? हुगली, ऑप्शन नंबर सी। Who discovered the sea route to India? तो सी रूट किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया आपका वास्को डिगामा ने 1498 में, कैलिकट ज़ेमोरिन, है ना, तो वहाँ पर आया ये। इब्न बतूता हम देख चुके हैं, मोरक्को का ट्रैवलर था और इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? रीला था। क्रिस्टोफर जो कोलंबस है, वो कोलंबस एक्चुअल में ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये इंडिया के रूट के लिए निकला था, लेकिन ये फाइनली चला गया था नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेमस एक्सप्लोरर जो कि इंडिया आना चाहता था लेकिन अमेरिका लैंड कर गया, क्रिस्टोफर कोलंबस।
विच किंग ऑफ पंजाब साइंड अ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी विद शाह सूजा एंड द इंग्लिश कंपनी। तो शाह सूजा और इंग्लिश कंपनी के साथ ट्रीटी साइन करी और ये थे महाराजा रंजीत सिंह। कब ट्रीटी साइन करी ट्राईपार्टाइट? ये 1638 में करी थी, ठीक है। 1638 में करी गई थी ट्रीटी साइन। क्लियर यहाँ तक? तो ध्यान रखना, शाह सूजा कौन था? शाह सूजा जो अफ़गान जो प्रोविंस थी उसका राजा था शाह सूजा, और ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह जी के बीच में हुई थी। ठीक, आगे बढ़े, चलो। एटीन 1838 होगी है, ठीक है। 1638 नहीं, 1838, 1838। और 1839 में एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम बोलते हैं क्या? क्या? एक सेकंड 1838 में अगर हुई थी, हाँ बिल्कुल ठीक है, रंजीत सिंह होंगे। और ये ट्रीटी 1838 में हुई थी, ठीक है, 1838 में। और एक ट्रीटी और हुई थी, ध्यान रखना, 1809 में, 1809 में। उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसमें क्या किया गया था? इसमें सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था कि भाई इसके ऊपर सिख किंगडम रहेगा, इसके नीचे जो है, इस रिवर के नीचे ब्रिटिश किंगडम रहेगा। सतलज रिवर वॉज डिसाइडेड एज दी बाउंड्री। 1838 में ट्रीटी साइन हुई थी और 1839 में डेथ हो गई थी महाराजा रंजीत सिंह की, मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद महाराजा दिलीप सिंह, मतलब आते गए तो 4-5 रूलर बैक टू बैक आए, ज़्यादा टिक नहीं पाए। बाद में उसके बाद दिलीप सिंह आए थे, ठीक है। In 1815 कश्मीर वॉज सोल्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज टू द डोगरा डायनेस्टी ऑफ द जम्मू। तो किस ट्रीटी के तहत वो दे दिया गया था? इलाहाबाद, सगौली, अमृतसर या फिर पुरंदर? बता। तो डोगरा। सर सिस को 12th में आर्ट साइंस क्या सही है फॉर यूपीएससी? यूपीएससी के लिए तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि आर्ट ज़्यादा सही है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल होता है क्या ना, इसमें आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, तो आर्ट ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इलाहाबाद तो होगा नहीं, इलाहाबाद 1765 में हुआ था, 1765 में, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और इसको साइन करवाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको साइन करवाया था, मतलब ब्रिटिशर्स के साइड से था और उनकी साइड से, मतलब 2 ट्रीटी साइन करी थी। एक तो जो मुग़ल शासक था शाह आलम II, और जो नवाब ऑफ अवध था शुजाउद्दौला, उन दोनों के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन करी थी। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इन लोगों ने दीवानी राइट्स ले लिए थे, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स ले लिए थे। दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट होते हैं, ठीक है। तो ये था, और इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि एक तो दीवानी और एक फौजदारी, ठीक है। तो दीवानी फंक्शंस को अलग किया, फौजदारी को अलग किया, और उसी को बोलते हैं हम क्या? मतलब दीवानी अलग और फौजदारी बोलो, निज़ामत अलग। निज़ामत का मतलब होता है पुलिस वगैरह, ये सब उसको निज़ामत बोलते हैं। तो ये डुअल कंट्रोल बोलते हैं इसको, डुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये डुअल कंट्रोल को ख़त्म किया गया था भाई, स्टार्ट किया रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में जब ये ट्रीटी हुई, और इसको ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में, ठीक है। सुगौली की तरह एंग्लो नेपाल वॉर के बाद हुई थी। आंसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर तो हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया वर रीस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश बाय द ट्रीटी ऑफ। तो किस ट्रीटी के बाद जो फ्रांसीसी हार गए थे? आपको पता होना चाहिए कि 3 कार्नेटिक के युद्ध हुए थे, ठीक है। 3 कार्नेटिक के युद्ध हुए थे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में। तीन कार्नेटिक वॉर्स कौन से थे? दो जो कि हुए थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। एक तो पहला वाला हुआ था 1744 से लेकर 48 के बीच में, ठीक है। इट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ एक्सला चप्पल, ठीक है। एक्सला चप्पल की ट्रीटी से ख़त्म हुआ ये। दूसरा वाला था सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ये 1749 में शुरू हुआ, 54 में ख़त्म हुआ। ये किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ख़त्म हुआ ये। थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर 1756 में शुरू हुआ, 63 में ख़त्म हुआ। और एक किस ट्रीटी से ख़त्म हुआ? ये
वॉन्डी वॉश की ट्रीटी से ख़त्म हुआ। और ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म हुआ। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ था 1760 में। एक वंडवासी का युद्ध हुआ था जिसको बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश बोलते हैं, और ये ख़त्म हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस से। इसमें ध्यान रखना, ये जो बैटल हुआ था इसमें ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कर रहे थे सर आयर कूट, और इन्होंने कूट दिया किसको, काउंटे दी लल्ली को। काउंटे दी लल्ली कौन था, फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहा था। यहाँ पे इन दोनों में जो था फ्रेंच गवर्नर जनरल वो डुप्ले था, जो कि सब्सिडियरी अलायंस का ब्रेन चाइल्ड, जिसको माना जाता है कि भाई इसी का कॉन्सेप्ट था सब्सिडियरी अलायंस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ट्रीटी ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टॉर्देसिलास ये बहुत पहले हुई थी। टॉर्देसिलास की अगर बात करें तो ये 7th सेंचुरी, सॉरी ये 15th सेंचुरी के टाइम पे हुई थी 1494 में, जिसमें कि स्पेन, ठीक है, और पोर्चुगल के बीच में हुई थी। मतलब ये स्पेन ने बोला था कि हम इधर जाएंगे एक्सपीडिशन कैरी करेंगे, और पोर्चुगल तुम इधर जाओ एक्सपीडिशन कैरी करो, तो ये ट्रीटी हुई थी। ठीक है, और सब्सिडी अलायंस की भी चर्चा करते हैं। इन द बैटल ऑफ प्लासी हु लेड द ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसने लीड किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताओ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो ध्यान रखना हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे था कौन, जॉन मार्शल। ठीक है, जब हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ था उस टाइम की बात हो रही है। क्लियर है, चलो हु डाइड इन दी 4th एंग्लो मैसूर वॉर, बताओ। तो एंग्लो मैसूर वॉर आपके टोटल 4 हुए थे। कितने हुए थे एंग्लो मैसूर वॉर, टोटल 4 हुए थे। पहला हुआ था आपका फर्स्ट, मतलब ये पहला कब हुआ था, 1767 1767 से लेकर 69 के बीच में। दूसरा वाला जो हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच में, 84 के बीच में। तीसरा वाला हुआ था 1790 दैट इज 1790 से लेकर 92 के बीच में। और जो चौथा वाला हुआ था वो 1798 से 99 के बीच में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा जो मैसूर वॉर है ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास से। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। जो थर्ड वाला है ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम से। और जो फोर्थ वाला है इसमें कोई ट्रीटी नहीं हुई थी बिकॉज यहाँ पर टीपू की डेथ हो गई थी, टीपू डाइड एयर, टीपू मर गया था यहाँ पर। यहाँ पर टीपू का जो फादर था हैदर अली वो उसकी डेथ हो गई थी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा वो कब हुआ। और तो एक्चुअली मैसूर यहाँ पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर पहले वोडेयार डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। फिर यहाँ पर वोडेयार को रिप्लेस करके हैदर अली आ गया, और फिर से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर वोडेयार को रीस्टोर करवा दिया। किस लिए रीस्टोर करवा दिया, सो दैट कि वो ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस भी साइन कर ले। अब ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। तो सब्सिडी अलायंस की अगर बात करेंगे तो ये 1798 में मतलब आया था ये। और इसको लेके कौन आया था, एक्चुअली ब्रेन चाइल्ड तो डुप्ले का था, लेकिन लेके इसको कौन आया था, अगर मैं बात करूं तो इसको लेके आने वाला कौन था, जल्दी बताओ। सी से नाम शुरू होता है उसका, हैं, सॉरी सी बोल रहा हूँ, डब्ल्यू से नाम शुरू होता है उसका, क्या नाम था, वेलेस्ली। ठीक, वेलेस्ली लेके आया था। और इसने क्या क्या किया था, इसने कैप्चर किया था सतारा, ठीक है, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, ठीक है, अवध। मतलब कैप्चर इन द सेंस कि सब्सिडी अलायंस साइन करवा ली थी। इसमें सब्सिडी अलायंस में था क्या, व्हाट प्रोविजन वाज कंटेन्ड इन दी सब्सिडी अलायंस। तो इसमें प्रोविज़न ये था, ठीक है, जिसको कि हम सहायक संधि बोलते हैं। इसमें प्रोविज़न ये था सहायक संधि दैट इज सब्सिडी अलायंस में कि जो भी साइन करेगा इसको
उसको एक परमानेंट रेजिडेंट रखना पड़ेगा अपने कोर्ट में, जो कि ब्रिटिशर होगा। अपनी आर्मी को डिसबैंडन करना होगा, हटाना होगा, और हमारी आर्मी दैट इज़ ब्रिटिश आर्मी को रखना होगा। और बिना हमसे पूछे किसी के साथ भी यहाँ पर आप ट्रीटी में या फिर किसी भी तरह के समझौते में एंटर नहीं कर सकते। तो 17 सॉरी एक सेकेंड में क्या लिख दिया यार, ये तो मैंने वो लिख दिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले, ठीक है। सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था वो हैदराबाद ने किया था, हैदराबाद ने 1798 में, ठीक। वुडयार जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे 1799 में, अवध 1801 में, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मौलवी अहमदुल्ला शाह फाइट डिफीटिंग द फोर्सेज अंडर हेनरी लॉरेंस। तो ये कौन सा बैटल था, ये चिन्हट का बैटल था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। 250 द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर एस्टैब्लिश द ब्रिटिश रूल ओवर द डैश। तो कहाँ पर, बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। इन विच सिटी टीपू सुल्तान मॉस्क इज लोकेटेड। तो टीपू सुल्तान की मस्जिद किस शहर में स्थित है, मैसूर, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो ये कहाँ हुआ है, मैसूर में, ऑप्शन नंबर ए। और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। डैश इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस इन इंडिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज अम्बा विलास एंड इट वॉज ऑल्सो द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ वाडिया डायनेस्टी। मैसूर पैलेस ले मताचनरी या फिर हम्पी महल। तो ये है आपका मैसूर पैलेस, ऑप्शन नंबर ए। द थर्ड मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन द ईयर्स। तो थर्ड मैसूर वॉर कब लड़ा गया, तो अभी हमने पढ़ा थर्ड 1790 से लेकर 92 के बीच में लड़ा गया। पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा आपका 1798 से लेकर 1799 तक, ठीक है। 254 When did British Army under Ayerkut defeated Hyder Ali at Porto Novo and save Madras? तो आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्तो नोवो में हैदर अली को कब हराया और मद्रास को बचाया। When did the British Army under Ayerkut defeated हैदर अली एंड ओके, तो हैदर अली को कब हराया, तो ये आपका पोर्तो नोवो की बात हो रही है, बैटल ऑफ पोर्तो नोवो 1781, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 235 हु लेड द संथाल रिवोल्ट ऑफ 1855। तो संथाल रिवोल्ट किसने लीड किया, सिंधु और कन्हू। तो 2 भाई थे, सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू, इन्होंने लीड किया था संथाल रेबेलियन को, ठीक है। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले मुझे क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि एंग्लो सिख वॉर कब हुए थे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुए थे। तो पहले वाले की अगर बात करेंगे तो 1845 1845, और दूसरे वाले की बात करेंगे तो 1848, दैट इज़ 1848, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर एंग्लो अफ़गान की बात कर लें, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान और सेकंड एंग्लो अफ़गान कब हुए। तो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान हुआ था 1839 से लेकर 1842 के बीच में, और सेकंड बात करेंगे 1878 से लेकर 1880 के बीच में, ठीक है। चलो, और ये ध्यान रखना कि जो पहला अफ़गान वॉर हुआ था तो इस टाइम पे ऑकलैंड जो था वो गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नील दर्पण रिटन बाय डैश पोर्ट्रेट द सिचुएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बाय द ब्रिटिशर्स। तो नील दर्पण ने किसने लिखी थी, दीनबंधु मित्रा ने। इसने एक्चुअल में इंडिगो रिवोल्ट को किया था, ठीक है, दर्शाया था। इंडिगो रिवोल्ट 1859 में हुआ था, 1839 में। कहाँ पर हुआ था, नादिया डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वेस्ट बंगाल में, नादिया पड़ती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर। और क्या है इसके रिगार्डिंग, और तो कुछ नहीं, 1859 है, नादिया वेस्ट बंगाल है। हाँ, इसके लीडर कौन थे, तो दिगंबर और विष्णु बिस्वास, दिगंबर और विष्णु
बिस्वास, ये लीडर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर तो हमें पता है कि उन्होंने गीतांजलि नॉवेल लिखी थी एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, इंडियन पर्सन टू गेट दी नोबेल प्राइज। व्हेन डिड मोपला रिवोल्ट इन केरला टेक प्लेस? तो मोपला रिवोल्ट कब हुआ केरल में? तो केरल में जो मोपला रिवोल्ट हुआ वो 1921 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और मोपला ये कहाँ पर? वही मालाबार जो रीजन पड़ता है यहाँ पर। एक्चुअल में ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था बिकॉज जो यहाँ पर मुस्लिम पेशेंट्स थे उन्होंने हिंदू ज़मींदार्स के अगेंस्ट में क्या कर दिया था? रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है, अगेंस्ट दी हिंदू ज़मींदार्स। चलो 258 पे आते हैं। बंकिम चंद्र चैटर्जी रोट अ नोवेल आनंद मठ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियंस? तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने कौन सी नॉवेल लिखी थी? ओके, ठीक है। जो नॉवेल आनंद मठ लिखी थी वो किस पे बेस्ड थी? वो सन्यासी रेबेलियन पे बेस्ड थी, ठीक है। आनंद मठ जो इन्होंने लिखी थी, और आपको पता है इसी से ही हमारे इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है दैट इज़ वंदे मातरम, उसको भी लिया गया है। ये जो सन्यासी रेबेलियन है ये बिहार बंगाल वाले रीजन में स्टार्ट हुआ था, और इसमें अगर लीडर की बात करें तो मजनू शाह, भवानी पाठक, ठीक है, भवानी पाठक और सरला देवी चौधरानी, सरला देवी नहीं, सॉरी, मतलब देवी चौधरानी, तो ये सब लीडर थे सन्यासी के, ठीक है। पैका की अगर बात करेंगे तो पैका उड़ीसा वाले रीजन में हुआ था 1817 में। बख्शी जगबंधु विद्याधर इसके लीडर थे, मैं इन शॉर्ट विद्याधर लिख रहा हूँ, ठीक है। बख्शी जगबंधु विद्याधर लीडर थे, 1817 में ये हुआ, क्लियर, उड़ीसा वाले रीजन में। व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 की जो क्रांति है वो कब शुरू हुई? तो ये कब शुरू हुई 1857 की क्रांति? तो ये क्रांति शुरू हुई जब एक्चुअल में हुआ क्या था? हुआ ये था, मैं पूरा कलानुक्रम आपको समझाता हूँ। 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, एक सिपाही थे, उनका नाम था मंगल पांडे, ठीक है। इन्होंने फायर कर दिया था अपने ही ऑफिसर पे। क्यों फायर कर दिया था? क्योंकि ये खबर चल रही थी कि भाई जो कारतूस होती हैं उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, दैट इज़ यूज़ ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, और उसमें जो चर्बी यूज़ हो रही है या तो सुअर की यानी पॉर्क या तो यूज़ हो रहा है, या फिर बीफ यानी कि गाय का मांस यूज़ हो रहा है। तो वो जो पॉर्क होता है, सुअर का मांस, वो इस्लाम धर्म में काफ़ी प्रोहिबिटेड होता है, और बीफ आपको पता है हिंदू धर्म में। तो इसी वजह से ये एक इमीडिएट कॉज माना जाता है इस 1857 के रिवोल्ट को, जिसको हम कि सीपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मेनली सिपाहियों ने विद्रोह किया था, ठीक है। इसको सीपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल पांडे ने यहाँ पर जब अटैक कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद इनको फांसी हुई 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को ही वॉज 1857 को ही वॉज हैंग्ड। देन उसके बाद 10 मई को सभी ने दिल्ली चलो एक तरह से कैंपेन शुरू किया, और ये अनाउंस किया कि जो हमारा रूलर होगा वो हम मुग़ल शासक को मानेंगे। तो उस समय जो मुग़ल शासक था वो बहादुर शाह जफ़र था, बहादुर शाह दी सेकेंड। तो उन लोगों ने अपना जो रूलर है उसको प्रोक्लेम किया बहादुर शाह को कि भी हमारा रूलर कैसा हो, बहादुर शाह जैसा हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द 1857 रिवोल्ट? तो नो एक्टिव सपोर्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट, लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ रिबल्स। तो कौन सा इसमें करेक्ट सही है? कि कोई एक्टिव सपोर्ट नहीं था प्रिंसली स्टेट से, बिल्कुल सही है, और कोई इफेक्टिव लीडरशिप भी नहीं थी। लीडरशिप की अगर बात करें कौन कौन से लीडर थे, तो दिल्ली से, बिहार से, बरेली से, कानपुर से, झांसी से, लखनऊ से, और पहले तो इतने ही बताओ। तो दिल्ली से ध्यान रखना है जनरल भक्त खान, जनरल भक्त खान। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह दी सेकेंड या फिर बहादुर शाह जफ़र। बिहार से अगर बात करेंगे तो कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। बरेली से अगर बात करेंगे तो खान, अब्दुल क्या बोल रहा हूँ मैं,
खान बहादुर, ठीक है, खान बहादुर। कानपुर से नाना साहेब, और बाद में तात्या टोपे, जो कि अडॉप्टेड सन थे बाजीराव दी सेकंड के। बाजीराव जो सेकंड पेशवा थे उनके अडॉप्टेड सन थे ये, ठीक है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, जो कि लास्ट जो नवाब ऑफ अवध थे उनकी बेगम साहिबाई थी, ठीक है। तो ये हैं आपके। और मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से लीड कर रहे थे। बता। लखनऊ बेगम हजरत महल, सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर तांतिया टोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह, नहीं, ठीक है। पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, ओनली 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसको हम ये पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था इसको, ठीक है। सारे एक्ट को हमने किया था और उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। द पावर टू कंट्रोल द इंडियन टेरिटरी वॉज वेस्टेड इन द क्वीन। यस, ठीक है। पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से क्या क्या हुआ था, रिकॉल करो। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था, डायरेक्ट क्राउन रूल को स्टैब्लिश कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को अब से वॉइस रॉय बोला जाएगा, और पहला वॉइस रॉय कौन बना था? कैनिंग बना था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट की गई थी, उसको 15 मेंबर की काउंसिल क्रिएट करके दी गई थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ एडिटर्स को ख़त्म कर दिया गया था यहाँ से। और क्या किया गया था? और क्या किया गया था? और यहाँ से पील कमीशन का एक पील आयोग का गठन किया गया था, जिसने कि बोला था कि इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कम कर देना चाहिए, मतलब काफ़ी कम कर देना चाहिए, फिर हटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो फिर आगे फिर इसी तरह का विद्रोह हो सकता है। अच्छा, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ तो उसमें एक कॉज तो इमीडिएट कॉज तुमने पढ़ा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, लेकिन एक और भी चीज़ थी, एंड दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि कौन लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था डलहौजी, ठीक है। और इसमें इसके तहत क्या था कि भाई अगर आपका एक नेचुरल हायर नहीं है, यानी कि अगर बेटा नहीं है आपका नेचुरल, ठीक है, अडॉप्टेड सन है मान लो, तो उसको जो आपका राजपाट है वो नहीं जाएगा, वो हम रख लेंगे। तो इसके तहत सबसे पहले जो राजपाट एक्वायर किया था ब्रिटिशर्स ने वो था सतारा का, देन था आपका संबलपुर, देन था संबलपुर का, और जैतपुर का भी, देन उदयपुर, झांसी और नागपुर। तो 1848, 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854, ठीक है। तो ये जो हैं ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सा कब एक्वायर किया गया। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। विच ट्राइबल फार्मर ऑफ सिंहभूम एंड छोटा नागपुर लेड द कोल ट्राइबल इन 1857। तो बुद्धो भगत ने जो है कोल म्यूटनी लीड करी थी, ये पता होना चाहिए आपको। भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो 1799 में इन्होंने मुंडा रेबेलियन को लीड किया था, मुंडा रेबेलियन को। और ये जो मुंडा रेबेलियन है, ठीक है, ये जो मुंडा रेबेलियन है ये किसके खिलाफ था? ये था दिकूज के खिलाफ। दिकूज कौन होते थे? दिकूज आउटसाइडर होते थे, ठीक है। तो आउटसाइडर के खिलाफ था, और ये एक तरह से जो खुंट कट्टी सिस्टम है उसको रिस्टोर करना चाहते थे, खुंट कट्टी सिस्टम को। और भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि कब होती है ज़रा बताइए जल्दी से। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि डलहौजी ने ही बोला था अवध को लेके कि अवध इज़ लाइक अ चेरी, जो कि बस ब्रिटिशर्स के माउथ में गिरने ही वाली है, तो ये बोला था, और हुआ भी वही। अवध का जो आखिरी नवाब था मिर्ज़ा वाजिद अली शाह, उसको बोला कि भाई तुम अब अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हो, और 1856 में 1857 में 6 में पूरी तरह से अवध को भी कैप्चर कर लिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, कि भाई आप अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। विच द फॉलोइंग इंसिडेंट टुक ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिजल्टेड इन मास मैसेकर ऑफ इंडियन रेबल्स। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एकदम मास मैसेकर हुआ था, काफ़ी मार
कटाई हुई थी, ये आपका कैप्चर ऑफ दिल्ली। जब दिल्ली को कैप्चर किया गया था तो ब्रिटिशर्स ने, फिर खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने चिड़ चिड़ के लोगों को मारा था, और बहुत मारा था। ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, द कैप्चर ऑफ दिल्ली। हैंगिंग ऑफ मंगल पांडे कब हुई थी? 8 अप्रैल को हुई थी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 265 पे आते हैं। 265 है आपका, द रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857 वॉज रिटन बाई। तो ये बुक किसने लिखी थी? जल्दी बताओ। तो ये अशोक मेहता, पुराण चंद्र जोशी, आरसी मजूमदार, इकबाल हुसैन। तो ये लिखी थी रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ 1857 आरसी मजूमदार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और अच्छा, किसने बोला था 1857 रिवोल्ट को एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हु सेड दिस 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? और किसने बोला था कि ये ना तो पहला है, ना तो नेशनल है, और ना तो इंडिपेंडेंस का कोई इससे लेना देना है? बताओ। चलो, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? चिन्हट का, चिन्हट 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 चिन्हट, लखनऊ। ठीक है। और ये किसने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर ने बोला था, एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये बोला था कि ये ना तो फर्स्ट वॉर है, ठीक है, ना तो इंडिपेंडेंस इसका लेने देना है। ये आरसी मजूमदार नहीं बोला था। ठीक है, आरसी मजूमदार। अगला है, हु वॉज वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स हुज फोर्सेस डिफीटेड नाना साहिब्स रिबल फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहेब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक कौन था? बताओ। तो सही आंसर क्या होगा? विच वॉज वन ऑफ द ब्रिटिश? तो यहाँ पर आंसर होगा हैवलॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए किसने कहाँ से सप्रेस किया मूवमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली से किसने सप्रेस किया, ठीक है, और लखनऊ से किसने सप्रेस किया, कानपुर से किसने सप्रेस किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, झांसी से किसने सप्रेस किया? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से तो निकोलसन ने सप्रेस किया, निकोलसन। लखनऊ से बेगम हज़रत महल, ठीक है, बेगम हज़रत महल। कानपुर से नाना साहेब, ठीक, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, रियली सॉरी। ठीक है, तो लखनऊ से और कानपुर से ध्यान रखना कॉलिन कैम्पबेल। झांसी से सर ह्यू रोज, ठीक है, सर ह्यू रोज ने इसको सप्रेस किया था। ठीक है, और ह्यू रोज ने बोला था कि शी वॉज द ओनली मैन फाइटिंग इन दैट बैटल। इसलिए बोला था, मतलब इनकी ब्रेवरी को दिखाने के लिए। और आपको पता होना चाहिए, मतलब शी डाइड वाइल, मतलब सेविंग हर किंगडम, जो रानी लक्ष्मीबाई थी। और उनको मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। मनु उनका बचपन का नाम था, और जो उनका एक तरह से हम बोल सकते हैं जो कब्र है वो ग्वालियर में बनी हुई है। ठीक है, एंड शी डाइड एट द एज ऑफ जस्ट एट द एज ऑफ 23, है ना। 1857 रिवोल्ट लखनऊ वॉज लेड बाई, ठीक है, कुंवर सिंह ने बिहार से लीड किया था। तात्या टोपे ने नाना साहब के जाने के बाद कानपुर से, और देन बाद में ग्वालियर में भी लीड किया था। ठीक है, हु सेड नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद कॉन्टेक्स्ट टू? तो ये वीर सावरकर ने बोला था, ऑप्शन नंबर ए। 270 रानी लक्ष्मीबाई वॉज मार्टायर्ड ऑन डैश 1858 वाइल फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स। रानी लक्ष्मीबाई 1858 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। तो कब शहीद हो गई थी ये? 7 मई को, 7 अप्रैल को,
7 जून को या 18 जून को? तो कब शहीद हुई थी रानी लक्ष्मीबाई? तो ये 18 जून को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हु डिड नॉट टेक पार्ट इन रिवोल्ट ऑफ 1857 में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो ऑब्वियस सी बात है, भगत सिंह डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। व्हाट वाज द फेट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी आफ्टर द बैटल ऑफ ग्वालियर इन 1858? तो क्या हुआ था, इनको कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया था? नहीं ना, शी डाइड फाइटिंग द बैटल, ठीक है। ये कब का? इसी बार का आरपीएफ का क्वेश्चन है। श्री नारायण गुरु अब आ चुका है हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो। तो SNDP दैट इज़ श्री नारायण धर्म परिपालन जो प्रोग्राम है, ये कब स्टैब्लिश मतलब कब स्टार्ट हुआ था? तो 1903 में स्टार्ट हुआ था और इसको श्री नारायण गुरु के, ठीक है, लिखा हुआ श्री नारायण गुरु ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अगला है इन द 19th century Hindu saint of India Ramakrishna Paramhans who was renowned for simplifying complex spiritual teachings was born in which district of West Bengal? तो कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? हावड़ा, हुगली, अलीपुर द्वार या फिर बीरभूम? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बीरभूम नहीं हुआ होगा, अलीपुर द्वार नहीं होगा, इनका जो जन्म हुआ था वो हावड़ा में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे किसके? ही वॉज दी गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। और इनका जो मूल नाम था, जो ओरिजिनल नेम था, वो क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था, ध्यान रखना है आपको। और अगर बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनका मूल नाम क्या था? इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता इनका पूरा नाम था। और इन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। फर्स्ट में 1897 को इन्होंने स्टार्ट किया था बेलूर मठ, ठीक है, बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बनाया था रामकृष्ण मिशन को, ठीक है, जिसकी स्थापना करी थी बेलूर मठ में हेडक्वार्टर। और इनकी जो बुक्स हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, राजयोग, कर्मयोग, ठीक है, ये इनकी बुक्स के नाम है स्वामी विवेकानंद। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को ही वॉज बॉर्न। और नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये बताओ कि जो इनका डेथ हुआ था वो कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को ही डाइड। और ये पता होना चाहिए कि 1893 में इन्होंने अपनी शिकागो में स्पीच दी थी, शिकागो USA में इन्होंने अपनी स्पीच दी थी। प्लस इनके नाम का एक रॉक मेमोरियल है, वो कहाँ पर बना हुआ है ये बताओ। इंटरनेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 अगस्त को, ठीक है। और जो रॉक मेमोरियल बना हुआ है ये कहाँ पर बना हुआ है? ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। चलो सर KBC में रजिस्ट्रेट कर दो, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अच्छा रजिस्ट्रेशन चल रहा है क्या KBC में? अच्छा हुगली होगा इसका, ठीक है, हुगली, ऑप्शन नंबर बी। रामाबाई राणा डे सोशलिस्ट एक्टिविस्ट एंड रिफॉर्मर इज रिमेंबर्ड फॉर स्टार्टिंग। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था 1909 में? तो शी स्टार्टेड सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा ये बताओ आर्य महिला समाज किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड आर्य महिला समाज? बता जल्दी से, ध्यान रखना वो भी इन्होंने शुरू किया था। किसने? पंडिता रामाबाई रानाडे जी ने शुरू किया था। लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस, एक सेकेंड। आर्य महिला समाज है पंडिता रामाबाई सरस्वती ने शुरू किया था, ठीक है, रामाबाई सरस्वती। जो रानाडे जी ने शुरू किया था, रामाबाई रानाडे ने, ये था लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेवा सदन तो था ही, और एक ध्यान रखना इन्होंने शुरू किया था लेडीज
सोशल कॉन्फ्रेंस, ये इन्होंने 1904 में बनाया था, 1904 में। 276 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले। तो कहाँ पर बनाई थी? पुणे में 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि पॉलिटिकल गुरु थे, किसके? ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी एंड जिन्ना बोथ। गांधी और जिन्ना दोनों के ये पॉलिटिकल गुरु थे, राजनैतिक गुरु थे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस किसने बनाई? हु फाउंडेड ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस? तो ध्यान रखिएगा ये बनाई थी मार्गरेट कजिन्स ने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन बॉम्बे? तो 1875 में बनाया था, 1875 में। और सबसे इसकी जो पहली यूनिट सेटअप हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है बॉम्बे में, देन उसके बाद लाहौर में। इनके अगर बात करें तो इनका जो मूल नाम था, दैट इज़ ओरिजिनल नेम था, वो था क्या? मूल शंकर। इन्होंने कुछ फेमस स्टेटमेंट्स दिए थे, जैसे कि इंडिया फॉर इंडियंस, यानी कि भारत भारतीयों के लिए, और क्या बोला था? गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। तो ये इनके स्टेटमेंट थे। और इन्होंने जो है ध्यान रखना कि आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट चलाया था, ठीक है। कौन सा मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट चलाया था। शुद्धि मूवमेंट का मतलब होता है प्योरिफिकेशन मूवमेंट। ये उनके लिए था जो अपना हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म में जा चुके हैं, तो उनको वापस लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया गया था भाई आर्य समाज, ठीक है, जिसको कि प्योरिफिकेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। Who among the following became the first person to hoist the Indian flag on foreign soil during the International Socialist Conference in Stuttgart, Germany 1907? तो किसने फॉरेन सॉइल पे सबसे पहले झंडा फहराया? तो शी वॉज मैडम भीखाजी कामा। और इस झंडे को ये पूछता है वापस कौन लाए थे इंडियन सॉइल में? तो ये इंदुलाल याग्निक लेके आए थे, ठीक है, इंदुलाल याग्निक। Who among the following formed the सत्य शोधक समाज to uplift the lower caste people and untouchables? तो बताओ किसने सत्य शोधक समाज यहाँ पर बनाया था, ठीक है। सत्य शोधक समाज किसने फॉर्म किया? तो सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाई कौन होंगे? तो इट वॉज फाउंडेड बाई ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ठीक है। 1873 में इन्होंने बनाया था। और ये मराठी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब मराठी में जो गार्डनर कम्युनिटी होती है वहाँ, उससे बिलोंग करते थे ये, माली कम्युनिटी से। एंड इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जो आपको पता होना चाहिए। वो बुक्स कुछ इस तरह से हैं, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। तो ये बुक्स लिखी गई थी इनके द्वारा, मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था सावित्रीबाई फूले, जो इंडियन अगर हम बात करें इंडिया में पहली फीमेल टीचर कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था। कहाँ से स्टार्ट किया था टेम्पल एंट्री मूवमेंट? तो जो नासिक में कालाराम टेम्पल है, नासिक में जो कालाराम मंदिर है वहाँ से इन्होंने शुरू किया था टेम्पल एंट्री मूवमेंट को। प्लस इन्होंने महद सत्याग्रह भी चला रखा था, महद सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था 1927 में, 1927 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में पूरी तरह से रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने ध्यान रखना बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी बनाई थी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में, 1924 में, ठीक है। और इन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया था। ड्यू टू हुज एफर्ट्स वॉज अ बैन ऑन सती पुट बाई द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बाई इनैक्टिंग द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829? तो ये राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से था कि भाई सती पर बैन लग पाया था 1829, 1829 में। और इस टाइम पे विलियम बेंटिक, यस लिखा, विलियम बेंटिक वॉज दी गवर्नर जनरल, जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Dash established by Atmaram Pandurang in Bombay in 1867 was a movement of
रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, तो प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज या फिर सत्यशोधक समाज देख चुके हैं। 1873 ज्योतिबा फूले, 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज अभी नहीं देखा है। ब्रह्मो समाज एक्चुअल में चलो देख लेंगे उसको आगे जब क्वेश्चन आएगा। अभी प्रार्थना समाज देखते हैं। प्रार्थना समाज जो है वो बना था 1867 में, 1867 में आत्माराम पंडुरंग ने बनाया था। वहीं पे एक था आपका परमहंस मंडली, परमहंस मंडली, ये भी बना था कहाँ पर, महाराष्ट्र में। दोनों महाराष्ट्र बने थे और इसको बनाया था दादोबा पंडुरंग ने, दादोबा पंडुरंग ने बनाया था इसको, ठीक है। 1840 याद रखेंगे, लेकिन पता नहीं एसएससी 1849 मानता है, तो मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। अब रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने दोनों बता दिए। 1840 और 49 दोनों याद रखना, ठीक है। दोनों आ जाए ऑप्शन में तो 1840। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन राय वॉज अ प्रिकर्सर इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। प्रिकर्सर का मतलब है कि कौन पहले बना था, तो प्रिकर्सर वॉज आत्मीय सभा, जो कि 1814, कहीं कहीं 1815 भी तुम्हें दिखेगा, ठीक है। मैं बना था, देन बाद में यही ट्रांसफॉर्म होके ब्रह्मो सभा बनता है और वही बाद में जाके ब्रह्मो समाज बन जाता है। यहाँ पर हो चाहे ब्रह्मो समाज में हो, चाहे ये आपका प्रार्थना समाज हो, यहाँ पर मोनोथीज्म के प्रिंसिपल सिखाए जाते थे। मोनोथीज्म का मतलब एक भगवान की वर्शिप करो, आइडल वर्शिप ना करो, ठीक है। और बाकी रिफॉर्म्स की बात करते थे कि विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की बात करते थे, ठीक है। तो ये सब गर्ल जो एजुकेशन है उसके सपोर्ट में बात करते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। धर्म सभा की अगर बात करेंगे तो इसको राधाकांत देव ने बनाया था 1830 में, 1830 में। इसको राधाकांत देव ने ब्रह्मो समाज को या फिर ब्रह्मो सभा को काउंटर करने के लिए बनाया था, उसको काउंटर करने के लिए बनाया था राधाकांत देव ने। 283 राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा, लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज। किस सिटी में? बुधवान, बैरकपुर, मुर्शिदाबाद या कैलकाटा में बनाया था? तो ये इन्होंने बनाया था कैलकाटा में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सही आंसर कैलकाटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 284 सिलेक्ट दी करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड हिज और हर एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको यहाँ पर बताना है। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा जो है 1867 में MG राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे जी ने बनाया था, तो ये सही है। एक सेकेंड करेक्ट पूछ रहा होगा, हाँ वही तो, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि HSRA का एनी बेसन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोगों ने फाउंड किया था इसको 1928 में, 1928 में इसको बनाया था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग थे इसमें। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसको 1875 में बनाया गया था। HP ब्लावात्स्की एंड MS ऑलकॉट के द्वारा, ठीक है। HP ब्लावात्स्की और MS ऑलकॉट ने इसको बनाया था। सरोजिनी नायडू से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाद में इन लोगों ने 1882 में 1882 में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। ध्यान रखें था, इन्होंने क्या कर लिया था, अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था। और हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहाँ कर लिया था अड्यार मद्रास में, ठीक है, अड्यार मद्रास में। और उसकी फिर चेयरमैनशिप जो है एनी बेसन ने ले ली थी। क्लियर थी चीज़ सभी को यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? और यंग बंगाल मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ध्यान रखिएगा 1905 में, 1905 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको बनाया था। यंग बंगाल मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो हेनरी विवियन डेरोजियो 1830 के टाइम पे। अलीगढ़ मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो 1875 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये, 1875 में, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, याद रखिएगा। क्या लिख दिया भैया, सर्वेंट्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। आज बार बार दिमाग पता नहीं क्यों बुक्स में जा रहा है, ठीक है।
गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। देवबंद मूवमेंट किसने किया था, देवबंद मूवमेंट किसने चलाया था, तो ध्यान रखना गंगोही और ननोटोवी दो भाई थे, ठीक है, उन्होंने चलाया था ये आपका देवबंद मूवमेंट, ठीक। अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता था। इन 1889 एस्टैब्लिश्ड मुक्ति मिशन अ रेफ्यूज फॉर यंग विडोज, तो किसने इसको बनाया था, रामाबाई रानडे, पंडिता रामाबाई आनंद, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर टी, पंडिता रामाबाई ने, ठीक है। लोक हितवादी के नाम से जानते हैं गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है किस नाम से, लोक हितवादी के नाम से, लोगों का भला कर रहे हैं, ठीक है। चलो, हु फाउंडेड दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885 अलॉन्ग विथ फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग, तो किसने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। सबका सही है, कृष्णेंदु वर्मन, एसओएमए, पीयू कौर, आशीष ठाकुर। एचपी ब्लाउस्की और एमएस कॉलकॉट दोनों ऑप्शन में रहा तो किसको टिक करेंगे तुम तुम लोग बस इसी में कंफ्यूज रहते हो भाई, दोनों ऑप्शन में क्यों रहेगा भाई, तुम खुद बताओ, दोनों ही थे, दोनों रहेगा नहीं ऑप्शन में, रहेगा ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। क्या 269 चेक करो, 269 में क्या है भाई, बोल कुछ रहे, टिक कोई और हो रहा है यार, क्या हो रहा है आज ये। नासी मजूमदार बोल के सावरकर टिक कर दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 1885 में। और जब ये इस समय बनी थी जब ये बनी थी तो डफरिन वॉज दी वॉइस रॉय, ठीक है, एंड डफरिन ने कांग्रेस को अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था, ठीक है। डफरिन कॉल्ड इट एज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, राजद्रोह की एक फैक्ट्री बताया था, ठीक है, डफरिन ने। प्लस इसको लेके जब ये बनी थी तो किसने सेफ्टी वॉल थ्योरी दी थी, हु गेव द सेफ्टी वॉल थ्योरी, किसने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी ध्यान रखना, सेफ्टी वॉल थ्योरी वॉज गिवन बाय
लाला लाजपत राय। और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो दी थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये कौन थे, ये आपके थे उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। और पहला जो सेशन हुआ था वो हुआ कहाँ पे था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ है ये, बॉम्बे में है ये। सेकंड जो सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1886 में हुआ था, कैलकाटा में हुआ था, प्रिसाइड नौरोजी ने किया था। थर्ड वाला 1887 में हुआ था, कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, प्रिसाइड किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फोर्थ सेशन कहाँ हुआ था, 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किसने किया था, जॉर्ज यूल। ही बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिशर टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। वेयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, तो पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहली मीटिंग आपकी बॉम्बे में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक। अगला देखिए, और अच्छा आप ये बताओ कि कौन सा पहला सेशन था जिसमें कि वंदे मातरम गाया गया था, किस सेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ध्यान रखना, 1896 में, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लस आप अच्छा ये बताओ कि पहली विमेन कौन थी, और उससे पहले तो ये बताओ जो हमारा नेशनल सॉन्ग है दैट इज़ जन गण मन, इसको सबसे पहले किसने गाया था, किस कांग्रेस सेशन में गाया गया था, 1911 में। दोनों ही कैलकाटा में हुआ था, ठीक है, दोनों ही कैलकाटा में हुए थे। जो पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, शी वॉज एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 का कैलकाटा सेशन को लीड किया था। 1917 का ये कैलकाटा सेशन को एनी बेसेंट ने लीड किया था, ठीक है, तो ये पहली विमेन बन गई थी। और 1925 का 1925 का ध्यान रखना, कानपुर में जो सेशन हुआ था उसको लीड किया था सरोजिनी नायडू ने, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ कांग्रेस। ये पहली विमेन थी, ये पहली इंडियन विमेन थी, भारतीय महिला थी, ठीक है, 1925 में। ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दिमाग में। और गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन को प्रिसाइड किया था, वो कौन सा था, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग, तो अभी हमने देखा डफरिन था। महात्मा गांधी चेयर द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सिर्फ एक ही सेशन को प्रिसाइड किया था, एंड इट वॉज बेलगांव का सेशन, जो कि 1924 का था, ठीक है। नेम द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो शी वॉज फर्स्ट लेडी सरोजिनी नायडू। अगर इंडिया पूछ लेगा, अगर इंडियन पूछ लेगा तो सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर इंडियन पूछ लेगा तो, और अगर ओवरऑल तो फिर एनी बेसेंट, ठीक है, क्लियर। 294 294 बिटवीन होम लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 साइंड, तो लखनऊ पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन हुआ था। क्यों साइन हुआ था, क्योंकि एक्चुअल में पहले तो ध्यान रखो थोड़ा सा कि 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गया था। कांग्रेस स्प्लिट का मतलब है कि कांग्रेस टूट गई थी दो पार्ट्स में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो एक पार्ट है एक्सट्रीमिस्ट, उसको बाहर निकाल दिया गया था। तो जो मॉडरेट्स नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट्स गरम दल, दो फैक्शन में ये बट चुका था कांग्रेस। तो इनका रीयूनियन हुआ था, एक तो 1916 का जो लखनऊ का सेशन हुआ था, जिसको कि प्रिसाइड किसने किया था, जरा बताइए। जिसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, इसको प्रिसाइड किया था। ध्यान ये रखना है कि ये जो पैक्ट हुआ था इसमें एक तरह से जॉइंट डिमांड्स रखी गई थी इनके द्वारा टू द ब्रिटिशर्स के सामने जॉइंट डिमांड रखी गई थी। ये जो सेशन हुआ था इसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने, ठीक है। मॉडरेट्स का क्या सिस्टम चलता था कि भाई हम प्रेयर है ना, पेटिशन ये सब करेंगे, देन प्रोटेस्ट में आएंगे। एक्सट्रीमिस्ट का था कि सीधे अटैक करो उन पर। Who among the following was elected as the president of the INC in the year 1938 and 39? तो किसको इलेक्ट किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी को। ये हरिपुरा जो गुजरात में एक सेशन हुआ था, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, उसके लिए इनको चुना गया था। हरिपुरा वाला तो इन्होंने लीड किया था, त्रिपुरी वाले के लिए भी इलेक्ट हो गए थे, लेकिन इन्होंने लीड नहीं किया बिकॉज गांधी जी और इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। गांधी जी ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पट्टा भी सीतारामैया को खड़ा किया था, वो हार गए,
तो फिर वो गांधी जी ने बोला कि इनकी हार मेरी हार है, तो थोड़े से इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। तो बोस जी ने रिज़ाइन देके 1939 में इन्होंने खुद की एक पार्टी बना ली नेम्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 1939 में। 1938 में बनती है नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको बनाते बोस हैं, लेकिन पहले चेयरमैन थे नेहरू। ठीक है, लेकिन ये 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस विद इन दी कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर बात करेंगे तो इनका जो जन्म होता है 23 जनवरी को, ठीक है, हुआ था। पराक्रम दिवस इसी दिन सेलिब्रेट किया था 1897 में, 23 जनवरी 1997। तो पराक्रम दिवस इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी के आपको वो पता होने चाहिए फेमस स्लोगन, जैसे कि दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, जय हिंद, ये इनके स्लोगन्स हैं। Who among the following first demanded स्वराज और सेल्फ रूल एज द गोल ऑफ द INC एट द 1906 कैलकाटा सेशन? तो हुआ ये था कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था और उसके बाद दो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे कांग्रेस के। एक तो 1905 में बंगाल में, जिसको कि गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था, और दूसरा जिसको कि दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था। इनके रिगार्डिंग जो हमें फैक्ट याद रखने हैं वो ये है कि इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम बताइए। इन्होंने अगर बात करें तो एक एसोसिएशन बनाया था, उस एसोसिएशन का नाम क्या है? तो बुक की अगर बात करेंगे तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके इनकी बुक है, जिसमें कि इन्होंने ड्रेन थ्योरी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडियन वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, तो इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में चर्चा करी। देन एसोसिएशन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने 1866 में बनाया, प्लस एक रहनुमाई मजदयान सभा भी बनाया। रहनुमाई मजदयान सभा वो इन्होंने अकेले नहीं बनाया, वो इन्होंने नौरोजी फुरदौनजी और SS बंगाली के साथ मिल के बनाया। ठीक है, एंड इन्होंने जो क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल रहा है उसको क्या भाई, पहले ये इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये नोट करो। ठीक है, पहले इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। साथ ही साथ ये ध्यान रखना इनके रिगार्डिंग आपको कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट रखा था। ठीक है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट रखा था, और सबसे पहले पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा भी इन्होंने दी थी। ठीक है, 263 को भाई वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, 263 को बस थोड़े से क्वेश्चन और बाकी हैं। और इन्होंने कांग्रेस के 3 सेशन को प्रिसाइड किया था। राइट, और एक चीज़, हाँ अब याद आया एकदम से, रस्त गुफ्तार करके इन्होंने एक अपनी पारसी कम्युनिटी की, पारसी थे ना, तो उनके लिए एक वीकली निकाला था, रस्त गुफ्तार। ड्यूरिंग whose tenure as the Viceroy of India was the first session of the INC held? तो INC का पहला सेशन ये किसके टाइम पे हुआ था? डफरिन के टाइम पे, ऑप्शन नंबर सी। 299 Who among the following was not involved in the establishment of INC? कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं था? तो दादा भाई नौरोजी इन्वॉल्व थे, KT तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी ये भी थे, जस्टिस MG रानाडे ये भी थे, बाल गंगाधर तिलक फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाल गंगाधर तिलक का पेन नेम क्या है? लोकमान्य के नाम से इनको जाना जाता है। प्लस इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या स्टेटमेंट थी? कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स निकाले थे, मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 13 शतक पहली बार हम लगा रहे हैं अपने इस वन शॉट लेक्चर्स में। इन विच ईयर वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड बाई लॉर्ड कर्जन द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? किस साल अनाउंस किया गया? तो 1905 में अनाउंस किया गया, जुलाई में अनाउंस किया गया, और लागू कब किया गया? अक्टूबर में लागू किया गया। जिसमें कि किया क्या गया था? बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। रीज़न क्या दिया गया था? रीज़न यहाँ पर दिया गया था कि भाई हम प्रशासनिक कारणों की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत मुश्किल हो रहा है बंगाल को
गवर्न करना, बट एक्चुअल जो रीज़न था वो ये था कि बंगाल वॉज बिकमिंग दी नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से इन लोगों ने बंगाल का पार्टीशन किया, जहाँ पर मोस्टली जो ईस्ट बंगाल में थे वो मुस्लिम्स थे और यहाँ पर हिंदू थे, ठीक। और इसी वजह से 1906 में आपकी पार्टी बनती है जिसका नाम क्या था, मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम्स पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम डिवीजन जो कार्ड खेला ब्रिटिशर्स ने वो एकदम सक्सेसफुल हो गया उनका, और 1906 में ये बनती है मुस्लिम लीग। नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, 30 दिसंबर 1905, तो जिसको हम 1906 ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका के थे और आगा खान, ये दोनों फाउंडर थे मुस्लिम लीग के। देन बाद में जब इनको ये लगता है, क्या होता है, 1911 में इस पार्टीशन को एन्यूल कर दिया जाता है। पार्टीशन वॉज एन्यूल्ड, पार्टीशन वॉज एन्यूल्ड का मतलब ये है कि उसको रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद किया क्या गया कि मुस्लिम्स को थोड़ा अपीज़ करने के लिए कैपिटल को कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। 1911 में अनाउंस हुआ था ये, लेकिन हुआ 1912 में था। ये अनाउंसमेंट करी गई थी दिल्ली दरबार के दौरान, ठीक है। जो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाया था, किसने करवाया था, हार्डिंगे द सेकंड ने, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द सेकंड ने करवाया था ये, ठीक है, क्लियर। तो उसकी वजह से मुस्लिम्स चिढ़ गए थे और बाद में इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग ने आईएनसी के साथ हाथ मिलाया और लखनऊ पैक्ट, दैट इज़ 1916 में, अगर आपको याद हो, हमने अभी देखा था, मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच दोनों ने एक कॉमन पैक्ट साइन, मतलब एक तरह से प्रेजेंट किया ब्रिटिशर्स के सामने। विच इवेंट इंटेंसीफाइड द एक्सट्रीमिस्ट डिसइल्यूजनमेंट विद द ब्रिटिश। तो किसने डिसइल्यूजनमेंट जो है स्टार्ट कर दिया, तो बंगाल पार्टीशन इन 1905। हुआ क्या, अभी मैंने आपको बताया कि दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुए थे, सेशन हुए थे कांग्रेस के। एक तो बनारस में सेशन हुआ था, ठीक है, जिसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जहाँ पर स्वदेशी का प्रोक्लेमेशन लिया गया था, ठीक है, कि स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे। फिर एक जो सेशन हुआ था अगले ही साल कलकत्ता में जो 1906 में सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लिए गए थे। वो 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन किस किस चीज़ को लेके थे, तो एक तो था स्वदेशी को लेके, दूसरा था स्वराज को लेके, तीसरा था आपका बॉयकॉट को लेके, और चौथा था नेशनल एजुकेशन को लेकर, ठीक है, नेशनल एजुकेशन। तो 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था इसमें। अब हुआ क्या था कि स्वराज जब ये डिक्लेयर हो गया कि हाँ हमें स्वराज सेल्फ रूल चाहिए, तो एक्सट्रीमिस्ट और काफ़ी उग्र हो गए और उन्होंने बोला कि इसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित मत रखो, बल्कि पैन इंडिया लेके जाओ इसको, ठीक है। लेकिन मॉडरेट्स बोल रहे थे नहीं, सिर्फ बंगाल तक सीमित रखो। मॉडरेट्स बोल रहे थे कि नहीं, सिर्फ अभी हम ही लोगों तक सीमित रखो, ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट मास मूवमेंट को लेके बोल रहे थे। तो इसी ऐसे यहाँ पर 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में यहाँ पर डिवीजन हो जाता है, रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बाकी इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन 1928, रॉलेट एक्ट इन 1919, ठीक है। वॉट आइडियोलॉजी डिड दी एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रांगली अपोज विद इन दी आईएनसी। तो किस आइडियोलॉजी का एकदम खंडन करते थे एक्सट्रीमिस्ट की अगर बात करें तो, सेल्फ गवर्नेंस, नेशनलिज्म, ग्रेजुअलिज्म या फिर स्वदेशी। तो ये लोग ग्रेजुअलिज्म को बोलते थे, भाई ग्रेजुअलिज्म धीरे धीरे मत करो, एकदम से करो सारी चीज़ें, धीरे धीरे करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो देन 303 पे आते हैं। द ट्रायो ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाल बाल पाल बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर। तो किसके बाद, इसी बार का आरपीएफ का क्वेश्चन है। तो ये आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद प्रोमिनेंट हो गया लाल बाल पाल का ट्रायो, ये एक्सट्रीमिस्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 304। विच लीडर रिप्रेजेंटेड द बंगाल ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो बंगाल ग्रुप, लाला लाजपत राय तो पंजाब साइड के थे, बाल गंगाधर तिलक आपके ये महाराष्ट्र साइड के थे, ठीक है, और दयानंद सरस्वती और बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वर इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय। तो ये भी हम देख चुके हैं हमने पिछले लेक्चर में कि 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गलत है ये। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था,
और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, प्लस काउंसिल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करी गई थी 16 से 60 तक। इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टैग्यू फॉर रिफॉर्म्स, केल्म्स फॉर रिफॉर्म्स बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ था, बाई कैमरलिज्म दिया गया था सेंटर को, और जो प्रोविंसेस थी उसमें डायरकी लाया गया था। और इसी चीज़ को रिवर्स किसने किया था, 1935 ने, जिसने डायरकी जो है एबॉलिश कर दी थी प्रोविंसेस से और उनको ऑटोनॉमी दे दी थी। और वहाँ प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया था 6 आउट ऑफ 11, और सेंटर में डायरकी को ले आया था। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पहले ही ऑलरेडी पढ़ के रखी है। और इसने 1991 वाले ने और क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड किया था, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, इन सब के लिए भी उसको एक्सटेंड करने का काम किया था। ठीक है, और 1935 ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसको भी फॉर्म किया था, जो संरचनात्मक, जिसको ढांचा बोलते हैं। तो ज़्यादातर हमने जो संविधान में जो चीज़ें बोरो करी हैं वो 1935 के एक्ट से करी हैं। ऑलराइट, 306 ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड द फेमस पिक्चर ऑफ भारत माता। तो भारत माता का पोर्ट्रेट किसने बनाया, या अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। प्लस ध्यान रखना इसमें V.O. चिदम्बरम पिल्लई ने, इस टाइम पे V.O. चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भी फॉर्म करी थी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ठीक है, और सुब्रमण्यम ने, ठीक है, सुब्रमण्यम ने सुदेश गीतम लिखी थी। ठीक है, सुदेश गीतम, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें। मोहम्मद इकबाल ने एक नारा दिया था, किसका, क्या लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद। लोकमान्य तिलक के बारे में चीज़ें देख चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ नॉवेल सन्यासी रेबेलियन से लिंक्ड है, वो कैसे वंदे मातरम वहीं से लिया था। और जरा बताएंगे जो वंदे मातरम हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसको हमने कब अडॉप्ट किया था, व्हेन डिड वी अडॉप्टेड दी, ठीक है, हमने कब इसको अडॉप्ट किया था, जो वंदे मातरम था, हमने पॉलिटी में पढ़ा था इसको, बताओ जल्दी से। तो इसको हमने अडॉप्ट करने का काम किया था कब, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमने क्या भी अडॉप्ट किया था, जो हमारा नेशनल एंथम है उसको भी, नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया था मई 1949 में, है ना। द होम रूल लीग वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय इंडियन नेशनलिस्ट बाल गंगाधर तिलक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर्स। तो कब, नहीं, किसने इसको स्टैब्लिश किया था। तो स्टैब्लिश तो अगर हम बात करेंगे होम रूल लीग की, तो जो होम रूल लीग है इसको 1916 में स्टैब्लिश किया गया था। दो लोगों ने स्टैब्लिश किया था, एक तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको स्टैब्लिश किया, ठीक है, और दूसरा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने इसको स्टैब्लिश किया। अगर तिलक जी की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर था पुणे में और इनका हेडक्वार्टर था मद्रास में। इन्होंने जो फॉर्म किया था पुणे और इन्होंने मद्रास में। जो भी पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन है, महाराष्ट्र, बिहार, एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी, वो सब इनके अंडर में था और बॉम्बे सिटी इनके अंडर में थी, एनी बेसेंट और मद्रास वाला क्षेत्र। इन्होंने पहले बनाया था, इन्होंने बाद में बनाया था, बना 1916 में थे। इनकी ज़्यादा ब्रांचेस थी एनी बेसेंट वाले की, ठीक है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। तो आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि तिलक का नाम तो है ही है, यहाँ पर एनी बेसेंट। बाद में इसी होम रूल लीग को गांधी जी ने स्वराज्य सभा का नाम देके उसमें यूथ को डाल के, मतलब यूथ मेंबर्स को डाल के उसको यूज़ किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि डेथ हो गई थी, आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक की। कब डेथ हुई थी उनकी? चलो भाई मारो फिरंगी सर, कितना क्वेश्चन है? और 350 क्वेश्चन है, बता दूं, ठीक है, 350 क्वेश्चन है। इतना तो आपको हिस्ट्री से अंदाज़ा लग ही जाना चाहिए कि भाई अभी हम कहाँ पर हैं। अभी हम हैं कहीं 1916 के आसपास, तो थोड़ा बहुत ही बाकी है बस। द फर्स्ट नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एमर्ज फ्रॉम, तो कहाँ से एमर्ज हुआ? सबसे पहला बंगाल से। बंगाल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज़। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर अनफोल्ड द फ्लैग, ये हम देख चुके हैं, ये मैडम भीखाजी कामा, और उसको वापस कौन लेके आए? इंदुलाल याग्निक। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय इंडियंस इन द ईयर 1913, वेयर वॉज इट्स हेडक्वार्टर, तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो ये था सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा, हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी देखी थी जो 1875 में बनी थी, HP ब्लास्की और MS ऑलकॉट, उसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यूयॉर्क में था, इसका सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी के जो फाउंडर थे वो थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद, ये सब लोग इसके फाउंडर्स थे गदर पार्टी के। और इससे एसोसिएटेड एक इवेंट है या फिर एक इंसिडेंट है, उसको आप रिकॉल कर सकते हो। उस इंसिडेंट का नाम है कोमागाटा मारू। क्या नाम है उसका? कोमागाटा मारू। ये एक जापानीज शिप का नाम है जो कि सेल किया था फ्रॉम हांगकांग सिंगापुर टू
वैंकूवर कनाडा, जिससे इसको वापस भेज दिया गया था, ठीक है, लौटा दिया गया था। तो ध्यान रखना कब बनी थी, कहाँ बनी थी और कौन सा इवेंट इससे एसोसिएटेड है। HRA कब बनी थी, 1920, 26, 22 या 24? तो 1920 में ध्यान रखना, एक तो CPI बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। किसने बनाया, मणिंद्र नाथ रॉय। और हमने पॉलिटी वाले में देखा था कि ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। कब रखी बताओ? ये जो फॉर्मलाइज हुई थी CPI पार्टी 1925 में कानपुर में फॉर्मलाइज हुई थी जाके, ठीक है। 1920 में एक और पार्टी बनी थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको बनाया था किसने, नारायण मल्हर जोशी ने, NM जोशी। नारायण मल्हर जोशी लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। दीवान चमन लाल भी थे और जोसेफ बाप्तिस्ता भी थे, ठीक है। HRA की बात कर रहा है 1924 में। कहाँ पर बनी थी, कानपुर में बनी थी। किसने बनाया था, सचिन सान्याल ने बनाया था, सचिन सान्याल ने बनाया था। और इनसे मतलब जो HRA पार्टी से एक जो इवेंट एसोसिएटेड है दैट इज़ योर, कौन सा, 1925 में हुआ था ये इवेंट, काकोरी ट्रेन रॉबरी जिसको बोलते हैं। तो काकोरी इंसिडेंट हुआ था 1925 में, जहाँ पर सचिन सान्याल और उनके साथी जैसे कि रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, इन सब लोगों ने इसको लीड किया था। तो इन सभी लोगों को फिर फांसी हो गई थी, सचिन सान्याल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान, इन सबको, ठीक है। MN रॉय की बात करेंगे, 1934 में इन्होंने डिमांड रखी थी, 1934 में। और ध्यान रखना HRA के बाद 1928 में, ये तो मैंने पीछे भी आपको बताया ही था, HSRA बनी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको बनाने का काम किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने, मेनली थे, ठीक है। बाकी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी थे। और इसको बनाया गया था फिरोज शाह कोटला में बनाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। Who shot dead Rand, the commissioner of police, Pune, due to failure to check the plague in India at the end of the 19th century in India? 19वीं सदी के अंत में भारत में प्लेग की रोकथाम में विफल रहने के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो रैंड की हत्या किसने करी थी, तो ये ध्यान रखना किसने करी थी, ये करी थी चापेकर ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर A सही आंसर होगा, ठीक। वीर सावरकर ने, ध्यान रखना कि इन्होंने बनाई थी एक मित्र मेला करके सोसाइटी, मित्र मेला, ठीक है, जिसको कि बाद में मर्ज कर दिया गया था अभिनव भारत सोसाइटी के साथ। इट वॉज मर्ज्ड विद अभिनव भारत सोसाइटी, उसके साथ मर्ज कर दिया गया था। भगत सिंह, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बनाई थी पंजाब नौजवान भारत सभा। कब बनाई थी, तो ये 1927 इनकी बुक का नाम बताओ, फड़के। इन्होंने रामोसी पेजेंट फोर्स का फॉर्मेशन किया था, रामोसी पेजेंट फोर्स, कहाँ, महाराष्ट्र में। और भगत सिंह, वाई आई एम अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम अथीस्ट, ठीक है। मित्र मेला 1899, अभिनव भारत सोसाइटी 1904, ठीक है। सावरकर ब्रदर्स। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन्वॉल्व इन अलीपुर बॉम्ब केस, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में कौन इन्वॉल्व था? स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अनुशीलन समिति या फिर HRA? इसका लेना देना HRA से तो काकोरी से था, स्वराज पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इसका भी नहीं, अनुशीलन समिति का लेना देना था। ऑप्शन नंबर C। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस की अगर बात करेंगे तो इसमें हुआ क्या था, इसमें जो खुर्दीराम ठीक है, 1908 में क्या हुआ था, इसमें जो खुर्दीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी, ये लोग दो लोग मेनली इन्वॉल्व थे। किंग्सफोर्ड था, मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था, इसकी मतलब ये कैरी जिसको उड़ाने का वो था, इसको मारने का इन लोगों ने प्लान बना रखा था, लेकिन हो नहीं पाया वो सक्सेसफुल, ठीक है। तो इसको हम मानिक टोला बम कंस्पिरेसी केस भी बोलते हैं, जो अलीपुर बम कंस्पिरेसी केस है। इसमें ध्यान रखना प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया और खुर्दीराम बोस को हैंग कर दिया गया। और अरबिंदो घोष को भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको बरी कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसा कुछ मिला नहीं था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इन द इंदु प्रकाश किसने पब्लिश करी, तो ये अरबिंदो घोष ने पब्लिश करी न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ठीक है। 315 में हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिमांडेड स्वराज और सेल्फ रूल एज द गोल ऑफ द INC एट द 1906 कैलकाटा सेशन? सबसे पहले किसने डिमांड किया, तो 1906 का सेशन किसने प्रेसाइड किया था? विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर इज नोन एज लोकमान्य? गांधी पे आते हैं अभी, ठीक है।
गांधी पे शुरू करें, पानी वानी पी लो, फिर बस आखिरी है हमारा पार्ट गांधी, उसको शुरू करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, गांधी से नाथूराम पे खत्म। हाँ, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? करो या मरो। चलो, तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। पुतली बाई इनकी, पुतली बाई कौन थी बता जल्दी से। हु एडवाइज्ड गांधी जी टू ट्रैवल अराउंड ब्रिटिश इंडिया गेटिंग टू नो द लैंड एंड पीपल। तो गांधी जी की अगर बात करेंगे तो ये 9th, मतलब पहले तो साउथ लंदन गए थे पढ़ाई के लिए, देन साउथ अफ्रीका में गए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने कुछ कुछ किया, जैसे कि नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी 1894 में, 1894 में, ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस। फिनिक्स फार्म बनाया, टॉलस्टॉय फार्म बनाया, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली, इंडियन ओपिनियन। ये सारे काम साउथ अफ्रीका में किए इन्होंने। उसके बाद ही रिटर्न कब किए ये इंडिया में? तो ही वॉज बैक टू इंडिया ऑन 9th of January 1915, जिसको कि हम प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जब वापस आए तो इनके पॉलिटिकल गुरु ने इनको एडवाइस किया कि भैया पहले थोड़ा सा विजिट करो, भारत के बारे में जानो, तब उतरना, ठीक है, मैदान में। महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका वॉज एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि ध्यान रखना 1915 के टाइम पे। एक सेकंड पहले तो ध्यान रखना। हाँ, ओके, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में मदन मोहन मालवीय ने 1915 में एक हिंदू महासभा का गठन किया था, ठीक है। और उसके अगले साल ही इन्होंने, ठीक है, BHU की मतलब इस्टेब्लिशमेंट करी थी 1916 में। तो इस यहाँ पर इनका पहला पब्लिक अपीयरेंस देखा गया था, ठीक है। चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट में था? अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल टैक्स बाई जमींदार, अगेंस्ट तो ये अगेंस्ट फोर्स्ड कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। तो ये एक्चुअल में तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध था। तिनकठिया सिस्टम के अकॉर्डिंग फार्मर्स को ये ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि आपको 3/20 जो पार्ट है लैंड का, उसमें इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और ये मूवमेंट 1917 में हुआ था, और ये पहला सत्याग्रह था और पहला एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये गांधी जी के लिए। 1917 में हुआ था, पहला सिविल डिसोबीडियंस था ये, और पहला एक तरह से इनके लिए सत्याग्रह भी था 1917 में। और यहाँ पर गांधी जी को किसने इन्वाइट किया था? जल्दी से बताओ, आर से नाम शुरू होता है उनका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड गांधी जी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन इन इंडिया? तो पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी? तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं चंपारण में किसने इन्वाइट किया था। तो इन्वाइटेड बाई राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था। देन अगर बात करेंगे तो फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन फॉर इंडिया, अहमदाबाद स्ट्राइक
रॉलेट सत्याग्रह, स्वदेशी या फिर चंपारण, इसमें सिविल डिसोबीडियंस, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो मिल वर्कर्स थे वो मिल ओनर्स के अगेंस्ट चले गए थे कि भाई अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है 1914 से लेकर 18 तक के बीच में चला था, तो 1918 में एंड हुआ था, तो इन्फ्लेशन काफ़ी था, तो मिल वर्कर्स बोल रहे थे कि हमारा जो वेजेस है तनख्वाह उसमें हाई किया जाए 50% तक का। तो फिर मिल वर्कर्स उसके लिए राज़ी थे नहीं, तो बाद में गांधी जी ने 30% पर एग्री करवा दिया था, बीच में मामला सेटल करवा दिया था। तो 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में अहमदाबाद हुआ, और 1918 में ध्यान रखना एक और होता है जिसको हम बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में सी। ये किसके रिगार्डिंग था, ये था जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसके अगेंस्ट में था ये, ठीक है। तो जो किसान लोग थे वो बोल रहे थे कि माफ़ी करी जाए लैंड रेवेन्यू की, लेकिन ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार कोई इस तरह की मतलब क्रॉप सही अच्छे से कल्टीवेट हुई है, कोई अकाल इस तरह से नहीं आया है, तो सब कुछ आपको सबको देना पड़ेगा, इस तरह का यहाँ पर बात था, ठीक है, 1918 में। देन आते हैं विच डे वॉज मार्क्ड बाई गांधी एज द डे ऑफ ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर। तो किस दिन को गांधी जी ने एज अ डे ऑफ ह्यूमिलेशन और प्रेयर के तौर पे डिसाइड किया था। तो ऑप्शन है आपके 23 मार्च 1919, 10th ऑफ फरवरी 1919, 20 अक्टूबर या फिर 6 अप्रैल को। तो खुद थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर गेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ह्यूमिलेशन का ये क्या होगा। तो 6 अप्रैल, क्योंकि रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ये, क्योंकि गांधी जी ने ही इसको बोला था काला कानून, दैट इज़ ब्लैक एक्ट, गांधी जी ने इसको बोला था, ठीक है। इसको एक्चुअल में इसका जो ओरिजिनल नेम था, ये इसी बार का देख सकते हैं, आरपीएफ का सवाल है, इसका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, ठीक है। ये 1919 का एक्ट था, इसको रॉलेट एक्ट इसलिए बोला गया बिकॉज इसको जो कंपोज किया था वो सिडनी रॉलेट ने कंपोज किया था, तो इसलिए इसको रॉलेट एक्ट बोला गया, जिसमें किया था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधा 2 साल की हम जेल में डालेंगे तुमको, 2 years की जेल होगी। यानी एक तरह से जो बेसिक लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसको ख़त्म कर दिया गया था। कमेंट करके बताओ हमारे प्रियम्बल में कितने तरह के लिबर्टी मेंशन्ड है। द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट और डियार्की इन दी प्रोविंसेस वाज, तो हम देख सकते हैं कि इसको 1919 वाले ने इंट्रोड्यूस किया था। और हाँ, तो लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप 5 तरह की है, ठीक है। अगेंस्ट विच एक्ट डिड गांधी जी डिसाइड टू फाइट एंड स्टार्ट अ सत्याग्रह, किसके अगेंस्ट, किस एक्ट के अगेंस्ट, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। क्यों वो आपको पता है, ठीक है, क्लियर। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ये किसके टाइम पे आया था, इसमें वर्नैकुलर यानी कि लोकल लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर हैं उनको एक तरह से क्या कर दिया गया था, उन पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन लेके आया था, लिटन ही ध्यान रखना एक आर्म्स एक्ट करके भी लेके आया था, और इन सब को रिपील करने का काम किया था। रिपील मतलब वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को और आर्म्स एक्ट को, दोनों ये रिपन ने किए थे रिपील, ध्यान रखना। रिपन के टाइम पे ही 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है, एक्चुअल में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बिकेम द इमीडिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। हाउ, तो इल्बर्ट बिल में ये था प्रोविजन कि अगर जो भी भारतीय जो जज है उसके अंडर में किसी ब्रिटिशर का ट्रायल भी चल सकता है अब से। ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने इसका खूब प्रोटेस्ट किया, और ये इन्होंने इस चीज़ ने ब्रिटिशर्स, इंडियंस के सामने ब्रिटिशर्स की ट्रू पिक्चर दिखाई, ठीक है। तो इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ये माना जाता है, इट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। रिपन के टाइम पे पहला सेंसस हुआ था, ये पता होना चाहिए, कंप्लीट सेंसस की बात हो रही है, सेंसस लिखेगा सिर्फ तो मेयो के टाइम पे हुआ था 72 में, 1872 में। ये हुआ था 1881 में, 1881 में रिपन के टाइम पे। रिपन को हम जानते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं रिपन को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कल डिस्कस कर चुके, किसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, पहला कौन था बताओ, और एक सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा यहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात कही, और ये तो अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, जिसने कि डुअल गवर्नमेंट को हटाया बंगाल से। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इज इनकरेक्ट। तो जलियांवाला बाग घटना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। Jallianwala Bagh incident took place after the Chauri Chaura incident, in which a large group of protesters clashed with the police. Incorrect पूछा है, सही है, took place after the
एक सेकेंड, इनकरेक्ट पूछा और ये इनकरेक्ट ही तो है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस आफ्टर द चौरी चौरा नहीं हुआ था भैया, चौरी चौरा से पहले हुआ था। एक सेकेंड, हाँ हाँ बिल्कुल बात सही है। मैं नॉन कॉपरेशन समझ बैठा इसको। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। और अगर बात करें चौरी चौरा का तो ये कब हुआ? ये हुआ आपका 2 फेब 1922 को। कहीं कहीं पे 4 फेब ये डेट आपको मिलेगी, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये था दिन कौन सा? बैसाखी का। और ये हुआ क्यों था जलियांवाला बाग मैसेकर? क्योंकि जो रॉलेट सत्याग्रह चल रहे थे तो उसमें 2 लोगों की अरेस्ट हो गई थी। एक तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन 2 लोगों की जब अरेस्ट हुई तो लोग प्रोटेस्ट में उतरे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन मेनली बैसाखी का दिन था इस वजह से उतरे, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहाँ पर जनरल E.M. डायर ने निहत्थे लोगों पे गोली चलाने के निर्देश दिए, बहुत लोगों की डेथ हुई। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ फिर आफ्टर मैथ ये था कि गांधी जी ने क्या किया और टैगोर जी ने क्या किया। तो गांधी जी ने तो अपना जो केसरे हिंद का जो टाइटल है, केसरे हिंद, सितारा हिंद ठीक है, उसका टाइटल वापस कर दिया। और टैगोर जी ने क्या किया? अपना जो नाइटहुड है उसको वापस कर दिया। ये इनको बोर वॉर के टाइम पे मिला था ब्रिटिशर्स के द्वारा इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो दोनों इन्होंने वापस कर दिए इन दोनों लोगों ने। और इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा कि इसके लिए हंटर कमीशन का एक आयोग का गठन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन उसने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। मतलब ठीक है, माना तो कि हाँ डायर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, लेकिन उस पर कोई पेनल्टी वगैरह लगाई नहीं। पेनल्टी लगाई किसने? एक्चुअल में हमारे उधम सिंह ने। उधम सिंह ने क्या किया? उधम सिंह राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के गए ब्रिटेन में और उड़ा दिया किसको? माइकल ओ डायर को। एंड माइकल ओ डायर भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? तो फिर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जी ने बोला कि इसलिए तोड़ा क्योंकि जब ये हरकत E.M. डायर ने करी थी तो तुमने उसकी प्रशंसा करी थी। अब क्यों करी थी? तुम सेम जात के थे इस वजह से या फिर जो भी हो, लेकिन मार तो तुम खाओगे। तो इसको मारा था माइकल ओ डायर को, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल E.M. डायर था, लेकिन उसको क्यों नहीं मारा था? क्योंकि वो मर चुका था वो तब तक, ठीक है। तो पहला तो सही है, ठीक है। द इंसिडेंट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल व्हेन द पब्लिक हैड गैदर्ड इन अ मीटिंग। यस, जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज द रिजल्ट ऑफ रॉलेट एक्ट ऑफ March 19 which empowered the government to imprison anyone without trial. Brigadier General Dyer opened fire on the gathered without informing anyone. तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस आफ्टर दी चौरी चौरा, तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो तो पहले हुआ है। बाकी आपके सब सही है, ठीक है। चौरी चौरा कब हुआ है? 4 फरवरी 1922 को हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ें अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स ईयर ऑफ अकरेंस। 1918 डायर ओपनड फायर एट गैदरिंग एट जलियांवाला बाग, गलत है। 13 अप्रैल 1919। 1928 INC पास द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, गलत है। 1929 का लाहौर का सेशन था, अधिवेशन था, ध्यान रखना ये लाहौर का सेशन था। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। B.R. Ambedkar organized the Dalits into depressed class association. Mahatma Gandhi halted the non-cooperation on the national level as the result of चौरी चौरा event 1922 में। क्यों ये क्यों गलत है? मैंने अभी बताया था आपको डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन कब बनाया था अंबेडकर जी ने, अभी मैंने पीछे थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो यहाँ पर हम लाहौर का जो अधिवेशन उसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। समझ लें कि ना समझ लें बता, क्योंकि अभी थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ चीज़ें लिंक्ड रहें। अभी नॉन कॉपरेशन हुआ नहीं और लाहौर सेशन हम पहले कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लिंक रहें ज़्यादा चीज़ें तो ज़्यादा सही है। मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। चलो तो आगे बढ़ें। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन हाँ कब बना था? तो ये 1932 में नहीं, ये 1930 में बना था, 1930 में बना था। Which incident prompted Gandhi to end his non-cooperation movement? Again चौरी चौरा, क्योंकि गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं था। इसके बाद गांधी जी को जेल हो जाती है। देन ये बात निकल के आती है खिलाफत मूवमेंट क्या है? तो खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू हो गया था।
इसका लेना देना इंडिया से नहीं था। तो कहाँ से था? 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसमें तुर्की की साइड हार गई और ब्रिटेन की साइड जीत गई। तो उन्होंने क्या तुर्की में जो खलीफा बैठता है उसको वहाँ से हटा दिया, तो सारे मुस्लिम्स हर जगह के चिढ़ गए। तो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1919 में, 1919 में। इसमें अली ब्रदर्स मेनली इन्वॉल्व थे, मौलाना अली और शौकत अली, ठीक है, शौकत अली, ये दोनों लोग इसमें मेनली इन्वॉल्व थे खिलाफत मूवमेंट को करने में। तो इसका लेने देना अगेन इंडिया से नहीं था, तो कहाँ से था? इसका जो खलीफा का डिसमेंटलिंग हुआ था उससे लेने देना था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1919 में हुआ था। गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको लॉन्च कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किसको लॉन्च कर दिया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और उसको मर्ज कर दिया किसके साथ? खिलाफत के साथ। गांधी जी ने यहाँ तक कि खिलाफत की जो मीटिंग्स हैं उसको भी लीड किया था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी मार्च 1919 में बनी थी, और इसको जो कॉन्फ्रेंस है उसको हेड किया था गांधी जी ने, जो दिल्ली में हुई थी ठीक है, ध्यान रखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, दिल्ली में हुई थी नवंबर 1919 में, ठीक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने 1920 में लॉन्च किया था और उसको मर्ज कर दिया था खिलाफत के साथ। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस पर्टिकुलर सेशन में काइंड ऑफ एंडोर्स किया गया था? कहाँ पर एंडोर्स किया गया था, कहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था? तो ध्यान रखना 1920 का जो सेशन हुआ था नागपुर में, उसमें इसको एंडोर्स किया गया था, ठीक है, और अप्रूव किया गया था कैलकाटा में। पहले कैलकाटा में अप्रूव किया गया, ठीक है, जो स्पेशल सेशन था, स्पेशल मतलब जो एनुअल सेशन नहीं था उसमें, देन नागपुर वाले में इसको एंडोर्स किया गया था, ठीक है, जो एनुअल सेशन होता है उसमें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच मूवमेंट इन 1920 गांधी कॉल फॉर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ इन वेस्ट गोदावरी? तो किसके लिए बॉयकॉट करना था? गदर मूवमेंट हम देख चुके हैं, इसका लेना देना नहीं है। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाखना, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। सीडीएम के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्यूआईएम के बारे में आगे पढ़ेंगे। आंसर इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आप बताओ कि जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी को अरेस्ट हो गई, उसके बाद किस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ ये बताओ जल्दी से। विच पार्टी वॉज फॉर्म्ड? अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया बंगाल सिविल डिसओबीडियंस काउंसिल वॉज फॉर्म्ड बाई जेएम सेनगुप्ता, महात्मा गांधी, पटेल, या फिर? तो भाई बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में नेहरू नहीं होंगे, पटेल तो गुजरात में होंगे। आंसर जेएम सेनगुप्ता होगा, ठीक है। सेनगुप्ता इज़ अ बंगाली कास्ट। तो हुआ ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और चौरी चौरा के बाद गांधी जी की अरेस्ट हो गई, क्योंकि गांधी जी ने अपनी गलती मानी कि हाँ जो लोगों ने वॉयलेंस किया है उसमें मैं खुद को दोषी ठहराता हूँ। तो इसके बाद हुआ ये कि कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। एक ने बोला कि जो अभी हम बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट जो अभी हम कर रहे हैं हर चीज़ का, काउंसिल्स वगैरह का, हर चीज़ का, वो हम कॉन्टिन्यू रखेंगे, ठीक है। जिन्होंने बोला कॉन्टिन्यू रखेंगे उनको बोला गया नो चेंजर्स, यानी कि कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम। और जिन्होंने बोला कि ये बॉयकॉट को ख़त्म करते हैं, ठीक है, बॉयकॉट को ख़त्म करते हैं और क्या करते हैं, चुनाव में हिस्सा लेते हैं इस बार, ठीक है, तो उनको बोला गया प्रो चेंजर्स, उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। इनका मेन उद्देश्य था टू एंड और मेंड दी काउंसिल, टू एंड और मेंड दी काउंसिल। काउंसिल को या तो ख़त्म कर देंगे या चेंज कर लाएंगे उसमें। नो चेंजर्स ने अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क को कंटिन्यू रखा, जैसे कि आश्रम बनाना, स्कूल कॉलेजेस ये सब बनाना, ये सब। अब ये जो प्रो चेंजर्स थे इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। कब? 1923 में जो गया सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसको कि एम.ए. अंसारी ने गया सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये रिफ्ट क्रिएट हुआ कांग्रेस में फिर से, लेकिन ये उस तरह का रिफ्ट नहीं था जो 1907 में क्रिएट हुआ था, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे इस पार्टी के? तो C.R. दास, ठीक, और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। C.R. दास इसके पहले प्रेसिडेंट बने और नेहरू इसके पहले सेक्रेटरी बने। अजमल खान भी इसी का पार्ट थे प्रो चेंजर्स का, ठीक है। गांधी जी इनिशियली इनके अपोज में थे, लेकिन बाद में फिर एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। जो 1924 में बेलगांव में सेशन हुआ था कांग्रेस का, विच वॉज दी ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई दी गांधी जी, ठीक है।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया है। Who had started the campaign of self-respect, a campaign that aimed to create a society where a backward class also get equal human rights। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1924 में ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था, ठीक है, जो केरला वाला रीजन है वहाँ पर। इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पेरियार के नाम से। अगला क्वेश्चन है 332। इन 1928 HSRA वॉज स्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। कहाँ पर? तो ये हम देख चुके हैं, फिरोज शाह कोटला में। HRA 1924 कानपुर सचिन सन्याल, HSRA 1928 फिरोज शाह कोटला चंद्रशेखर आज़ाद। Who among the following was a well-known revolutionary activist and leader of the HSRA? ठीक, BM मालाबारी किससे एसोसिएटेड हैं? तो 1829 में 1829 में एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जहां पर बच्चों की मैरिजेबल एज को और इंक्रीज किया गया था। तो उनका काफ़ी बड़ा एफर्ट था। ऐसे ही जरा बताइए, जो विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था उसमें किसका एफर्ट था? विडो रीमैरिज एक्ट। तो ध्यान रखना है, ये 1856 में पास हुआ था डलहौजी के टाइम पे, और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मेन रोल था। और विधवा विवाह पुनर्उत्तेजक मंडल, ये किसने बनाया था? विधवा विवाह पुनर्उत्तेजक मंडल, पुनर्उत्तेजक मंडल, इसको किसने बनाया था? जल्दी बताएंगे। विच टू फ्रीडम फाइटर्स थ्रू स्मोक बॉम्ब्स एट दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। तो किसने बमबारी करी थी 1929 में? सीधा ये पूछ रहा है। तो ये बमबारी करने का काम किसने किया था? ये काम किया था भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्यों? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल, जो 1928 का था बिल, उसके अगेंस्ट में, उसके प्रोटेस्ट में इन बॉम्ब को फेंका गया था। और इनका ये कहना था, इनकी जो वाई एम अथीस्ट किताब है उसमें लिखा भी हुआ कि नॉट, मतलब ये बॉम्ब फेंका गया था टू मेक द डेफ हेयर, नॉट टू किल एनीवन, किसी को हार्म करने के लिए बॉम्ब को नहीं फेंका गया था, ठीक है। ये जो बनाया था विष्णु शास्त्री पंडित ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने। और इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने चलो अभी देखते हैं, पहले तो साइमन कमीशन को लाते हैं, ठीक है। क्लीमेंट एटली, हु लेटर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, केम टू इंडिया एज अ मेंबर ऑफ। तो किसका मेंबर था क्लीमेंट एटली? तो क्लीमेंट एटली साइमन कमीशन का मेंबर था। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो ये क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री था उस समय, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन का एक मेंबर भी था। आज खत्म हो जाएगा सर, ये कल होगा। कहाँ आ गए? 1928 में आ गए कि नहीं है? और तुमको ही पता है कितना बाकी है, 10 मिनट का मुश्किल से बाकी, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन ना। वेवेल प्लान 1945 में आया था, ठीक है। और इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ में जेल में सब बंद थे लोग, ठीक है। तो उन लोगों को वापस निकाला गया जेल से, शिमला में बुलाया गया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। एक्चुअल में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक समझौता कराने का वो था कि भाई समझौता कराएंगे, लेकिन ऐसा समझौता कुछ हो पाया नहीं, ठीक है। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो ये अगर 1919 का जो मॉन्टेग्यू क्लिफोर्ड रिफॉर्म आया था, तो उसमें एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगा जो कि ये देखेगा कि रिफॉर्म्स कितने लागू हुए कितने नहीं हुए। लेकिन 10 साल ना बाद बन के 7 साल बाद ही इसको बनाया गया। और इसमें कितने मेंबर थे? सात सदस्य थे। 7 साल बनाया गया था, 7 सदस्य थे जितने की ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ऐसे याद कर लो। साइमन चेयरमैन था। और ये ध्यान रखना है कि ऑल वाइट कमीशन था, यानी कि कोई भी इसमें इंडियन नहीं था। इंडियंस इसी बात पे चिढ़ गए और उन्होंने क्या किया? साइमन गो बैक के नारे लगाए। ये साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहरल्ली ने दिया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ऑलराइट। What was the aim of the civil disobedience movement of 1930? तो 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य समझने से पहले वही अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, लाहौर का जो सेशन हुआ था, ठीक है। और एक चीज़, साइमन कमीशन का सबने विरोध किया था, एक्सेप्ट जैसे कि हिंदू महासभा ने विरोध नहीं किया था 1915 में, जो कि बनी थी। और इसके रेस्पॉन्स में ध्यान रखना, कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया जिसने कि एक नेहरू रिपोर्ट पब्लिश करी, ठीक है। क्योंकि इस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था 1928 में, उसका नाम था लॉर्ड बर्किन हेड।
उसने चैलेंज किया था इंडियंस को, कितना ही प्रोटेस्ट कर रहे हो तो खुद का दे दो कुछ बना के। तो फिर नेहरू रिपोर्ट दी थी कांग्रेस ने बना के, और जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे इसके रिस्पॉन्स में। जिन्ना तो था ही पगला, ठीक है। और सीडीएम की बात करते हैं। सीडीएम की बात करने से पहले मैं लाहौर के सेशन की बात करनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि था क्या कि अभी इंडियंस जो थे मतलब डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, लेकिन लाहौर सेशन में कांग्रेस ने अपना गोल पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर डाला कि हमारा गोल अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। ये गोल डिक्लेयर कर दिया, ठीक। प्लस और क्या किया, कांग्रेस को ऑथराइज कर दिया कि हाँ आप लॉन्च कर दो सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये है कि भाई हम अपना जो 26 जैन 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए तो फिर जो हमारा संविधान है लागू किया गया था इसी दिन 26 जनवरी को 1950 में, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और रावी नदी के तट पे क्या किया गया, झंडे को फहराया गया। ये पता होना चाहिए आपको, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिसाइड किया था इस सेशन को, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो और ये भी था कि जो पहली आरटीसी होने वाली है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली गोलमेज सम्मेलन, उसको भी क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है व्हाट वाज द एम ऑफ द सीडीएम ऑफ 1930, कंप्लीट डिसोबीडियंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ऑपोजिशन टू चौरी चौरा कोई लेना देना नहीं है, पार्शियल डिसोबीडियंस मतलब नहीं बनता, एंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन आर एम्पावर्ड, ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कंप्लीट डिसोबीडियंस। अच्छा, यहाँ पर हम साइमन कमीशन की बात चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिनकी लाठी चार्ज से डेथ हो गई थी। किसने मारा था, जेम्स स्कॉट ने मार दिया था लाठी, तो डेथ हो गई थी। इसका बदला लिया था भगत सिंह जी ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने, ठीक है। तो इसी वजह से इन लोग को फांसी हुई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने स्कॉट को मारना चाह रहे थे, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मर गया। अगेन सॉन्डर्स भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा, ठीक है। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी काफ़ी ये लोग बच के रहे, लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया, वो जो 1929 वाला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उसके बाद। और इनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्रायल इनका चला, और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई, जिस दिन हम मार्टायर्स डे यानी कि शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, बिकॉज उस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी इसलिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को। और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क, मतलब इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक पार्क है वहाँ पर, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे है, पहले उसका नाम अल्फ्रेड पार्क था। तो वहाँ पर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी जब ब्रिटिशर्स ने उनको घेर लिया था चारों तरफ से। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी डंडी मार्च। डंडी मार्च के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो एक्चुअल में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, ठीक है। जहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने 24 दिन की यात्रा निकाली थी 78 लोगों के साथ गांधी जी ने, ठीक है। तो इन्होंने वोल्टेज यूज टू ट्रैवल माइल्स पर डे, इसमें क्या पूछ रहा है, ओके ठीक है, ओके 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 ओके, उसमें नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। तो अब मुझे बताओ इन लोगों ने कितने दिन ट्रैवल किया था, कितने दिन ट्रैवल किया था। तो ये लोगों ने अपना जो ट्रैवल स्टार्ट किया था वो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक था। तो अगर मैं लिखूँ 12 मार्च से 6 अप्रैल तो कितने दिन हो जाते हैं, तो 8 18 इधर हो जाएंगे, 18 से 24 तो सही है। दिक्कत है इसमें क्या यार, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक कितने दिन होते हैं, 24 ही तो होते हैं, 18 6 24। इट स्टार्टेड विथ 78 वॉलंटियर्स, ये भी सही है, 78 डेलीगेट्स थे। माइल्स पर डे चलते थे, इन्होंने टोटल 241 मील का सफ़र तय किया था, 241 माइल्स का, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, तो साबरमती आश्रम जो कि पड़ता कहाँ है, अहमदाबाद में, से लेकर डांडी तक चलाया था इन्होंने, ठीक है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, नवसारी में। 78 लोगों के साथ था ये, 24 दिन तक चला था। या तो इन्होंने ये लॉजिक लगाया होगा कि 25 दिन 12 मार्च और 6 अप्रैल को इंक्लूड करके 25 दिन हो गए होंगे, ठीक है, 25 डेज। हाँ जी, चलो। तो द सॉल्ट मार्च, और सॉल्ट को गांधी जी ने क्यों चूज़ किया था,
क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पर तक टैक्स लगा रखा था, ये हरकत थी ब्रिटिशर्स की, नमक तक खाने में टैक्स था, मतलब बनाने पे, ठीक है। द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ देम। एनटीपीसी में बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। तो एक्चुअल में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को बोला था कि प्लीज़ यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेशन भी सीख करिए। किसने बोला था, याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू जी ने बोला था, ठीक है। द यंगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल्स। द ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू रियलाइज दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। येस, इट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन, बिल्कुल, क्योंकि इनकी पिक्चर्स पोस्ट हुई थी जाके इंटरनेशनल मीडिया में। तो इसका ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ध्यान हमें ये रखना है कि सॉल्ट मार्च किसने कहाँ कहाँ से लीड किया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो गांधी जी ने जब डांडी पहुँचे, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, और जब उन्होंने धारसाना जो जगह पड़ती है वहाँ पर रेड करना चाहा तो उनकी अरेस्ट हो गई। जब अरेस्ट हो गई तो अब्बास तैयब जी ने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, और बाकी काम जो है पूरा किया उनके बेटे इमाम साहिब ने, मनीलाल ने, ठीक है, मनीलाल, इमाम साहिब और सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, सरोजिनी नायडू ने। और इन्होंने ही बोला था कि भाई इसको रिस्ट्रिक्ट मत करो, इन्होंने बोला था, प्लस कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक नाम याद रखिएगा, इन्होंने दोनों लोगों ने बोला था कि भाई इसको रिस्ट्रिक्ट मत करो और विमेन का पार्टिसिपेशन भी लेने दो, चट्टोपाध्याय, ठीक है, क्लियर। और तमिलनाडु से किसने लीड किया था, ये बताओ जल्दी से, ठीक है। मालाबार वाले रीजन से किसने लीड किया था, ये बताओ जल्दी से। तमिलनाडु से किसने लीड किया था, मालाबार से किसने लीड किया था, और बिहार से किसने लीड किया था, और पेशावर से किसने लीड किया था, पेशावर। तो तमिलनाडु से ध्यान रखना है आपने, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। मालाबार से के केलप्पन, बिहार से अंबिकाकांत सिन्हा, बिहार से अंबिकाकांत सिन्हा, और साइट चूज करी गई थी नाखस पॉन्ड, नाखस पॉन्ड तालाब। और ध्यान रखना सी राजगोपालाचारी ने त्रिचोनोपोली से, लिख देता हूँ, हो सकता है सवाल बन जाए इस बार आपका, ठीक है, त्रिचोनोपोली से टू वेदरानियम, ठीक है, यहाँ तक जो है लीड किया था। पेशावर ध्यान रखेंगे, पेशावर जो NWFP वाला क्षेत्र है, NWFP, वहाँ पर किसने लीड किया था, वहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने क्या किया था, रेड शर्ट मूवमेंट चलाई थी, लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार करके एक सोसाइटी बनाई थी, उसका यूज़ किया था, खुदाई खिदमतगार, ठीक। इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, हिंदी में बोले तो सीमांत गांधी। ही इज़ वन ऑफ द 2 नॉन इंडियंस जिनको कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेटेड इन द गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन 1931। गांधी इरविन पैक्ट किसके बीच में हुआ था, तो जल्दी बताओ। तो गांधी जी और उस समय का जो वॉइस रॉय था इरविन जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, क्योंकि हो क्या रहा था कि लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे वहाँ पे, और वहाँ इंडिया की जो सबसे बड़ी पार्टी थी दैट इज़ कांग्रेस, वही नहीं आ रही थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी और वो नहीं आई, तो इन पे प्रेशर बना इरविन पे कि भाई लेके आओ यार उनको भी ऐसे भी करके। तो CDM मूवमेंट वुड बी कॉल्ड ऑफ, ये गांधी जी एग्री कर गए, ठीक है हम बंद कर देंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट अलॉन्ग द कोस्ट वुड बी स्टॉप्ड।
देखो गांधी जी एग्री कर गए इस बात पे इरविन की कि हम सीडीएम को बंद कर रहे हैं और हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। ठीक, ये गांधी जी मान गए। इरविन क्या माना, गांधी जी ने जो बात कही कि भाई जो लोग सॉल्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, वो सॉल्ट बना सकते हैं कोस्टल एरिया में। ठीक है, और क्या गांधी इरविन एग्री किया कि भाई, इरविन एग्री नहीं किया कि भाई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी टलनी चाहिए, ये भी एग्री नहीं किया। ठीक है, और क्या एग्री कर गया कि भाई जिन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिन लोगों की जो प्रॉपर्टी है अभी थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई है उसको लौटाया जाए। तो इन सब पॉइंट्स पर एग्री कर लिया गया था। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? कब हुआ था ये? 1931 ने तो लिखा है मार्च 1931, और इसके बाद जो है ये चला गया था, इसके बाद नया आया था। ठीक है, वॉइसरॉय, उसका नाम क्या था? कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में हुआ था। ठीक है, इसको किसने प्रिसाइड किया था? सरदार पटेल ने। इसमें क्या हुआ था? इसमें सबसे पहली बात तो गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया। एंडोर्स का मतलब है कि सहमति भरी गई कि हाँ ठीक है हम मानते हैं, कांग्रेस ने इसको अप्रूव किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का गोल रीइटरेट किया गया, मतलब पहली बार मतलब बताया गया कि व्हाट वुड पूर्ण स्वराज वुड मीन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर गांधी पैक्ट में जो भी चीज़ें थी, और यहाँ पे 2 रेजोल्यूशंस को एक्सेप्ट किया गया, वो थे नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट को लेके 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए थे यहाँ पर कराची सेशन में। और बाकी तो गांधी पैक्ट में जो चीज़ें हैं, जैसे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारी चीज़ें थी। व्हेन डिड गांधी लीव फॉर इंग्लैंड टू पार्टिसिपेट इन दी सेकंड आरटीसी? दूसरी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी कब यहाँ से निकले, रवाना हुए? तो गांधी जी यहाँ से 1931 में, क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, फर्स्ट आरटीसी। जो सेकंड आरटीसी हुई थी वो 1931 में हुई थी, 1931-32 में। और जो थर्ड वाली हुई थी, ये सब ईयर एंड में होती थी, साल के अंत में होती थी, तीनों लंदन में हुई थी। और जो थर्ड वाली हुई वो 1932 में हुई। सेकंड वाली ओनली आरटीसी थी जिसमें कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस पार्टिसिपेटेड, और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी उसमें। ठीक, तो दूसरी वाली में सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अंबेडकर जी जो थे, ठीक है, BR अम्बेडकर, पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3, पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 आरटीसीज, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ गांधी जीज आइडियोलॉजी? गांधी जी की आइडियोलॉजी का मेन एस्पेक्ट क्या है? फैसिज्म, ट्रुथ फोर्स, क्रिटिसिज्म, या फिर पॉलिटिकल एफिलिएशन? फैसिज्म तो नहीं था, ट्रुथ फोर्स, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिकल, ट्रुथ फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इन विच एनुअल सेशन डिड दी INC डिक्लेयर इट्स कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज? इट्स कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज किस सेशन में हुआ? बताओ जल्दी से। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जल्दी 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 जल्दी। अभी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बताया। और बस कितने क्वेश्चन बाकी है? बस 7 क्वेश्चन बाकी हैं, 7 के 8वां नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, जल्दी बता दो अब। तो कराची सेशन 1931, कैलकाटा ये सब तो होगा नहीं, 1929 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, मद्रास का अभी चलो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर का। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर इज नॉट क्लियर और नॉट? बताओ। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट अबॉलिश्ड? बस 7 सवाल और हैं, 7 क्वेश्चंस मोर रिमेनिंग बस। ठीक है, चलो। विच एक्ट अबॉलिश द डियार्किन प्रोविंसेस? कर लोगे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा? तो ऑल इंडिया किसान सभा की बात करेंगे तो 1936 में सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी। 1934 में एक पार्टी बनी थी, ध्यान रखना, एंड दैट इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, और इसको बनाया था किसने? आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, इन लोगों ने। ठीक है, Who among the following was one of the founders of? हो क्वेश्चन आ गया, देखो आ गया, देखो नहीं आ गया। ठीक है,
खान अब्दुल गफ़ार खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार, जयप्रकाश नारायण, ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज 1873। इन 1938 ना एक चीज़ मिस हो गई बीच में आपकी। अच्छा ये बताओ कि मैकडोनल्ड अवार्ड क्या था? मैकडोनल्ड अवार्ड कब आया था? मैकडोनल्ड अवार्ड क्या था, कब आया था? जल्दी बताओ। तो ध्यान रखना, मैकडोनल्ड अवार्ड 1932 में आया था, 1932 में। उस समय का जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड, इसने क्या किया था? इसने सबसे पहली बार जो दलित्स हैं, जो डिप्रेस क्लासेस हैं, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की प्रथा कर ली, ठीक है। यानी डिप्रेस्ड क्लासेस को भी अब से क्या मिलेगा? अब से मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि पृथक निर्वाचन। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की डिमांड जो है अंबेडकर जी रख के आए थे कहाँ पर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने मान लिया, अनाउंस कर दिया, लेकिन इसके प्रोटेस्ट में गांधी जी चले गए। गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ में चले गए। यरवदा जेल पूना में बंद थे। क्यों बंद थे? वो ही CDM की वजह से, क्योंकि जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके आए वापस 1932 में, तो इन्होंने फिर से CDM रिज्यूम कर दिया। और उस समय जो वॉइसरॉय था वेलिंगडन नाम था उसका। क्या नाम था? वेलिंगडन, ठीक है। तो वेलिंगडन ने बात न मानी तात और गांधी जी को अरेस्ट करने के निर्देश दे दिए। तो गांधी जी को हुई अरेस्ट, ठीक है। फिर गांधी जी यरवदा जेल पूना में बंद थे, तो वो बोले कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यरवदा जेल में ही गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। उसका नाम बताओ। उस ज्ञापन का नाम क्या था? उस पैक्ट का नाम था पूना पैक्ट। दैट पैक्ट वॉज पूना पैक्ट, ठीक है। इन 1938 कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस सेट अप अ नेशनल प्लानिंग कमेटी। हु वॉज इट्स चेयरमैन? कौन चेयरमैन थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के? थोड़ी देर पहले बताए थे सुभाष चंद्र बोस बनाए थे, लेकिन चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 349। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में कौन सी पार्टी बनाई? अभी हमने देखा 1913 में गदर पार्टी, लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखना। सोशलिस्ट पार्टी 1934, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी। स्वराज पार्टी 1923, CR दास, मोतीलाल नेहरू। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक। वेयर इज़ अरुणा असफ अली रिमेंबर्ड फॉर होइस्टिंग द फ्लैग ऑफ INC? कहाँ पर? तो भाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट पे आ गया। बीच में एक चीज़ नहीं देखी हमने। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला था वर्ल्ड वॉर 2, और इसी वर्ल्ड वॉर 2 में ड्रॉप किया गया था फैट मैन और लिटिल बॉय, ठीक। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब मतलब चल रहा था, तो 1939 में ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि इंडिया भी हमारे सपोर्ट में है, लेकिन इंडिया तो था ही नहीं। इंडिया से तो किसी से पूछा ही नहीं गया था। तो क्या किया? 1939 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज से रिज़ाइन कर दिया। कांग्रेस रिजाइंड फ्रॉम मिनिस्ट्रीज प्रोटेस्ट दिखाने के लिए अपना, कि भाई हम ऐसे साथ थोड़ी ना बिना तुम्हारे पूछे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने 1940 में एक ऑगस्ट ऑफर भेजा, और उसमें क्या बोल रहे हैं? हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब जो डोमिनियन स्टेटस है वो तो बहुत पहले की बात है, जब कांग्रेस वाले मांग रहे थे। 1929 में तो उन्होंने अपना गोल डिक्लेयर कर दिया है, क्या? पूर्ण स्वराज। 1929 में, ठीक है। 1929 में कांग्रेस ने अपना गोल डिक्लेयर कर दिया पूर्ण स्वराज, और अब तुम दे रहे हो डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस तो 1929 के पहले मांगा जा रहा था। तो इसके अपोज में ध्यान रखना, इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था इसके प्रोटेस्ट में। किसके प्रोटेस्ट में? ऑगस्ट ऑफर के प्रोटेस्ट में, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे कौन थे? ब्रह्मा दत्त थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया था भारत, उसने भी वही डोमिनियन स्टेटस की बात कही, ठीक है। 1942 में फिर इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या भेजा? क्रिप्स मिशन भारत में भेजा। क्रिप्स मिशन 1942। और गांधी जी ने बोला इट इज़ लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक। किसने बोला इसको पोस्ट डेटेड चेक? गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड चेक इसको बोला गांधी जी ने।
क्लियर है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर दिस मूवमेंट? लेबर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन सेंट अ कैबिनेट मिशन टू इंडिया, रिलेटेड दांडी यात्रा, ऑल इंडिया, सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन भेजा गया आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, ठीक है। चलो, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ध्यान रखना, 9 अगस्त 1942 को, 9th ऑफ अगस्त 1942, ठीक है, 1942 को इसको लॉन्च किया गया था। अब इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आंखें एकदम चमक रही हैं अभी, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया और इसीलिए इसको बोला जाता है अगस्त क्रांति। गांधी जी ने इसमें नारा दिया डू और डाई, करो या मरो, कुछ तो करो, ठीक है, डू और डाई। और ग्वालिया टैंक बॉम्बे, ग्वालिया टैंक ये जो मैदान पड़ता है बॉम्बे में, वहाँ पर ये अनाउंस किया गया कि वी विल लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और वहाँ पर गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया ग्वालिया टैंक बॉम्बे में। इसके बाद सबकी अरेस्ट हो गई, जो मेजर लीडर थे सब अरेस्ट कर लिए गए। तो इसकी वजह से बाद में अरुणा असफ अली ने क्या किया, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसको प्रिसाइड करना शुरू किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन 1920 के नागपुर सेशन में किया गया था कि 15 मेंबर की एक वर्किंग कमेटी का गठन होगा, ये वही वर्किंग कमेटी है। तो उसको लीड अब अरुणा असफ अली करने लगी, ठीक है। तो यहाँ वही क्वेश्चन कुछ था क्या, आई थिंक वो तो हो गया, ठीक है। तो अरुणा असफ अली उसको करने लगी। साथ ही साथ और क्या हुआ, उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया, ये पता होना चाहिए आपको, अंडरग्राउंड रेडियो चलाया, ठीक है। गांधी जी ने यहाँ पर अपील करी गवर्नमेंट सर्वेंट से, ठीक है, कि रिज़ाइन मत करो लेकिन लॉयल रहो आईएनसी के लिए। सोल्जर्स को बोला कि तुम भी लॉयल रहो, अपने लोगों पे फायर मत करना, ठीक है। ये सब इन्होंने गांधी जी ने बोला था। प्रिंसली स्टेट के लोगों को बोला था कि अगर रूलर आईएनसी के सपोर्ट में है तो सपोर्ट करो, नहीं है तो फिर मत करो उसका सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या, हाँ, यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ पे? तो बलिया में, तामलुक में और सतारा में, ठीक है। बलिया में चिट्टू पांडे, तामलुक में जातिया सरकार और सतारा में प्रति सरकार, ये बनी थी कुछ, ठीक। अगर वो पूछेगा कि नो चौकीदार टैक्स कैंपेन ज़मींदारी एरियाज़ में, डिफाइंस ऑफ फॉरेस्ट लॉज सेंट्रल प्रोविंस में, तो ये आपका सीडीएम के टाइम पे हुआ था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज मेड इन डैश एट द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, तो कब? 1942 में, ठीक है। इन लोगों ने 23 मार्च को, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करने की घोषणा करी थी। पाकिस्तान वाले आज भी 23 मार्च को पाकिस्तान डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये 1940 होगा, 1940। आई एम रियली सॉरी फॉर माई मिस्टेक, सी होगा क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन आपका 1940 में हुआ था, ठीक है। ठीक, क्लियर है। तो मतलब ये है 1943 में, 1943 से इन लोगों ने पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करना सेलिब्रेट किया था, लेकिन ये हुआ था लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को, ठीक है, याद रहेगा। 353 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट नेताजी सुभाष, मतलब नॉट ट्रू होगा ना, नॉट ट्रू अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज डिपोर्टेड टू मांडले, फाउंडेड INA, ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, he has participated in 1921 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब बताओ भैया कौन सा होगा आंसर,
मांडले जेल में डिपोर्ट किया गया था। इनका लेना देना आईएनए के फाउंडर हैं, तो भाई ये तो पक्की बात है कि आईएनए के फाउंडर तो नहीं थे, क्योंकि आईएनए को 1942 में बनाया गया था। मोहन सिंह ने बनाया था इसको, मोहन सिंह ने। ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर थे। ये फ्री इंडिया लीजन करके एक पार्टी बनी थी, जिसको कि टाइगर लीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फ्री इंडिया लीजन और टाइगर लीजन के नाम से जानते हैं। ये इन्होंने पार्टी ये बनाया था इन्होंने, ठीक है, क्लियर। तो पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा तो ठीक नहीं है, मतलब ज्वाइन किया था इन्होंने, मोहन सिंह ने फाउंड किया था, देन रास बिहारी बोस ने इसको लीड किया था, देन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था, और इसमें एक विमेन रेजिमेंट भी बनाई थी। विमेन रेजिमेंट किसके नाम पे बनाई थी ये बताओ जल्दी से। मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी की, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इनकी डेथ इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही हो गई थी, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, तो सर ये भी तो गलत है, लेकिन पार्शली ट्रू मान सकते हैं। पार्शली ट्रू की वजह से ये उतना सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से गलत है, ये पार्शली ट्रू हम बोल सकते हैं। ये फाउंड नहीं किया तो एटलीस्ट थे तो, ठीक है। अब क्या करें, जो है सो है। विमेन रेजिमेंट इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे बनाई थी, और उसको लीड किया था सहगल, डॉक्टर सहगल, लक्ष्मीबाई सहगल ने उसको लीड किया था, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। बाकी ये कब बनाई थी, 1941 में, 1941 में। और मैंने नारे बता दिए इनके, ठीक है। क्या नारे इन्होंने दिए थे, डू और डाई गांधी जी ने दिया था, दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड आई शैल गिव फ्रीडम, जय हिंद, ये सब इन्होंने दिए थे। 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने ऑरलैंडो मजोटा नाम रख के ये हिटलर से मिले थे, ठीक। और इनको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स बोला था गांधी जी ने, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स बोला था गांधी जी ने, ठीक है। और ये कहाँ बनाई थी, इन्होंने बर्लिन जर्मनी में बनाई थी। और इन्होंने गांधी जी को क्या बोला था, फादर ऑफ नेशन, कहाँ से, सिंगापुर रेडियो से बोला था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड, भारत का जो संविधान है वो क्रिएट हुआ था 1946 में, किसके तहत, तो ये क्रिएट हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी में, फिर से नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कि इसमें 3 मेंबर्स थे, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, कौन कौन थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और पैथिक लॉरेंस थे। इनमें से चेयरमैन कौन था, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। विच द फॉलोइंग प्रोविजन वॉज अ पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। India will become a part of Britain. India will be divided into 2 parts. ऑप्शन नंबर बी। अब हम आज़ादी के वहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये बताओ, जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी उसके आज़ादी के बाद ट्रायल चलाए गए थे उसके, आईएनए ट्रायल्स। तो ध्यान रखना, आईएनए ट्रायल्स कब चले थे, ये 1945 में चले थे, 1945 में। मतलब जो आईएनए के वो ऑफिसर जो एंटी ब्रिटिश थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उनके खिलाफ ये चलाया गया था, जिसमें कि 3 लोग के खिलाफ, 3 ऑफिसर्स के खिलाफ सबसे पहला ये चलाया गया था रेड फोर्ट में। ध्यान रखना कहाँ पर, रेड फोर्ट में चलाया गया था ये। प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है। वेयर वॉज गांधी ऑन दिस डे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो गांधी जी कहाँ पे थे, तो गांधी ध्यान रखना कैलकाटा में थे, ठीक है। नोआ खली करके जगह पड़ती है, वहाँ पे थे। तो फाइनली हम आज़ाद हो चुके हैं, अभी, ठीक है। बधाई हो सभी को। व्हाट वाज द टाइम व्हेन इंडिया देख रहे हो, इस तरह के भी सवाल पूछता है कि भाई टाइम क्या था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। सुबह का टाइम था, एकदम शाम का टाइम था, रात का टाइम था, या नून दोपहर का टाइम था, क्या टाइम था, सुबह। तो अगर आपको नेहरू जी की अगर स्पीच याद हो तो उससे आप यहाँ पर डिसाइफर कर सकते हैं कि ऑन द मिड नाइट ऑफ दिस 15 अगस्त 1947, ठीक है, जो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी करके एक
नेहरू की आइकॉनिक स्पीच है जहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई दिस मिडनाइट है ना, इस मध्य रात्रि में हम लोग जो है आज़ाद हुए थे। 14 अगस्त से वो 15 अगस्त डेट हो गई थी। फाइनली यार ख़त्म होते हैं हमारे क्वेश्चन यहाँ पर। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ। आयरन मैन ऑफ इंडिया हमारे बोलते हैं देश के पहले गृह मंत्री, पहले होम मिनिस्टर, जिनका नाम है सरदार पटेल। ठीक है, हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ सॉरी, दूसरा टिक कर दिया गया कोई। हाँ ठीक है। हु डिस्क्राइब्ड महात्मा गांधी एज द ग्रेट सोल इन द बिगर्स ग्रैब। ठीक है, किसने डिस्क्राइब किया था कि भाई जो ये गांधी जी हैं भिखारी की पकड़ में महान आत्मा के रूप में है, तो ये चर्चिल ने बोला था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। हु कॉइंड द स्लोगन टोटल रेवोल्यूशन। ये अब आ चुके हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो यार ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये तो 360 वाला मैं करवा देता हूँ, उसके बाद जितने भी होंगे वो आप खुद करेंगे। आई थिंक 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, तो टोटल रेवोल्यूशन ये किसने दिया, मोदी ने, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर महात्मा गांधी। तो ये जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाले, जो 1934 से बनी थी। ठीक है, चले भाई, तो ये 5 क्वेश्चन आप करेंगे। इसकी पीपीटी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से डाउनलोड करिएगा और मिल जाएगी। तो सबसे लंबा वन शॉट हमारा फाइनली ख़त्म हुआ आफ्टर 6.5 घंटे की क्लास के बाद। अभी ऑर्डर आया है कि सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ है, उसके भी सवाल करवाने हैं। आज तो मैं गयो आज तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी जाएगी। नाइस सेशन, लव यू सर। अच्छा धन्यवाद। अच्छा, लास्ट में थोड़े बच्चे बढ़ जाते हैं, थोड़े से ना। अच्छा दीपक आर्य, पिंक पसंद है तुम्हें भी। सर आज खुशी से रोना आ रहा है। अच्छा नमिता जी, सर ब्रायन लारा का 400 का रिकॉर्ड नहीं टूटा। अच्छा, यही बोल रहे थे क्या क्लास के शुरू में, आज का ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा हाँ, वो 400 रन बनाए थे ना काफ़ी पहले। अभी भी मुझे याद है न्यूज़पेपर में इस तरह से लिख के आया था, वाह लारा क्या शॉट मारा। 334 देखो। अच्छा ओके 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 ओके, रियली सॉरी बटुकेश्वर दत्त होंगे इसमें। ठीक है, ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ऐसी लंबी क्लासेस में से छोटी छोटी गलती हो जाती है। मेरा तो टूट चुका। अच्छा, फैट मैन बुक में सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में पहले पेज की सेकंड लाइन में एरर है। आयुषी जी हम समझ गए एरर आप क्यों बता रही हैं, क्योंकि कल जो हमने पिक्चर दिखाई थी उसमें आपको एरर दिख रहा था, लेकिन वो जो पिक्चर मैंने लगाई थी वो एक्चुअल में जो बुक प्रिंट में गई थी उसकी पिक्चर नहीं है, वो मैंने जो पहले हम लोग की पीडीएफ बनी थी उसका पिक्चर है। चाहें तो उसका मैं स्क्रीनशॉट अभी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, और जिन लोगों ने किताब को ऑर्डर किया वो अपनी पहली पेज के सेकंड लाइन में देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है। वो बहुत पहले वो हमारा एक डॉक्यूमेंट बना था, वो एक डमी डॉक्यूमेंट था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब मैं स्क्रीनशॉट शेयर भी करूँगा तो तुम्हें लगेगा तो सर ने करेक्ट करके शेयर कर दिया, लेकिन अभी तो कल जिन लोगों ने बुक ऑर्डर कर ली वो अपनी बुक में चेक कर लेंगे, ऐसा कोई एरर नहीं मिलेगा। समझे आप? ठीक है, ठीक, क्लियर। सेंटा फ्रेश नहीं, सेंटा फ्रूट, कैसी जीभ लपलपाई। दोगेश भाई क्लास ले रहा होगा अपना। क्या 344 में क्या है भाई?
अच्छा करवाया नहीं, द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर रीजन्स वॉज। ओके ओके ओके, मुझे लगा क्वेश्चन है नहीं, पूना पैक्ट, ये अब मैं बता चुका हूँ ना। ठीक है मैं बता चुका हूँ, मुझे क्वेश्चन शायद स्किप हो गया ना। हिंदी की फॉर्मेट मिल जाएगी भाई। जहाँ सेलर अवेलेबल नहीं है वहाँ अमेज़ॉन से कर सकते हो, अमेज़ॉन पे भी है तो जिनको अगर लग रहा है, लेकिन अमेज़ॉन पे थोड़ा सा महंगा है 50 रुपये, बट अगर नहीं है तो कर सकते हो, फ्लिपकार्ट में नहीं है तो ठीक है। हाँ 263 चेक करिए प्लीज़। अच्छा 263 का कमेंट क्यों आ रहा है, एक सेकंड रुको। क्या इसमें बुद्धो भगत ही तो होगा यार आंसर, बुद्धो भगत। कोल म्यूटनी बुद्धो भगत ने लीड करी थी, ध्यान रखना। सही है ये। 224 देखो, सारे दिखवा दोगे तुम फिर से हैं। क्या हनुमान बहुक, क्या है इसमें, अब क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है 224 में बताओ तो क्या दिक्कत है इसमें। टीपू सुल्तान क्या कोलकाता, टीपू सुल्तान भाई सरिंगपट्टम में तो वही है, सरिंगपट्टम में। सरिंगपट्टम में है कर्नाटक में। 234 नहीं नहीं सब ले लो तुम आज, हैं सब करवा डालो आज फिर से, पूरा चूस लेंगे आज सर को। क्या है इसमें, इन द तो यही तो पूछ रहा ना, गुरु ग्रंथ साहिब किसने कंपोज किया। ठीक है तो कंपोज करने, एक सेकेंड, विच इन 1706 द कंपाइलेशन ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द सिक्स गुरु ग्रंथ साहिब वॉज ऑथेंटिकेटेड बाई हुम अमंग द फॉलोइंग। ओके 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 ओके, ऑथेंटिकेटेड बात हो रही है, आई एम रियली सॉरी। गुरु गोविंद सिंह होगा इसका, ठीक है। ऑथेंटिकेटेड की बात हो रही है इसमें, ठीक, किसने मतलब बनाया वो नहीं, ऑथेंटिकेट किसने किया, यस इसका ऑप्शन ए ही होगा। और किसी को इसी में डाउट तो नहीं अब। चलो तो फाइनली ख़त्म करें अभी। तो भैया सूरदास बता तो दिया था, बता तो दिया था, मतलब टिक नहीं किया था, लेकिन बता तो दिया था सुरसा वाली सूरदास ने किया है, बता तो दिया था भैया, मतलब टिक बता तो दिया था उसमें उतने टाइम कि भैया सुरसा वाली सूरदास ने किया है, बस टिक नहीं हटाया था उसमें। तुम लोग यार, चलो भाई थैंक यू सभी को। बाकी कल फिज़िक्स का है ना, तो मिलते हैं कल फिर फिज़िक्स में। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ छोड़ रहे हैं मास्टर, हमको भी जाने दो आप भी कौन सा तुमको हम बांध के रखे हुए हैं, जाओ, थैंक यू।